और पूरा मतलब ही बदल देते हैं। तो आज हमारा मिशन है इन इंपोस्टर नाउन्स को पहचानना और उनके असली चेहरे को सामने लाना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, कोई भी परीक्षक ये नहीं पूछेगा कि चेयर या टेबल क्या है। नहीं, वो तो बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, वो उन शब्दों को निशाना बनाते हैं जो नकाब पहने होते हैं, जो दिखते बहुवचन है पर होते एक वचन है। अच्छा। या फिर वो शब्द जिनमें सिर्फ एक एस लगाने से उनका पूरा मतलब ही बदल जाता है। ओहो। तो आज की हमारी कोशिश इन सभी छुपे हुए नियमों को एक जासूस की तरह सुलझाना है, ताकि ये हमें फिर कभी धोखा ना दे सकें। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। हमारा मकसद साफ है, इन धोखेबाज नाउन्स और जो कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं उनको समझना, ताकि गलतियों की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो इस केस को खोलते हैं। मैंने नोट्स में सबसे पहला सुराग देखा, एक उदाहरण, ही गेव मी मेनी यूजफुल इन्फॉर्मेशंस। अब ये सुनने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, कई जानकारियां। इसमें गड़बड़ क्या है? हाँ, यही तो पहला और सबसे बड़ा जाल है। इसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स का जाल। अनकाउंटेबल नाउन्स। आसान लफ्जों में ये वो नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे आप एक पानी दो पानी या एक हवा दो हवा नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। उसी तरह इन्फॉर्मेशन को भी नहीं गिन सकते। इनके लिए 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखने चाहिए। सिर्फ 3 नियम बताइए। पहला, इनके पहले कभी ए या एन नहीं लगता। आप एन इन्फॉर्मेशन या अ फर्नीचर नहीं कह सकते। दूसरा, इनके अंत में कभी भी एस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता। इन्फॉर्मेशन या फर्नीचर्स जैसे शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन कोई शब्द ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। और तीसरा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, जैसे इज, वॉज या हैज। अच्छा, तो ऐसे शब्दों की कोई लिस्ट है जिन्हें हमें हमेशा मतलब शक की निगाह से देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं इसे मजाक में द डर्टी लिस्ट कहती हूँ, क्योंकि ये अक्सर वाक्यों को गंदा यानी गलत कर देते हैं। द डर्टी लिस्ट। हाँ, ये शब्द है सीनरी, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, पोएट्री, लगेज या बैगेज, ज्वेलरी और इक्विपमेंट। ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, चाहे आप कितनी भी चीजों की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक उलझन है, अगर मुझे किसी को बताना हो कि मुझे 2 सलाह मिली या मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो मैं उसे बिना गिने कैसे बताऊंगा? He gave me 2 advices, तो गलत हो गया जैसा आपने बताया। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम इनके साथ एक यूनिट वर्ड या इकाई शब्द जोड़ देते हैं। यूनिट वर्ड? हाँ, एडवाइस शब्द को हम नहीं बदलेंगे, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। हम गिनती दिखाने के लिए एक दूसरा शब्द लाएंगे। मतलब एडवाइस को एडवाइसेस नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। सही तरीका है he gave me 2 pieces of advice। ओह, पीसेस ऑफ एडवाइस। देखा, एडवाइस में एस नहीं लगा, हमने गिनती दिखाने के लिए पीसेस ऑफ का इस्तेमाल किया। अच्छा। इसी तरह आई बॉट मेनी फर्नीचर्स गलत है। सही वाक्य होगा आई बॉट मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर या सम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। समझ गया। तो इन डर्टी लिस्ट वाले शब्दों को कभी हाथ नहीं लगाना, उन्हें सिंगुलर ही रहने देना है। गिनती बतानी हो तो पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए जैसे शब्दों का सहारा लेना है। ये पहला नकाब पोस्ट तो पकड़ा गया। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स के मुताबिक कुछ नाउन तो पक्के बहरूपी हैं, मतलब जो दिखते हैं वो होते नहीं। सही कहा। इसमें 2 तरह के धोखे हैं। पहले हम उन शब्दों की बात करते हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, हाँ, जो उन्हें प्लूरल होने का नकाब पहनाता है, पर असल में वो होते सिंगुलर है। अच्छा, जैसे सब्जेक्ट्स के नाम मैंने सुना है लोग कहते हैं मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, और एक बहुत आम गलती है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सबके आखिर में एस है, पर ये सब एक ही विषय के नाम है ना। हाँ, विषय तो एक ही है, इसलिए ये सिंगुलर है। तो सही वाक्य होगा मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज। बिल्कुल। इसी तरह कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, इनके साथ भी इज या वॉज लगेगा। और न्यूज का क्या? द न्यूज आर स्प्रेडिंग फास्ट, ये तो बहुत कॉमन है। और उतना ही गलत भी। न्यूज शब्द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से मिलकर बना जरूर है, पर ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा। इसलिए ये हमेशा सिंगुलर होता है। सही वाक्य है द न्यूज इज स्प्रेडिंग फास्ट। द न्यूज इज। हाँ, इसी तरह क्रिकेट में इनिंग्स शब्द होता है। विराट कोहली प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स। यहाँ एक पारी की बात हो रही है, तो द फर्स्ट इनिंग्स वाज एक्साइटिंग। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। अगर विराट कोहली ने 2 पारियां खेली तो क्या हम कहेंगे ही प्लेड 2 ग्रेट इनिंग्स? वाह, ये एक बेहतरीन सवाल है और एक बहुत बड़ा जाल भी। इनिंग्स उन मजेदार शब्दों में से है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही है। मतलब? तो एक पारी हो या 2, शब्द इनिंग्स ही रहेगा, बस वर्ब बदल जाएगा। अच्छा। 1 innings was played, but 2 innings were played। शब्द में कोई बदलाव नहीं होगा। ये तो कमाल का धोखा है, जहाँ एस हमें उलझा देता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा जाल वो है जहाँ एस होता ही नहीं, फिर भी शब्द प्लूरल होता है। क्या ऐसे भी शब्द है? बिल्कुल है, और यही दूसरा धोखा है। ये वो शब्द है जो दिखते सिंगुलर है पर होते प्लूरल है। बिना एस के? हाँ, इनके साथ कभी एस नहीं लगता, पर इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है, जैसे आर या वर्ब। ऐसे कौन से शब्द हैं? लिस्ट छोटी है पर बहुत जरूरी है। ये शब्द है कैटल, मवेशी, पुलिस, पीपल, इन्फेंट्री, पैदल सेना और चिल्ड्रन। ये शब्द अपने आप में एक समूह को दर्शाते हैं। ये कलेक्टिव नाउन्स हैं जो एक इकाई के रूप में काम करते हुए भी अपने अंदर कई सदस्यों को समेटे होते हैं। तो अगर मैं कहूँ द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये गलत होगा? हाँ, 100% गलत है। सही वाक्य है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल आर। और यहाँ एक डबल गलती से भी बचना है। कुछ लोग द कैटल्स आर ग्रेजिंग कह देते हैं। कैटल्स जैसा कोई शब्द अंग्रेजी में मौजूद ही नहीं है। अच्छा? क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है। और पुलिस के साथ भी यही नियम है, मैं अक्सर सुनता हूँ द पुलिस इज राइट। ये भी एक क्लासिक मिस्टेक है। पुलिस एक विभाग का नाम है, पर जब हम इसे वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब पुलिस ऑफिसर्स यानी एक समूह से होता है। इसलिए ये हमेशा प्लूरल माना जाता है। सही वाक्य होगा द पुलिस हैव अराइव्ड। द पुलिस हैव अराइव्ड। ओके, अब नोट्स में उन जोड़ों की बात हो रही है जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनका काम बिल्कुल अलग होता है ना? एकदम सही। खासकर नाउन और वर्ब का अंतर। यहाँ एक गोल्डन ट्रिक काम आती है। क्या? CVS का नियम। कई शब्दों में जिस स्पेलिंग में सी आता है वो नाउन होता है, यानी कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट। सी वाला नाउन। और जिसमें एस आता है वो वर्ब होता है, यानी कोई काम, कोई एक्शन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? सबसे आम उदाहरण है एडवाइस और एडवाइस का। एडवाइजर, एडवाइस। हाँ, ADVICE, जिसमें सी है वो नाउन है जिसका मतलब है सलाह, जैसे हिज एडवाइस चेंज्ड माय लाइफ। यहाँ सलाह एक चीज है। और ADVISE जिसमें एस है वो वर्ब है जिसका मतलब है सलाह देना, जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट। यहाँ सलाह देने का काम हो रहा है। अच्छा, तो सी वाला सलाह और एस वाला सलाह देना। इसी तरह प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में भी यही फर्क है। बिल्कुल। PRACTICE नाउन मतलब अभ्यास, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यहाँ अभ्यास एक चीज है। और PRACTISE वर्ब मतलब अभ्यास करना, जैसे यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे। एक और उदाहरण है लाइसेंस नाउन और लाइसेंस वर्ब। और कुछ ऐसे भी जुड़े हैं जो इस CS नियम का पालन नहीं करते। नोट्स में इफेक्ट और इफेक्ट का जिक्र है, इसमें तो मैं भी अक्सर रखता हूँ। इसे हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। इफेक्ट जो ई से शुरू होता है ज्यादातर नाउन होता है, इसका मतलब है परिणाम या असर। परिणाम। आप इसे एंड रिजल्ट से याद रख सकते हैं। ई फॉर इफेक्ट, ई फॉर एंड रिजल्ट। जैसे द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वाज गुड, दवा का परिणाम अच्छा था। अच्छा, ई फॉर एंड रिजल्ट। और अफेक्ट जो ए से शुरू होता है वो वर्ब है, इसका मतलब है प्रभाव डालना। ए फॉर इफेक्ट, ए फॉर एक्शन। ए फॉर एक्शन। जैसे द सैड मूवी अफेक्टेड माय मूड, फिल्म ने मेरे मूड पर प्रभाव डाला। ये तो बहुत साफ हो गया। ई फॉर एंड रिजल्ट, ए फॉर एक्शन। और जेलसी वर्सेस एनवी,
ये दोनों तो सिर्फ ग्रामर नहीं मनोविज्ञान भी लगते हैं। आपने सही कहा, लगते एक जैसे हैं पर है बहुत अलग। जेलसी ईर्ष्या तब होती है जब आपको अपनी कोई चीज खोने का डर हो। खोने का डर। हाँ, ये तीन लोगों का खेल है, आप, आपका कोई अपना और एक तीसरा व्यक्ति। जैसे ही फेल्ट जेलसी व्हेन हिज वाइफ प्रेज्ड अनदर मैन, उसे डर था कि वो अपनी पत्नी का ध्यान खो देगा। ओथेलो को डेस्डेमोना से एनवी नहीं जेलसी थी, क्योंकि उसे खोने का डर था। और एनवी? एनवी डाह दो लोगों का खेल है। ये तब होती है जब आप वो चीज चाहते हैं जो दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। अच्छा। जैसे आई एनवी योर न्यू कार, मैं तुम्हारी कार चाहता हूँ। इसमें कुछ खोने का डर नहीं है, बल्कि कुछ पाने की इच्छा है जो दूसरे का है। एक और उलझन है, जब कोई नाउन दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे सिस्टर इन लॉ, हाँ। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एस कहाँ लगाते हैं? मैं तो हमेशा सिस्टर इन लॉज ही कहता हूँ। और यही वो गलती है जो 90% लोग करते हैं। इसका नियम बहुत सीधा है, एस हमेशा मेन वर्ड यानी मुख्य शब्द पर लगता है। मेन वर्ड पे? हाँ, जो कि आमतौर पर व्यक्ति होता है, रिश्ते या पद पर नहीं। मतलब सिस्टर इन लॉ में मुख्य शब्द सिस्टर है। बिल्कुल, आप कानून का प्लूरल नहीं बना रहे हैं, आप बहन का प्लूरल बना रहे हैं, तो इसका प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ, इसका मतलब है कई बहन। अगर आप सिस्टर्स इन लॉज कहते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपके कई कानून हैं, बहनें नहीं। अरे बाप रे, ये जानना तो बहुत जरूरी था। तो इसी तरह कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ होगा। एकदम सही, मुख्य शब्द कमांडर है और पासर बाय का प्लूरल होगा पासर्स बाय। पासर्स बाय। लेकिन इसका एक छोटा सा अपवाद है, जो शब्द फुल पे खत्म होते हैं जैसे स्पूनफुल या हैंडफुल, हाँ। उनमें एस आखिर में लगता है। तो 1 चम्मच चीनी होगी अ स्पूनफुल ऑफ शुगर और 2 चम्मच होगी 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर, स्पूनफुल नहीं। स्पूनफुल्स, ओके। अब बात करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस की, जिसे हम संबंध दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके क्या नियम है? यहाँ 2 मुख्य नियम हैं जो अक्सर गलतियों का कारण बनते हैं। पहला नियम है सजीव बनाम निर्जीव का। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। बिल्कुल, अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम सिर्फ सजीव चीजों के साथ करते हैं, जैसे राम्स कार या द काउज टेल। तो द टेबल्स लेग इज ब्रोकन कहना गलत है? तकनीकी रूप से हाँ, क्योंकि टेबल एक निर्जीव वस्तु है। सही तरीका है द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने कई जगह द कंपनीज पॉलिसी या द कार्स इंजन या टुडेज न्यूज़पेपर लिखा देखा है। कंपनी, कार और आज, ये सब तो निर्जीव है, क्या ये एक अपवाद है? बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण नुकता उठाया है। ये इस नियम के कुछ अपवाद है। अच्छा। जब हम किसी निर्जीव चीज को एक संस्था या व्यक्ति की तरह दिखाते हैं, पर्सोनिफिकेशन जैसे कंपनीज पॉलिसी या नेशंस प्राइड, तब हम एस लगा सकते हैं। Okay. समय, दूरी और वजन बताने वाले शब्दों के साथ भी एस लगता है, जैसे अ डेज लीव, अ स्टोन्स थ्रो। तो आपका सवाल बिल्कुल जायज था, नियम है पर उनके अपवाद भी हैं। और दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम है हिसिंग साउंड का। अगर कोई शब्द पहले से ही एस पर खत्म हो रहा है, चाहे वो प्लूरल हो या किसी का नाम, हाँ। तो हम दोबारा अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते, हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। इससे वो सिस की हिसिंग आवाज नहीं आती। जैसे लड़कों का हॉस्टल, इसे बॉयज एस हॉस्टल लिखना गलत होगा? बिल्कुल गलत, बॉयज शब्द पहले ही एस पर खत्म हो रहा है। सही तरीका है बॉयज हॉस्टल, बस एस के बाद अपॉस्ट्रोफी। हाँ। इसी तरह मशहूर कवि जॉन कीट्स के लिए कीट्स पोएम्स लिखना या कहना गलत है, सही होगा कीट्स पोएम्स। वाह, आज तो कई धोखेबाज पकड़े गए। तो अगर मैं आज की बातचीत के बाद एक वाक्य लिखने की कोशिश करूं, द पुलिस गेव मी मेनी एडवाइसेस अबाउट द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो अब मैं जानता हूं कि इसमें 3 गलतियां हैं। मुस्कुराते हुए जरा खुद ही ठीक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले पुलिस प्लूरल है, तो द पुलिस गेव मी, ये तो ठीक है। फिर मेनी एडवाइसेस नहीं होगा, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है, यहाँ मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस होना चाहिए। बहुत अच्छे। और आखिर में सीनरीज कोई शब्द नहीं है, सीनरी होगा। तो सही वाक्य द पुलिस गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस अबाउट द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ कश्मीर। लेकिन रुकिए, सीनरी सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। आप बहुत करीब हैं, यहाँ सीनरी के लिए कोई डायरेक्ट वर्ब नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही है। अच्छा। लेकिन अगर वाक्य होता द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, तब आपकी बात सही होती, तब हम उसे ठीक करते द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छा काम किया। और अगर डॉक्टर ने मुझे सलाह दी तो मैं कहूंगा द डॉक्टर गेव मी गुड एडवाइस, सी वाला, ना कि एडवाइस एस वाला। बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर ने जो दी वो सलाह थी, यानी एक नाउन। आपने सारे नियमों को सही से पकड़ लिया है। तो आज की इस जासूसी का सार यही है कि अंग्रेजी ग्रामर में शब्द वो नहीं होते जो वे दिखते हैं, हमें हमेशा उनके नकाब के पीछे देखना चाहिए। हमने अनकाउंटेबल नाउंस, दिखने में प्लूरल पर असल में सिंगुलर नाउंस, सी और एस वाले कंफ्यूजिंग पेयर्स, कंपाउंड नाउंस और अपॉस्ट्रोफी के सही इस्तेमाल को समझा। बिल्कुल, और ये तो सिर्फ नाउन्स की कहानी थी। एक विचार में छोड़कर जा रही हूँ। बताइए। सोचिए, जब वर्ब्स, क्रिया और एडिटिव्स विशेषण के ऐसे ही छिपे हुए नियम सामने आते हैं तो अंग्रेजी कितनी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये तो है। अगला कदम शायद ये देखना हो सकता है कि आज हमने जो नाउन सीखे वे वाक्यों में प्रोनाउन सर्वनाम को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट इज वेरी लॉजिकल। अच्छा। यहाँ मैथमेटिक्स के लिए इट का इस्तेमाल हुआ, दे का नहीं। ये एक और गहरा स्तर है जिसे खोजा जा सकता है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहचान के हमशक्लों के बारे में। पहचान के हमशक्ल मतलब प्रोनाउंस, ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जो जेके एसएसबी जैसे एग्जाम्स में या तो हीरो बन जाते हैं या फिर विलन। हाँ हाँ बिल्कुल। सेंटेंस करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स में तो ये हर जगह दिखते हैं। बिल्कुल, और इनका सबसे बड़ा धोखा है इनका साइज। लगते बहुत छोटे हैं पर गलतियां बहुत बड़ी करवा सकते हैं। हाँ। ज्यादातर कंफ्यूजन आप देखिए एक ही जगह से शुरू होता है। कहां से? आई लगाऊं या मी, ही लगाऊं या हिम, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चक्कर है ना। अच्छा। तो आज का हमारा मिशन है इस चक्कर को तोड़ना और प्रोनाउंस के पीछे का जो लॉजिक है उसे समझना, ताकि रटना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। नियमों की दुनिया में जाने से पहले सबसे पहली बुनियाद क्या है जिसे हमें मजबूत करना होगा? सबसे पहले हमें प्रोनाउंस के अलग अलग रूपों को यानी उनके केसेस को समझना होगा। केसेस? हाँ, ये एक तरह से हर प्रोनाउन का बायोडेटा है। अगर ये बायोडेटा क्लियर नहीं है तो आगे के सारे नियम कंफ्यूजिंग लगेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पर्सन पर, यानी बात करने वाला। आई और वी? बिल्कुल, मैं और हम। तो इनका बायोडेटा क्या कहता है? देखिए, जब आई कोई काम करता है तो वो सब्जेक्ट होता है, जैसे आई टीच ग्रामर। लेकिन जब काम का असर उस पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी मी। अच्छा। जैसे ही टॉट मी, वैसे ही वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है अस। और वो माई और माइन वाला क्या चक्कर है, वो भी तो इसी परिवार का हिस्सा है ना? हाँ, वो पोजेसिव फॉर्म्स है, मतलब हक जताने वाले। अच्छा। यहाँ एक बहुत बारीक सा फर्क है। माई और आवर को हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स। हाँ, और इनकी शर्त यह है कि इनके फौरन बाद एक नाउन चाहिए, जरूरी है। जैसे माई कार या आवर हाउस, ये अकेले नहीं आ सकते। अच्छा, तो माइन और आवर्स फिर क्या है? वो है पोजेसिव प्रोनाउंस, वो हीरो की तरह अकेले आते हैं। अकेले? हाँ, उनके बाद नाउन की जरूरत नहीं होती। आप कहेंगे दिस इज माई कार, लेकिन दिस कार इज माइन। ओके, दिस कार इज माइन के बाद कार नहीं लगाना है। बिल्कुल नहीं, वो गलत है। और यही लॉजिक सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट दे पर भी लागू होता है। यू की खास बात यह है कि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों यू ही रहता है। लेकिन एक चीज है जो लिखते वक्त बहुत परेशान करती है,
इट्स और इट्स हाँ। देखने में एक जैसे लगते हैं, बस एक छोटे से अपॉस्ट्रोफी का फर्क है। और वो छोटा सा अपॉस्ट्रोफी ही सबसे बड़ा ट्रैप है। अच्छा। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना है, किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी कभी नहीं लगता। कभी भी नहीं। योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं। लोग अक्सर चिट्ठी के आखिर में योर्स फेथफुली लिख देते हैं। हाँ, मैंने देखा। जो बिल्कुल गलत है। सही है योर्स फेथफुली बिना अपॉस्ट्रोफी के। तो फिर इट्स मतलब IT अपॉस्ट्रोफी S का क्या मतलब हुआ? इट्स का मतलब हमेशा इट इज या इट हैज होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब छोटा किया हुआ रूप। अच्छा। जबकि इट्स बिना अपॉस्ट्रोफी के उसका मतलब होता है उसका या इसका, जो किसी बेजान चीज या जानवर के लिए इस्तेमाल होता है। कोई उदाहरण? जैसे द डॉग वैग्ड इट्स टेल, मतलब कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। ठीक है। अगर आप यहाँ इट्स लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा द डॉग वैग्ड इट इज टेल, जो कि बिल्कुल नॉनसेंसिकल है। एग्जैक्टली। समझ गया, ये अपॉस्ट्रोफी वाला ट्रैप अब याद रहेगा। चलिए अब उस नियम पर आते हैं जो सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन किताबों में हर जगह होता है। इट इज आई। दरवाजे पर कोई पूछे कौन है, तो जवाब में इट्स मी ही निकलता है मुंह से। इट इज आई तो कोई नहीं बोलता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये है रूल ए, द इट इज आई रूल। ओके। नियम कहता है कि वर्ब टू बी के जो फॉर्म्स हैं, हाँ। उस इज, एम, आर, वाज, वर, उनके बाद अगर कोई प्रोनाउन आए तो वो हमेशा सब्जेक्ट केस में होगा। हमेशा। हमेशा। असल में ये नियम लैटिन ग्रामर से आया है, जहाँ केस मैचिंग बहुत सख्त थी। अंग्रेजी में आम बोलचाल तो बदल गई है और मी ज्यादा नेचुरल लगता है, सही बात है। लेकिन एग्जाम ग्रामर आज भी पुराने नियम पर ही चलता है। मतलब बोलने में इट्स नहीं चलेगा, पर एग्जाम में मस्क के लिए इट इज आई लिखना पड़ेगा। प्रिसाइसली। एग्जाम के लिए हिस्टोरिकल करेक्टनेस जरूरी है। एक और उदाहरण दीजिए। जरूर। इट वाज ही हु स्टोल द बैग, यहाँ वाज के बाद ही सब्जेक्ट केस आया है, हिम ऑब्जेक्ट केस नहीं। ठीक है, ये तो रखना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात चलिए तो तुलना, मतलब कंपैरिजन में भी तो ऐसे ही कोई चक्कर है। बिल्कुल है। मैंने सुना है ही इज फास्टर देन मी, गलत है, पर सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि हम सब ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर आपको पकड़ता है। ये है रूल बी, द कंपैरिजन रूल। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या? तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। बराबर वालों से क्या मतलब है? देखिए, ही इज फास्टर देन मी वाक्य में ही एक सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन मी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये सेब की तुलना संतरे से करने जैसा हो गया। ये बराबर की तुलना नहीं है। अच्छा, तो सही क्या होगा? सही वाक्य होगा ही इज फास्टर देन आई। पर थन आई पर वाक्य खत्म करना ये बहुत अधूरा सा नहीं लगता? वो इसलिए क्योंकि वाक्य असल में अधूरा है। मतलब? पूरा वाक्य है ही इज फास्टर देन आई एम। अब देखिए, ओह। ही इसकी तुलना आई एम से हो रही है, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, बराबर की तुलना। एग्जाम में एम लिखा नहीं होता, पर आपको उसे मन में रखकर सोचना है। वाह, ये अदृश्य एम वाली बात ने तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया। बिल्कुल। अब एक और आम गलती की बात करते हैं। बिटवीन यू एंड आई दिस इज अ सीक्रेट। अरे ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी बोलते सुना है। ये शायद सबसे कॉमन एलीट मिस्टेक है और ये हमें रूल सी पर लाता है, द लेट एंड प्रेपोजिशन रूल। बताइए। नियम ये है कि लेट शब्द के बाद या किसी भी प्रेपोजिशन जैसे बिटवीन, एक्सेप्ट, बट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट केस में होगा, हमेशा। अच्छा, तो बिटवीन एक प्रपोजिशन है, इसलिए उसके बाद आई नहीं आ सकता क्योंकि आई तो सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। यू तो ऑब्जेक्ट हो सकता है पर आई नहीं। तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही होगा बिटवीन यू एंड मी। इसी तरह लेट ही गो गलत है। सही होगा लेट हिम गो। करेक्ट। या फिर एवरीवन पास्ट एक्सेप्ट हिम। ये तो बहुत काम का नियम है। अब प्रोनाउंस के क्रम यानी ऑर्डर के बारे में क्या? मान लीजिए 3 लोग हैं, मैं, आप और वो, तो क्या आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स कहना सही है? यहाँ पर ग्रामर में मैनर्स यानी शिष्टाचार का नियम लागू होता है। ग्रामर में मैनर्स? हाँ, इसे कहते हैं रूल 2, द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस या 2-3-1 रूल। 2-3-1। अच्छी या नॉर्मल बातों के लिए मैनर्स कहते हैं कि आप पहले सामने वाले को सम्मान दें, सेकंड पर्सन यू, फिर किसी तीसरे व्यक्ति को, थर्ड पर्सन ही शी दे, और आखिर में खुद को रखें। फर्स्ट पर्सन आई। तो क्रम हुआ 2-3-1। मतलब यू, ही एंड आई विल गो। ये सही वाक्य है? बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है, ग्रामर में भी अपनी एक तहजीब है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कोई गलती मान रहे हैं या कोई बुरी बात बता रहे हैं तो ये तहजीब कहती है कि सबसे पहले जिम्मेदारी खुद लो। अच्छा, तब ये क्रम उल्टा होकर 1-2-3 हो जाता है। फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जैसे चलिए अब सेल्फ वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हाँ, मैंने लोगों को अपना इंट्रोडक्शन माई सेल्फ राम से शुरू करते देखा है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वाक्य की शुरुआत कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ से नहीं हो सकती। तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये शब्द या तो किसी काम का असर वापस सब्जेक्ट पर दिखाने के लिए आते हैं या किसी बात पर जोर देने के लिए। इनके इस्तेमाल का एक मैंडेटरी रूल है। मैंडेटरी रूल? हाँ, कुछ वर्ब्स हैं जैसे अवेल, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, ये अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की मांग करते हैं। वो कैसे? एंजॉय को तो हम बिना ऑब्जेक्ट के भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वी एंजॉयड एट द पार्टी। ये एक और आम गलती है। सोच कर देखिए, आपने पार्टी को एंजॉय नहीं किया, आपने पार्टी में एंजॉय किया। तो सवाल उठता है एंजॉय क्या किया? जवाब गायब है। अच्छा। ग्रामर कहता है कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जब बाहर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो एक्शन खुद पर लौट आता है। तो सही वाक्य होगा वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी। अच्छा, और अवेल वाला उदाहरण क्या था? एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये गलत है। तो सही क्या है? सही होगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब उसने खुद को ये मौका दिलवाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हर जगह सेल्फ लगा सकते हैं, जैसे ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये हमें इसके दूसरे नियम पर लाता है, द फॉरबिडन रूल। फॉरबिडन रूल? हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना मना है, क्योंकि उनका मतलब ही होता है कि काम खुद पर हो रहा है। जैसे कीप, हाइड, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट। हाइड का मतलब ही है छिपना, इसमें खुद को छिपाना पहले से ही शामिल है। अच्छा। तो हिमसेल्फ लगाना जरूरत से ज्यादा यानी रिडंडेंट है। तो सीधा और सही वाक्य है। ही हिड इन द रूम, बस। ये मैंडेटरी और फॉरबिडन वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अब उस बड़ी लड़ाई पर आते हैं, यहाँ सब कंफ्यूज होते हैं, हु वर्सेस हुम। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? एक सीक्रेट है जिसे मैं ही हिम टेस्ट कहती हूँ। ही हिम टेस्ट? हाँ, नियम सिंपल है, हु सब्जेक्ट की जगह लेता है जैसे ही शी, और हुम ऑब्जेक्ट की जगह लेता है जैसे हिम। हाँ, टेस्ट ये है, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब सोचिए। अगर जवाब एम पर खत्म हो जैसे हिम, तो हुम इस्तेमाल करें। एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए सवाल है हुम डिड यू मीट, इसका जवाब सोचिए। आप कहेंगे आई मेट हिम। हाँ, आई मेट हिम। जवाब हिम है जो एम पर खत्म होता है, तो सवाल में हुम आएगा, हुम डिड यू मीट। अच्छा। अब दूसरा सवाल, हु इज कमिंग, जवाब होगा ही इज कमिंग। जवाब ही है, एम पर खत्म नहीं होता, तो सवाल में हु आएगा, हु इज कमिंग। एग्जैक्टली। ये टेस्ट 99% काम करता है। ये टेस्ट तो कमाल का है। अब विच और दैट के बारे में बताइए, ये दोनों तो चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर फर्क क्या है? इनमें फर्क है जानकारी के महत्व का। अच्छा। विच का इस्तेमाल तब होता है जब आप कोई अतिरिक्त जानकारी यानी नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ये अक्सर कॉमा के साथ आता है। जैसे माई कार विच इज रेड इज न्यू। यहाँ विच इज रेड एक एक्स्ट्रा जानकारी है, इसे हटाने पर भी वाक्य पूरा है, माई कार इज न्यू। समझ गया। और दैट का इस्तेमाल? दैट तब आता है जब आप जरूरी जानकारी दे रहे हो, मतलब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसे हटाया नहीं जा सकता, इसमें कॉमा नहीं आता। ठीक है। लेकिन यहाँ एक सुपर ट्रैप है। वो क्या है? कुछ खास शब्दों के बाद हमेशा दैट ही आता है, हु या विच नहीं। कौन से शब्द है वो? ये शब्द है ऑल, नन, नथिंग, ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल। अच्छा, तो ही इज द सेम बॉय हु चीटेड मी गलत है? बिल्कुल। द सेम शब्द आ गया तो उसके बाद हु नहीं आ सकता। तो सही होगा ही इज द सेम बॉय दैट चीटेड मी।
इसीलिए वो मशहूर कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल व्हिच ग्लिटर्स नहीं। ये हुई ना डीप डाइव वाली बात। अब कुछ और छोटे पर जरूरी शब्दों को समझते हैं। ईच अदर और वन अनदर में क्या फर्क है? ये बहुत आसान है। ईच अदर का इस्तेमाल सिर्फ दो लोगों या दो चीजों के लिए होता है। सिर्फ दो के लिए? हाँ, जैसे रोमियो एंड जूलियट लव्ड ईच अदर, जबकि वन अनदर का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए होता है। अच्छा। जैसे द 5 टीम मेंबर्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर। दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। सिंपल। हाँ। और ईच आइदर नीदर के साथ वर्ब कौन सा लगता है, सिंगुलर या प्लूरल? अच्छा सवाल है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज के बाद हैज आएगा या हैव? बॉयज को देखकर लगता है कि ये हैव आना चाहिए, और यही गलती होती है। तो सही क्या है? नियम है कि ईच, ईदर, नीदर ये शब्द हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। सिंगुलर? हाँ, क्योंकि ईच का मतलब है हर एक, हम समूह की नहीं बल्कि समूह के हर एक सदस्य की अलग अलग बात कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। इसी तरह नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। इसमें एक और गहरा नियम है ना, ईदर और नीदर के नंबर को लेकर। हाँ, एक कदम और गहराई में जाते हैं। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, और नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। इन दोनों का इस्तेमाल सिर्फ दो चीजों के लिए होता है। और अगर दो से ज्यादा हो तो नीदर की जगह नन और ईदर की जगह एनी का इस्तेमाल होता है। अच्छा। जैसे नीदर ऑफ हिज 4 सन्स इज वर्किंग गलत है, क्योंकि बेटे 4 है। सही होगा। नन ऑफ हिज 4 सन्स इज वर्किंग। बहुत बढ़िया। आज तो प्रोनाउंस की पूरी कुंडली ही खुल गई। चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। जरूर। देखते हैं श्रोताओं को और मुझे कितना याद रहा। मैं तैयार हूँ। पहला, इस वाक्य को सही करें। ही अवेल द अपॉर्चुनिटी। सोचिए, अवेल उन खास वर्ब्स में से है जिन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। बिल्कुल सही वाक्य है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। शानदार। दूसरा, खाली जगह भरें। ही इज द ओनली मैन कैन सेव अस। सुपर ट्रैप। शब्द है ओनली, और ओनली के बाद हमेशा दैट आता है। करेक्ट, तो सही जवाब है ही इज द ओनली मैन दैट कैन सेव अस। बहुत अच्छे। तीसरा, सही चुने। लेट शी हर डू द वर्क। नियम था लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ है। शी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट, तो सही जवाब है हर। लेट हर डू द वर्क। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल, इसमें गलती ढूंढिए। माई सेल्फ एंड राम वेंट टू द मार्केट। इसमें दो गलतियां हैं। पहली, वाक्य माई सेल्फ से शुरू नहीं हो सकता, सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए आई। और दूसरी, मैनर्स का 2-3-1 रूल, यहाँ 3 और 1 है तो पहले तीसरा व्यक्ति फिर मैं। तो सही होगा राम एंड आई वेंट टू द मार्केट। कमाल। मुझे लगता है आज की इस बातचीत के बाद प्रोनाउंस को लेकर हमारा नजरिया ही बदल गया है। उम्मीद है। ये सिर्फ नियम नहीं है, इनके पीछे एक लॉजिक है, एक तहजीब है। बिल्कुल। और अब सुनने वालों के लिए एक छोटा सा काम। बताइए। आज के बाद जब भी आप कोई अंग्रेजी फिल्म देखें या किताब पढ़ें तो बस इन छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान दें। हु, दैट, माई सेल्फ, ईच अदर, ये कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा। क्या आप अब उन नियमों को असल जिंदगी में पहचान सकते हैं जो आज हमने सीखे? ये प्रैक्टिस आपके दिमाग में नियमों को हमेशा के लिए बैठा देगी। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक। हु, दैट, माई सेल्फ, ईच अदर, ये कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा। क्या आप अब उन नियमों को असल जिंदगी में पहचान सकते हैं जो आज हमने सीखे? ये प्रैक्टिस आपके दिमाग में नियमों को हमेशा के लिए बैठा देगी। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को टैकल करने वाले हैं जो अच्छे के नंबर कटवा देता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं बात करूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। हमारे पास कुछ बेहतरीन नोट्स हैं और आज हमारा मिशन सिर्फ नियमों को रटना नहीं है बल्कि इनके पीछे का लॉजिक समझना है, ताकि ग्रामर के ये विलन्स हमें फिर कभी परेशान न कर सके। बिल्कुल सही मिशन है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे ग्रामर की शादी की तरह देखना। ग्रामर की शादी? हाँ, आसान लफ्जों में सब्जेक्ट दूल्हा है और वर्ब दुल्हन, और शादी का सबसे बड़ा नियम क्या है? अग्रीमेंट। जैसे दूल्हा दुल्हन अग्री करते हैं वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा अग्री करते हैं। वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलेगा। वाह, ग्रामर की शादी, ये अच्छा है। तो मतलब नियम बहुत सीधा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा। सिंपल। एग्जैक्टली। और इसमें एक मजेदार एस ट्रिक भी है जो बहुत काम आती है। शॉर्ट ट्रिक। नॉर्मली जब हम किसी नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है ना, हाँ। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। हाँ। लेकिन वर्ब के साथ कहानी उल्टी है। जब वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, जैसे प्ले का प्लेज या गो का गोज। अच्छा। तो सिंगुलर वर्ब्स की एक पहचान ये भी है कि उनके आखिर में एस होता है, जैसे इज, वॉज, हैज, डज, प्लेज, सिंग्स। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। चलिए तो फिर मैदान में उतरते हैं और पहले विलन का सामना करते हैं जिसे हमारे नोट्स में द डिस्टेंस ट्रैप कहा गया है। हाँ, ये सबसे कॉमन ट्रैप है। एग्जाम पेपर सेट करने वाले जानबूझकर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारे दूसरे शब्द डाल देते हैं, एक लंबी सी फ्रेज। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि असली सब्जेक्ट कौन है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर वाक्य को इतना लंबा खींचते हैं कि हम असली सब्जेक्ट ही भूल जाएं। ये काम कैसे करता है? देखिए, हमारा दिमाग नेचुरली उस शब्द को पकड़ता है जो वर्ब के सबसे पास होता है, लेकिन ग्रामर का नियम कहता है वर्ब अग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट, नॉट द नियरेस्ट वर्ड। आपको बस प्रीपोजिशन से शुरू होने वाले हिस्से को इग्नोर करना है। ऑफ, इन, विद, ऑन, अलोंग विद, इनसे शुरू होने वाले शब्द बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं, मेन हीरो नहीं। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर वाक्य है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स आर गुड, तो यहाँ आर के सबसे पास तो एप्पल्स है जो प्लूरल है, तो आर सही लगना चाहिए, है ना? यही तो ट्रैप है। आप खुद से सवाल पूछिए, अच्छा क्या है, सेब या सेब की क्वालिटी? जाहिर है क्वालिटी अच्छी है, और क्वालिटी तो सिंगुलर है, तो सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज गुड। अच्छा, तो हमें उस प्रपोजिशनल फ्रेज ऑफ द एप्पल्स को दिमाग में साइड पर रख देना है। एग्जैक्टली। एक और एग्जाम्पल, फेवरेट एग्जाम्पल देखिए। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव बीन पब्लिश्ड। यहाँ भी कैंडिडेट्स को देख के लोग हैव लगा देते हैं, पर पब्लिश क्या हुआ है, कैंडिडेट्स या लिस्ट? लिस्ट पब्लिश हुई है। हाँ, तो मेन सब्जेक्ट लिस्ट है जो सिंगुलर है, तो सही होगा द लिस्ट हैज बीन पब्लिश्ड। ये तो समझ आया, पर एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ और शब्द हैं जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद। अगर वाक्य है राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, यहाँ तो फ्रेंड्स प्लूरल है और वर्ब के ठीक पास है, फिर भी हम इज लगा रहे हैं। ये तो डिस्टेंस ट्रैप वाले नियम का उल्टा लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है और यही वो न्यूएंस है जो समझनी है। इन शब्दों के केस में नियम ये है कि वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, दूसरा सब्जेक्ट और उसके साथ आए शब्द वो सब एक्स्ट्रा है। यहाँ असली हीरो पहला सब्जेक्ट है राम, और राम सिंगुलर है इसलिए इज कमिंग। उसके दोस्त बस साथ में आ रहे हैं, मेन फोकस राम पर है। मतलब अगर मैं कहूँ माई पेरेंट्स अनलाइक माई अंकल आर स्ट्रिक्ट, तो यहाँ आर सही है क्योंकि मेन सब्जेक्ट पेरेंट्स है जो प्लूरल है। अंकल की बात साइड में है, पहला सब्जेक्ट ही असली किंग है। परफेक्ट। अब आप समझ गए। पहले नियम में हमने सीखा कि दूर बैठे सब्जेक्ट को पकड़ना है और बीच के शब्दों को इग्नोर करना है। तो पहले नियम में हमने सीखा कि दूर बैठे शब्दों को नजरअंदाज करना है, लेकिन तब क्या होता है जब दो सब्जेक्ट बिल्कुल पास पास हों, जैसे आइदर राम और फ्रेंड्स वाले वाक्यों में, वहां किसका पलड़ा भारी होता है? गुड क्वेश्चन। यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल, यानी सबसे करीबी पड़ोसी का नियम। ये कुछ खास जोड़ों पर लागू होता है, इन्हें याद कर लीजिए। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर। तो इन जोड़ों में क्या होता है? इन जोड़ों में वर्ब बहुत सीधा साधा होता है। वो कहता है मैं मेहनत नहीं करूंगा, जो भी सब्जेक्ट मेरे ठीक बगल में बैठा है मैं उसी का हो जाऊंगा। सो द वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। यहाँ वर्ब के सबसे पास कौन है? फ्रेंड्स जो प्लूरल है, तो वर्ब हो गया आर। अच्छा, तो इसमें पहले वाले सब्जेक्ट राम का कोई रोल नहीं है। वर्ब ने अपने पड़ोसी फ्रेंड्स को देख लिया। सो व्हाट इफ आई फ्लिप द सेंटेंस, नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर राम, अब क्या होगा? अब बताइए वर्ब के सबसे करीब कौन है? राम जो सिंगुलर है, तो इज कमिंग लगेगा।
अरे वाह, बस शब्दों की जगह बदलने से वर्ब बदल गया। एग्जैक्टली और एग्जाम्स में यही किया जाता है। एक और उदाहरण देखें, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। टीचर सिंगुलर है और वर्ब के पास है इसलिए जाया। अगर वाक्य होता बट ऑल्सो द टीचर्स सो आर रिस्पॉन्सिबल हो जाता। बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब चलते हैं एंड पर। ये तो सबसे सिंपल लगता है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, दो लोग मतलब प्लूरल। इसमें भी कोई ट्रैप है क्या? यूजुअली सिंपल है बट इंग्लिश लव्स एक्सेप्शंस। अपवाद ये है कि अगर एंड से जुड़े दो नाउन्स मिलकर एक ही आइडिया या एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर रहता है। वो दो होकर भी एक ही यूनिट माने जाते हैं। एक ही आइडिया, जैसे आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। आप ब्रेड और बटर को एक साथ मिलाकर खाते हैं एज वन डिश। अच्छा, इसी तरह कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहाँ स्लो और स्टेडी दो अलग गुण नहीं है बल्कि एक ही अप्रोच को बता रहे हैं। एक और उदाहरण है जो अक्सर उलझा देता है। द कैप्टन एंड कोच इज कमिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैप्टन और कोच एक ही इंसान है। एक ही इंसान। हाँ, वही व्यक्ति टीम का कैप्टन भी है और कोच भी। अरे वाह, तो अगर वाक्य होता द कैप्टन एंड द कोच, मतलब दोनों के पहले द लगा होता, तब ये दो अलग अलग लोग होते। तब वर्ब होता आर कमिंग। मतलब सिर्फ एक छोटे से शब्द द को जोड़ने या हटाने से पूरा मतलब बदल जाता है कि वहां एक आदमी है या दो। ये तो बहुत ही बारीक और जरूरी बात है। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन द, वन पर्सन, टू दर्स, टू पर्सन्स। ये एग्जाम का क्लासिक ट्रैप है। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा टेस्ट। अगर मैं कहूं ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, तो क्या ये वाक्य सही है या गलत? आपने भी बताया ब्रेड एंड बटर इज, तो ये गलत होना चाहिए। इज सोल्ड हियर होगा। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन सोचिए दुकान पर ब्रेड और बटर कैसे बिकते हैं? कैसे? एक डिश की तरह या दो अलग अलग आइटम्स की तरह? दो अलग अलग आइटम्स। ओह, मतलब कॉन्टेक्स्ट बदल गया। वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेपरेट प्रोडक्ट्स। तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर बिल्कुल सही है। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट ट्रैप। यू गॉट इट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट। अब अगले नियम पर आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में प्लूरल लगते हैं, जैसे एवरीवन। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। हाँ, मुझे भी एवरीवन के साथ आर या वांट लगाने का मन करता है, वांट्स नहीं। ये कॉमन मिस्टेक है। इसे याद रखने की एक फनी ट्रिक है, एवरीबडी इज सिंगल। एवरीबडी इज सिंगल मतलब एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, ये सब ग्रामेटिकली सिंगुलर है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। एवरीबडी इज सिंगल, ये तो याद रहेगा। बिल्कुल, ये शब्द ग्रुप में से हर एक इंसान की बात इंडिविजुअली करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, हर एक इंसान खुश होना चाहता है। या ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, यहाँ बॉयज देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, मेन सब्जेक्ट ईच है। समझ गया। और एक और दिलचस्प जाल है मेनी अ का। जैसे मेनी अ मैन वाज, सुनने में प्लूरल लगता है पर मेनी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, मेनी अ मैन वाज, ये नोट कर लिया। अगला नियम है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का फर्क। मैं ब्रेन ऑलवेज शॉर्ट सर्किट्स हियर, ये तो रटना ही पड़ता है ना? इसे रटने के बजाय लॉजिक से समझिए। अ नंबर ऑफ का सीधा मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, और मेनी एक प्लूरल आइडिया है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। ओके, अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू मेनी इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। गॉट इट। और द नंबर ऑफ का मतलब है एक विशेष संख्या, अ स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्टैटिस्टिक, और वो संख्या तो एक ही चीज है, अ सिंगल यूनिट, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। यहाँ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि उनकी संख्या है, द फिगर। ये फर्क अब क्लियर है। ए मतलब मेनी, द मतलब द स्पेसिफिक फिगर। अब आते हैं उस नियम पर जिसे हमारे नोट्स में सबसे मुश्किल कहा गया है, वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर। ये तो सच में कंफ्यूज करने के लिए बना है। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्लोली। दो पार्ट समझते हैं। पहला पार्ट है वन ऑफ द प्लूरल नाउन हु। इस स्ट्रक्चर में वर्ब उस प्लूरल नाउन के हिसाब से लगता है जो हु से ठीक पहले आता है। जैसे ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव पास्ड। एक मिनट, यहाँ हैव क्यों आया? हम तो ही की बात कर रहे हैं जो सिंगुलर है। सोचिए इस वाक्य का मतलब क्या है? मतलब कि वो उन लड़कों में से एक है जो पास हुए हैं। एग्जैक्टली, मतलब है कि बहुत सारे लड़के पास हुए हैं, द बॉयज हु हैव पास्ड, और वो उनमें से एक है। तो ये हैव उन बॉयज के लिए आया है, ही के लिए नहीं। हु रिफर्स टू इट्स इमीडिएट एंटीसीडेंट व्हिच इज बॉयज। अच्छा, तो हु अपने से ठीक पहले वाले शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज हु हैव पास्ड। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है पर समझ आ रहा है। तो फिर दूसरा पार्ट क्या? दूसरा पार्ट तब आता है जब इस स्ट्रक्चर में दी ओनली शब्द जुड़ जाता है। ही इज दी ओनली वन ऑफ द बॉयज हु। जैसे ही ओनली आता है पूरा फोकस उस एक लड़के पर शिफ्ट हो जाता है। अब मतलब है कि पास होने वाला वो इकलौता लड़का है, बाकी सब फेल हो गए। सो द वर्ब बिकम्स सिंगुलर। द सेंटेंस इज ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु हैज पास्ड। ओह माय गॉड, जस्ट वन वर्ड ओनली चेंजेस द एंटायर मीनिंग एंड द वर्ब। ओनली ने सारा जोर वन पर डाल दिया। ये सच में ध्यान रखने वाली बात है। चलिए लगे हाथ एक और टेस्ट हो जाए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स लाइव्स इन द यूएसए, क्या होगा? यहाँ फ्रेंड्स में से वन की बात हो रही है, मेन सब्जेक्ट वन है जो सिंगुलर है, एंड सिंगुलर वर्ब के साथ एस लगता है, तो इट शुड बी लाइव्स। वन ऑफ माय फ्रेंड्स लाइव्स इन द यूएसए। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ट्रैप्स को पहचानने लगे हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी नियम पर जो समय, धन, दूरी और वजन से जुड़ा है। ये वाला सिंपल होना चाहिए, आई होप। यस इट इज। इन सभी को एक सिंगल यूनिट की तरह देखा जाता है, भले ही अमाउंट बड़ा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम 10 मीलों को एक अकेली दूरी के रूप में देख रहे हैं। और 50,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। 50,000 रुपए मिलकर एक रकम बनाते हैं, वन लंप सम। अंडरस्टूड। तो अब तक जो हमने सीखा है उसे फाइनल चेक करें। लेट्स ट्राई वन और टू मोर ट्रिकी सेंटेंसेस। जरूर। पहला, फाइंड द एरर। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर। ओके, ये डिस्टेंस ट्रैप है। मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है, उनका बिहेवियर है। बिहेवियर सिंगुलर, तो वर्ड की जगह वाज आएगा। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज नॉट प्रॉपर। एक्सीलेंट। एंड द लास्ट वन, फिल इन द ब्लैंक। नीदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स वाज वर प्रेजेंट। ये प्रॉक्सिमिटी रूल है, यानी करीबी पड़ोसी का नियम। वर्ब के सबसे पास प्लेयर्स है जो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब। नीदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स वर प्रेजेंट। फैंटास्टिक, यू ग्रास्प्ड द कोर कांसेप्ट्स वेरी वेल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की विलेंस की कहानी कुछ ऐसी थी। ये नियम सुनने में भले मुश्किल लगे, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक काफी सीधा है। उम्मीद है इन ट्रिक्स और उदाहरणों से अब ये विषय काफी आसान हो गया होगा। बिल्कुल, और इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक ही तरीका है, ऑब्जर्वेशन। ग्रामर सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो हमारे चारों तरफ है। अगली बार जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़े, मूवी देखें या गाना सुने, तो कॉन्शियसली ध्यान दें कि सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया गया है। जब आप इन नियमों को असल दुनिया के उदाहरणों में ढूंढना शुरू कर देते हैं तो ग्रामर कभी भूलती नहीं है, वो आपकी आदत बन जाती है। नमस्ते, आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं, टेंसेस। बिल्कुल, पर हमारे पास जो सोर्स है वो इसे समय में यात्रा करने की कला की तरह देखने को कहते हैं। आज हमारा मकसद परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि हम एक जासूस की तरह वाक्यों में छिपे टाइम ग्लिच मतलब समय की गलतियों को पकड़ना सीखेंगे, खासकर परीक्षा के नजरिए से। बिल्कुल सही कहा आपने। सोर्स के मुताबिक हमें एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक परीक्षक, एक एग्जामिनर की तरह सोचना होगा। उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपको नियम रटे हुए हैं या नहीं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या आप वाक्य में दिए गए कीवर्ड्स मतलब इशारों को पकड़कर ये बता सकते हैं कि वाक्य समय के नियमों को तोड़ रहा है या नहीं। अच्छा, तो मतलब रटने से ज्यादा लॉजिक पर ध्यान देना है। एग्जैक्टली, आज का हमारा मिशन यही है, नियमों से आगे बढ़कर वाक्यों के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझना। कॉन्टेक्स्ट, ये एक बहुत जरूरी शब्द है। चलिए तो इसी से शुरू करते हैं।
सोर्स सबसे पहले दो तरह के वर्ब्स की बात करता है, डायनामिक और स्टेटिव। देखने में तो ये सिर्फ नाम है, पर इनके पीछे का लॉजिक क्या है और ये टेंसेस के लिए इतने जरूरी क्यों है? देखिए, टेंसेस की नींव है, फाउंडेशन है। आसान लफ्जों में समझें तो डायनामिक वर्ब्स वो एक्शंस हैं जिन्हें आप होते हुए देख सकते हैं, जैसे रन, ईट, डांस। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, इसलिए इनके साथ आईएनजी लग सकता है, जैसे ही इज रनिंग। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स वो अवस्थाएं हैं जो दिमाग के अंदर होती हैं या किसी हालत को बताती हैं, जैसे लव, नो, अंडरस्टैंड। आप किसी को जानने की प्रक्रिया को, मतलब उस प्रोसेस को देख नहीं सकते। ये एक अवस्था है, एक स्टेट है। अच्छा। इसीलिए आमतौर पर इनके साथ आईएनजी कभी नहीं लगता। तो एक एक्शन है और दूसरी एक अवस्था। सोर्स में इन स्टेटिव वर्ब्स की एक इंट्रोवर्ट लिस्ट दी गई है और कहा गया है कि ये लिस्ट बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, और ये लिस्ट परीक्षा के लिए गोल्डन टूल है। नियम ये है कि अगर आपको इस लिस्ट का कोई भी वर्ब इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म में दिखे तो समझ लीजिए कि 99% संभावना है कि वो गलत है। इसे द इंक प्रोहिबिशन रूल कहते हैं, है ना? बिल्कुल। चलिए इन चारों श्रेणियों को एक एक करके समझते हैं। पहली है सेंस, अनैच्छिक, मतलब हमारी इंद्रियां जो अपने आप काम करती हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, सीम, साउंड। दूसरी है फीलिंग्स, इमोशन, लव, हेट, लाइक, वांट, विश, डिजायर, प्रेफर। ये सब भावनाएं हैं, कोई काम नहीं। ठीक। तीसरी है मेंटल प्रोसेस, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, थिंक, रिमेंबर, फॉरगेट। और आखिरी है पोजेशन, यानी अधिकार, ओन, हैव, बिलोंग, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट। ये सब बताते हैं कि कोई चीज किसकी है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कहूँ आई एम नोइंग द आंसर, तो ये गलत होगा। बिल्कुल 100% गलत, और ये बहुत ही आम गलती है। पर ऐसा क्यों है? मतलब नो शब्द में ऐसा क्या है जो इसे रन या ईट जैसे शब्दों से अलग बनाता है, जिनके साथ हम आसानी से आईएनजी लगा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रनिंग एक प्रक्रिया है, उसका एक शुरुआती पॉइंट है और एक अंत। आप दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ते रहते हैं और फिर रुक जाते हैं। सही बात है। लेकिन नोइंग का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। आप जवाब या तो जानते हैं नो, या नहीं जानते डोंट नो। आप जानने की प्रक्रिया में नहीं हो सकते। ये एक स्विच की तरह है, ऑन या ऑफ। अच्छा, ऑन या ऑफ, ये अच्छा उदाहरण है। इसीलिए सही वाक्य होगा आई नो द आंसर। इसी तरह दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी गलत है। कोई किताब आपसे धीरे धीरे बिलोंग नहीं कर सकती। सही है, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। लेकिन एक मिनट, मैंने कहीं पढ़ा था आजकल बोलचाल की अंग्रेजी में लोग कुछ नियमों को तोड़ रहे हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स का वो स्लोगन है आई एम लविंग इट। तो क्या परीक्षा में भी ऐसी छूट मिल सकती है? ये एक बेहतरीन पॉइंट है और एक बहुत बड़ा जाल भी। मार्केटिंग और बोलचाल की भाषा वो अक्सर ध्यान खींचने के लिए नियमों को तोड़ती है। आई एम लविंग इट ग्रामर के हिसाब से गलत है, लेकिन ये एक एहसास पर जोर देने का एक तरीका है। तो परीक्षा में इसे सही नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, परीक्षा में हमें इस छूट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहां हमें स्टैंडर्ड इंग्लिश के नियमों का ही पालन करना होगा। समझ गए। तो मतलब परीक्षा के लिए नियम ही नियम है। लेकिन यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। सोर्स कहता है कि कुछ वर्ब्स दो मुहे होते हैं। हाँ। मतलब वो स्टेटिव भी हो सकते हैं और डायनामिक भी। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, और यही पर कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का खेल शुरू होता है। इन वर्ब्स का अर्थ वाक्य के हिसाब से बदल जाता है, और जब अर्थ बदलता है तो आईएनजी लगाने का नियम भी बदल जाता है। अच्छा। चलो कुछ सबसे कॉमन उदाहरण देखते हैं, जैसे हैव। जब इसका मतलब अधिकार या पोजेशन हो तो ये स्टेटिव है, जैसे आई हैव कार। ठीक है, मेरे पास एक कार है, ये एक अवस्था है। बिल्कुल। लेकिन जब इसका मतलब खाना या अनुभव करना हो तो ये एक एक्शन बन जाता है, जैसे आई एम हैविंग लंच या आई एम हैविंग अ गुड टाइम। अच्छा, तो सब कुछ मतलब पर निर्भर करता है। तो सी के बारे में क्या? बिल्कुल। जब सी का मतलब अपनी आंखों से देखना हो तो ये एक स्टेट है, आप कोशिश नहीं करते, बस दिखता है, आई सी अ बर्ड। लेकिन जब इसका मतलब मिलना हो तो ये एक प्लान किया हुआ एक्शन है, आई एम सीइंग द डॉक्टर टुमारो। समझ गई। इसी तरह स्मेल है, जब मतलब किसी चीज की खुशबू बताना हो जो उसकी क्वालिटी है, द रोज स्मेल स्वीट। लेकिन जब आप खुद सूंघने की क्रिया कर रहे हो तो ये एक एक्शन है, शी इज स्मेलिंग द रोज। समझ गई। तो यही लॉजिक टेस्ट के साथ भी होगा। द सूप टेस्ट सॉल्टी में सूप की क्वालिटी बताई जा रही है, जो एक स्टेट है, लेकिन द शेफ इज टेस्टिंग द सूप में वो चखने का एक्शन कर रहा है। एकदम सही पड़ा। और एक बहुत कॉमन वर्ब है थिंक। जब आप अपनी राय दे रहे हो, मतलब ओपिनियन, तो ये स्टेटिव है, आई थिंक ही इज राइट। लेकिन जब आप सोचने की प्रक्रिया में हो, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, तो ये डायनामिक है, आई एम थिंकिंग ऑफ अ प्लान। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। हमने अभी बात की कि हियर एक स्टेटिव वर्ब है और उसके साथ आईएनजी नहीं लगता। लेकिन सोर्स में एक उदाहरण है, द जज इज हियरिंग द केस। ये तो हमारे नियम को तोड़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यही तो कॉन्टेक्स्ट का जादू है। यहाँ हियर का मतलब कानों से आवाज सुनना नहीं है, जो कि एक स्टेट है। यहाँ इसका मतलब है मुकदमे की सुनवाई करना, टू कंडक्ट अ लीगल हियरिंग। अच्छा, तो सुनवाई करना एक एक्शन है। हाँ, वो एक लंबी औपचारिक प्रक्रिया और एक एक्शन है। इसलिए यहाँ जज इज हियरिंग द केस बिल्कुल सही है। मतलब हमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वाक्य में उसका काम देखना है। वाह, तो हमने देखा कि कैसे एक ही वर्ब का मतलब बदलने से पूरा नियम बदल जाता है। ये सब संदर्भ को समझने की बात है। बिल्कुल। और संदर्भ का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है समय। सोर्स हमें अतीत के समय को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीकों के बारे में बताता है। एक वो जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और एक वो जिसका असर आज भी जिंदा है। हाँ, जिसे सोर्स डिड बनाम हैव डन की जंग कहता है। हाँ। और ये परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ। पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट की, मतलब V2 की। सोर्स ने इसे बड़ा मजेदार नाम दिया है, कब्र या डेड टाइम। डेड टाइम, कब्र। इसका लॉजिक ये है कि समय का वो दौर अब खत्म हो चुका है, अभी से उसका कोई लेना देना नहीं, वो पूरी तरह से अतीत का हिस्सा है। इसके कीवर्ड्स या कह लो कब्र के पत्थर हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, अगो, इन 1947, द अदर डे। हाँ, अगर वाक्य में ऐसा कोई भी डेड टाइम वर्ड हो तो हमेशा सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव पास माई एग्जाम इन 2015, तो ये गलत हुआ क्योंकि इसमें 2015 एक खास बीता हुआ समय है जो अब मर चुका है। एकदम गलत। इन 2015 एक मरा हुआ समय है, 2015 अब खत्म हो चुका है, उसका आज से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हैव पास्ट का इस्तेमाल यहाँ एक टाइम ग्लिच है। तो सही क्या होगा? सही वाक्य होगा आई पास माई एग्जाम इन 2015। और इसका उल्टा है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसे सोर्स ज़ॉम्बी कहता है। ये नाम तो बड़ा मजेदार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्शन तो अतीत में हुआ, लेकिन उसका असर या रिलेवेंस अभी भी जिंदा है। वो अतीत का होकर भी वर्तमान से जुड़ा है, एक ज़ॉम्बी की तरह जो मरकर भी चल रहा है। हाँ। इसके कीवर्ड्स हैं जस्ट, येट, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, एवर, नेवर। ये शब्द बताते हैं कि एक्शन हाल ही में हुआ है या उसका असर अब तक है। तो ये वाक्य आई सॉ द ताजमहल ऑलरेडी, ये गलत है। बिल्कुल। ऑलरेडी कीवर्ड है जो बताता है कि काम हो चुका है और उसकी जानकारी अभी दी जा रही है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैज या हैव के साथ V3। तो सही वाक्य होगा सही होगा आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। इसी तरह ही रिटर्न जस्ट नाउ गलत है, जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी, तो असर वर्तमान में है। सही है ही हैज रिटर्न जस्ट नाउ। ठीक है, तो ये एक एक्शन के लिए हुआ। लेकिन तब क्या होता है जब अतीत में दो काम हुए हो? हम ये कैसे दिखाएं कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में? यहाँ तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सोर्स हमें ग्रैंडफादर रूल बताता है। ये बहुत लॉजिकल है। ग्रैंडफादर रूल? हाँ, सोचिए अतीत में हुए दो कामों में से एक दादाजी हैं, मतलब जो ज्यादा पुराना है, और एक पिताजी हैं जो नया है। जो एक्शन ज्यादा पुराना है उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 लगता है, और जो नया एक्शन है और जो एक्शन नया है उसके साथ सिंपल पास्ट यानी V2 लगता है। अच्छा, तो ये क्रम दिखाने का तरीका है। इसके कुछ फॉर्मूले भी दिए गए हैं ना? हाँ, 3 फॉर्मूले हैं जो स्ट्रक्चर को आसान बनाते हैं। पहला है बिफोर के साथ, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। उदाहरण, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब मरीज पहले मरा जो पुराना एक्शन है ग्रैंडफादर, डॉक्टर बाद में आया नया एक्शन पिताजी। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा है आफ्टर
आफ्टर के साथ। इसमें स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, सिंपल पास्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। उदाहरण, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। मतलब वही है, बस कहने का तरीका अलग है। बिल्कुल। और तीसरा है बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम प्लस सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट। उदाहरण, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। मतलब जब तक मैं थिएटर पहुंची, जो कि नया एक्शन है, शो पहले ही शुरू हो चुका था, पुराना एक्शन। एकदम सही। सोर्स में एक चेतावनी भी है कि सिर्फ अच्छा लगने के लिए हैड का इस्तेमाल न करें। तो क्या मैं ऐसे ही आई हैड ईटन लंच नहीं कह सकती? नहीं, ये एक अधूरा विचार है। ये वाक्य सुनते ही सवाल उठता है, किससे पहले? हैड का इस्तेमाल हमेशा किसी दूसरे पास्ट एक्शन के रेफरेंस में होता है। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि ये काम उस दूसरे काम से भी पहले हुआ था। अगर सिर्फ एक ही एक्शन की बात करनी है तो आप कहेंगी आई एट लंच, लेकिन अगर बताना है कि दोस्त के आने से पहले खा लिया था तो कहेंगी आई हैड ईटन लंच बिफोर माय फ्रेंड अराइव्ड। बहुत साफ। आगे है सिंस, जिसे सोर्स में अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाला एक पुल कहा गया है। मैं हमेशा सिंस और फॉर में गलती करती थी जब तक कि मुझे ये पुल वाली बात समझ नहीं आई। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। फॉर समय की अवधि बताता है, ड्यूरेशन, जैसे फॉर 2 years, लेकिन सिंस समय का शुरुआती बिंदु बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट। और इसका एक सुनहरा स्ट्रक्चर है जो हमेशा याद रखना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट। इसका लॉजिक है कि कोई काम अतीत के एक खास पॉइंट पर शुरू हुआ जिसके लिए सिंपल पास्ट V2 लगता है और उसका असर अब तक जारी है जिसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस V3 लगता है। तो अगर कोई कहता है इट हैज बीन 2 years सिंस आई हैव सीन हिम, तो ये गलत है। हाँ, ये क्लासिक गलती है। सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आता है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। सिंस के बाद हैव सीन नहीं आ सकता। तो सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा इट हैज बीन 2 years, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंस आई सॉ, जो कि सिंपल पास्ट है, हिम। अगला नियम बड़ा मजेदार है, इट इज टाइम। ये दिखता प्रेजेंट टेंस जैसा है, लेकिन इसमें पास्ट टेंस का वर्ब लगता है। ये थोड़ा उल्टा लगता है। हाँ, इसे सब्जेक्टिव मूड कहते हैं, जो एक काल्पनिक या जरूरी स्थिति को दिखाता है जो असल में हुई नहीं है। इसका मतलब होता है अब देर हो गई है, ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। अच्छा। इसके 2 आसान नियम है। नियम ए, अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट जैसे वी यू ही हो तो वर्ब हमेशा V2 मतलब सिंपल पास्ट होगा। तो इट इज हाई टाइम वी गो होम गलत है। बिल्कुल गलत है। सही वाक्य है इट इज हाई टाइम वी वेंट होम। और दूसरा नियम? नियम बी बहुत सीधा है, अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो 2 + V1 का इस्तेमाल करें, जैसे इट इज टाइम टू गो होम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत साफ। अब भविष्य की बात करते हैं। भविष्य की डेडलाइन यानी फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर कीवर्ड है बाय के साथ भविष्य का समय। बिल्कुल। अगर वाक्य में बाय प्लस फ्यूचर टाइम हो, जैसे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय 2026, तो इसका मतलब है उस समय तक। Yes. ये एक डेडलाइन है और ये दिखाने के लिए कि उस डेडलाइन तक काम पूरा हो चुका होगा हम विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं कहूँ बाय नेक्स्ट ईयर आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट, तो ये गलत है। ये तो सुनने में बिल्कुल सही लगता है। मतलब है कि आप अगले साल काम खत्म करेंगी, लेकिन बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगले साल तक। तो आपको ये दिखाना होगा कि काम पूरा हो चुका होगा। अच्छा। इसलिए सही वाक्य होगा बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। और अब आखिरी नियम, सोर्स कहता है कि छात्र अक्सर एक ही वाक्य में 2 बार विल का इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रामर में गैर कानूनी है। हाँ, इसे डबल फ्यूचर की गलती कहते हैं। नियम बहुत सीधा है। वाक्य का जो हिस्सा कंडीशनल वर्ड जैसे if, when, unless, until, as soon as से शुरू होता है, उसमें कभी भी will या shall नहीं आ सकता। कभी नहीं। कभी नहीं। उस हिस्से में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, भले ही बात भविष्य की हो रही हो, क्योंकि शर्त हमेशा वर्तमान में होती है। तो इफ ही विल कम आई विल हेल्प हिम गलत है। हाँ, पूरी तरह गलत है। शर्त वाले यानी इफ वाले हिस्से में विल नहीं आएगा। सही वाक्य है इफ ही कम्स, जो सिंपल प्रेजेंट है, आई विल हेल्प हिम, जो सिंपल फ्यूचर है। और एक और उदाहरण, अनलेस यू विल वर्क हार्ड, वो भी गलत है। सही होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि टेंसेस सिर्फ समय के बारे में नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट यानी मतलब समय और क्रम को समझने का खेल है। हाँ। सोर्स में एक आखिरी चेकलिस्ट दी गई है। हाँ, और अब ये चेकलिस्ट सिर्फ नियमों का सारांश नहीं है बल्कि एक कॉन्टेक्स्ट चेकिंग टूल है। कोई भी जवाब देने से पहले ये 3 सवाल पूछने चाहिए। बताइए। पहला, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट, क्या वाक्य में कोई स्टेटिव वर्ब है? अगर है तो क्या उसमें आईएनजी लगा है? और अगर लगा है तो क्या वो उसके एक्शन वाले मतलब इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है, वर्ब का मतलब चेक करो। दूसरा, टाइम कॉन्टेक्स्ट, क्या वाक्य में कोई टाइम वर्ड है? जैसे अगो दिखा तो V2 लगाओ, येट या जस्ट दिखा तो हैज हैव प्लस V3 लगाओ। बाय 2026 दिखा तो विल हैव प्लस V3 लगाओ। मतलब कीवर्ड पर ध्यान दो। और तीसरा, सीक्वेंस कॉन्टेक्स्ट, क्या वाक्य में अतीत के 2 एक्शन है? अगर हाँ तो उनका क्रम देखो, जो दादाजी वाला एक्शन है उसके लिए हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करो। बहुत खूब। ये 3 सवाल ज्यादातर टेंस की गलतियों को पकड़ने में मदद करेंगे। तो आज के लिए एक आखिरी विचार, हमने अंग्रेजी में समय के नियमों के बारे में बात की, लेकिन जरा अपनी मातृभाषा के बारे में सोचिए, वो अतीत, वर्तमान और भविष्य को कैसे संभालती है? क्या उसमें भी ऐसे ही जाल है? इसे एक्सप्लोर करने से इस बात की और भी गहरी समझ मिल सकती है कि भाषा हमारे समय के विचार को कैसे आकार देती है। यार ये अंग्रेजी में इफ वाले वाक्य मुझे हमेशा एक पहेली की तरह लगते हैं। मतलब एक ही वाक्य के 2 हिस्से होते हैं और मुझे कभी समझ नहीं आता कि कौन से हिस्से की जोड़ी किसके साथ बनेगी। अच्छा। खास तौर पर वो वाला इफ आई वाज यू या इफ आई वर यू, पता नहीं क्यों उसमें हमेशा दिमाग अटक जाता है। बिल्कुल, ये उलझन बहुत आम है, पर मैं आपको बताऊं ये उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। सच में? हाँ, अगर मैं कहूं कि ये ग्रामर नहीं बल्कि एक मैचिंग गेम है तो? मैचिंग गेम? हाँ, सोचिए आपके पास कुछ कार्ड्स हैं और आपको बस सही कार्ड्स की जोड़ी बनानी है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इन इफ वाले वाक्यों, जिन्हें हम कंडीशनल क्लॉजेस कहते हैं, इनके डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। मैचिंग गेम, ये सुनने में काफी मजेदार लग रहा है। मतलब नियम रटने के बजाय सिर्फ जोड़ी बनानी है। एग्जैक्टली। चलिए फिर इस खेल के नियम सिखाइए, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बढ़िया, तो मिशन साफ है। हम सिर्फ 4 तरह की जोड़ियों को समझेंगे, या कह लें कि 4 गोल्डन फॉर्मूलों को। ओके, 4 फॉर्मूले। यहाँ लॉजिक से ज्यादा पैटर्न पहचानने पर ध्यान देना है, बिल्कुल ताश के खेल की तरह। कंडीशन वाले कार्ड को देखो और उसके साथ सही रिजल्ट वाला कार्ड मिला दो। चलिए खेल शुरू करते हैं। हर इफ वाले वाक्य में 2 हिस्से होते हैं। पहला शर्त वाला हिस्सा यानी इफ क्लॉज, और दूसरा नतीजे वाला हिस्सा यानी मेन क्लॉज। हमारा काम सिर्फ इन दोनों की सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो ये है वो 4 जोड़ियां जिन्हें हमें याद रखना है। पहली जोड़ी है टाइप 0। टाइप 0 ये है हमेशा सच रहने वाली बातें, मतलब वैज्ञानिक तथ्य या आदतें। यहाँ का नियम है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल V1, तो दूसरा कार्ड भी प्रेजेंट सिंपल V1 का ही होगा। मतलब V1 की जोड़ी V1 के साथ। बिल्कुल। हमेशा सच रहने वाली बातें, जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है। अच्छा। ये एक सच्चाई, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए देखो, हीट जो V1 है उसके साथ मेल्ट्स वो भी V1 है, उसकी जोड़ी बनी। अच्छा, मतलब जो बातें तय हैं उनमें दोनों तरफ V1 लगेगा। जैसे अगर मैं कहूँ इफ यू डोंट ईट यू फील वीक, अगर तुम नहीं खाते तो कमजोरी महसूस होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब आते हैं दूसरी जोड़ी पर, टाइप 1। ओके, टाइप 1 ये है भविष्य की पक्की संभावना, मतलब अगर आज कोई शर्त पूरी हो तो भविष्य में उसका नतीजा क्या हो सकता है। यहाँ का नियम है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल V1, तो दूसरा कार्ड विल, कैन, मे प्लस V1 का होगा। एक मिनट, यहाँ भी पहला कार्ड प्रेजेंट सिंपल V1 का है, बिल्कुल टाइप 0 की तरह। तो फर्क कैसे पता चलेगा कि दूसरे हिस्से में V1 लगाना है या विल लगाना है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है बात के मतलब में। टाइप 0 में नतीजा 100% तय होता है, वो एक यूनिवर्सल सच है, लेकिन टाइप 1 में नतीजा भविष्य की एक संभावना है, कोई पक्का वादा नहीं। अच्छा, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। मेहनत करना आपके हाथ में और उसका नतीजा भविष्य में मिलेगा। समझ गई।
तो अगर मैं कहूँ इफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, ये टाइप 1 हुआ। कैसे? क्योंकि बारिश होना एक शर्त है और छाता ले जाना भविष्य का नतीजा। परफेक्ट। अब तीसरी जोड़ी टाइप 2। टाइप 2 यानी कोई कल्पना या सपने, ये वो बातें हैं जो हकीकत नहीं है, हम सिर्फ ख्याल पका रहे हैं। हाँ, ये तो मेरा पसंदीदा वाला है। यहाँ का नियम है इफ प्लस पास्ट सिंपल V2, तो दूसरा कार्ड वुड कुड प्लस V1 का होगा। V2 की जोड़ी वुड के साथ। हाँ, अगर मैं राजा होती या अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ जेट। अगर मेरी लॉटरी लग जाती तो मैं एक जेट खरीदती। सही है। यहाँ वन जो V2 है उसकी जोड़ी वुड बाय के साथ बनी। एग्जैक्टली। और आखिरी चौथी जोड़ी है टाइप 3। ओके। यानी अतीत का पछतावा। ये ऐसी बात के बारे में है जो अतीत में हो सकती थी पर हुई नहीं और अब हम उसे बदल नहीं सकते। ओह, इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिए। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3, तो दूसरा कार्ड वुड प्लस हैव प्लस V3 का होगा। ओह, ये तो वो काश मैंने ऐसा किया होता वाली फीलिंग है। जैसे इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गई होती। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ पछतावा है। बिल्कुल। तो बस यही 4 जोड़ियां हैं। V1 के साथ V1 जो कि सच है, V1 के साथ विल जो संभावना है, V2 के साथ वुड जो कल्पना है और हैड V3 के साथ वुड हैव V3 जो पछतावा है। ये मैचिंग गेम अब आसान लग रहा है। हाँ, ये फॉर्मूले तो समझ आ गए, लेकिन मुझे डर है कि मैं इन्हें इस्तेमाल करते हुए पक्का कोई गड़बड़ करूंगी। ऐसी कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? बहुत सही सवाल पूछा। अब हम उन जालों की बात करेंगे जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। बताइए। और पहली गलती आप ही करेंगे। मैं कहूंगी इफ ही विल कम आई विल हेल्प हिम। और यही है सबसे आम और सबसे बड़ी गलती। अरे, इसे कहते हैं दोहरे भविष्य की गलती। नियम बहुत सख्त है। इफ वाले हिस्से में कभी भी विल या वुड नहीं आता। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। भविष्य की बात बताने के लिए भी नहीं। याद कीजिए टाइप 1 की जोड़ी क्या थी? इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल V1। एग्जैक्टली। तो सही वाक्य होगा इफ ही कम्स V1 आई विल हेल्प हिम। ओहो, ये तो मैं हमेशा गलत बोलती थी। मतलब इफ वाले हिस्से को हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखना है, भले ही बात भविष्य की हो। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपने शुरू में पूछा था। इफ आई वर यू या इफ आई वाज यू। हाँ, ये दूसरी बड़ी गलती से जुड़ा है। टाइप 2 यानी कल्पना वाले वाक्यों में जब हम कुछ ऐसा होने की कल्पना करते हैं जो हम नहीं है, तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई ही शी, वर्ब टू बी हमेशा वर ही होता है। लेकिन क्यों? हम तो हमेशा आई वाज या ही वाज पढ़ते आए हैं। आई के साथ वर लगाना अजीब नहीं है? ये भाषा में एक खास सिग्नल की तरह है। जब आप वॉज की जगह वर इस्तेमाल करते हैं तो आप सुनने वाले को बता रहे होते हैं, ध्यान देना, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो हकीकत नहीं बल्कि मेरी कल्पना की दुनिया है। अच्छा, ये छोटा सा शब्द पूरी बात का मतलब बदल देता है। आई वाज सिक हकीकत है, इफ आई वर अ किंग कल्पना है। वाह, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया। वॉज हकीकत के लिए और वो कल्पना के लिए। तो सही है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। एब्सोल्युटली राइट। अब एक और मजेदार चीज देखिए, कभी कभी परीक्षा में सवाल को मुश्किल बनाने के लिए इफ शब्द को ही गायब कर देते हैं। क्या? हाँ, इसे इन्वर्जन कहते हैं। बिना इफ की शर्त वाली बात, वो कैसे? वो वाक्य की बनावट को उल्टा कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। अच्छा, जैसे टाइप 2 का वाक्य है इफ आई वर अ किंग, इसमें से इफ हटाकर वर को शुरू में ले आते हैं। तो ये बन जाएगा वर आई अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर, मतलब वही है, बस अंदाज बदल गया। ओह, इसी तरह टाइप 3 में इफ आई हैड सीन हिम बन जाता है हैड आई सीन हिम आई वुड हैव स्टॉप्ड। ये तो बहुत ट्रिकी है। मतलब अगर कोई वाक्य हैड या वर से शुरू हो और आखिर में सवालिया निशान न हो तो वो इफ वाला वाक्य ही है। बिल्कुल सही पहचाना। अब बात करते हैं दो नेगेटिव शब्दों की, अनलेस और अंटिल। ओके, अनलेस और अंटिल। अनलेस का मतलब है इफ नॉट यानी अगर नहीं, और ये शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। अंटिल का मतलब है जब तक नहीं, और ये समय के लिए होता है। ठीक है, अनलेस मतलब इफ नॉट। और यहीं पर एक जाल है, क्योंकि अनलेस में नॉट पहले से ही छिपा है, तो उसके साथ नॉट नहीं आएगा। बिल्कुल, उसके साथ वाले हिस्से में दोबारा नॉट नहीं लगाना है। इसे डबल नेगेटिव की गलती कहते हैं। अच्छा, मैं एक वाक्य बनाने की कोशिश करती हूँ, अनलेस यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। पकड़ लिया आपको, यही वो गलती है। आपने अनलेस भी लगाया जिसमें नॉट है और डू नॉट भी लगा दिया। ओह, हाँ। वाक्य होगा अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, हाँ, ये जरूर है कि दूसरे हिस्से में नॉट आ सकता है, जैसे अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। ये बिल्कुल सही है। समझ गई। अनलेस के साथ वाले हिस्से में नॉट नहीं लगाना है। अब एक खास जोड़ी है लेस्ट शुड। लेस्ट शुड। हाँ, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना होके। अच्छा, और इसका एक ही पक्का साथी है शुड। लेस्ट के बाद हमेशा शुड ही आता है। और लेस्ट भी सुनने में नेगेटिव लग रहा है। हाँ, ये खुद नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ नॉट कभी नहीं आता। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल गलत है। गलत है। सही सिर्फ एक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ये तो याद रखने वाला नियम है, लेस्ट की जोड़ी शुड के साथ लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल। और आखिरी छोटी सी गलती है फालतू शब्दों का इस्तेमाल, रिडंडेंसी। जैसे सपोज और इफ, दोनों का मतलब मान लो या अगर होता है। हाँ। इन्हें कभी एक साथ इस्तेमाल ना करें। हाँ। सपोज इफ इट रेन्स, ये गलत है। तो क्या कहें? या तो कहिए सपोज इट रेन्स या इफ इट रेन्स। ये तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली। बस एक बार दिमाग में बैठ जाए फिर गलती नहीं होगी। हाँ। चलिए, अब सब कुछ सीखने के बाद कुछ प्रैक्टिस हो जाए। हाँ बिल्कुल। मैं वाक्य बोलूंगा, आप उसमें गलती पहचानिए या उसे पूरा कीजिए। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल, स्पॉट द एरर। इफ द वेदर विल बी गुड वी विल गो फॉर अ पिकनिक। इफ वाले हिस्से में विल नहीं आता। हाँ। ये दोहरे भविष्य वाली गलती है। सही होगा इफ द वेदर इज गुड वी विल गो फॉर अ पिकनिक। ब्रिलियंट, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, फिल इन द ब्लैंक। इफ ही बी द कैप्टन ही वुड चेंज द बैटिंग ऑर्डर। यहाँ दूसरे हिस्से में वुड चेंज है, मतलब ये टाइप 2 यानी कल्पना वाला वाक्य है। तो और कल्पना के लिए सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो वर आएगा। इफ ही वर द कैप्टन। एक्सीलेंट, आप तो खेल समझ गई। तीसरा सवाल, गलती सुधारिए। हैड आई सीन द रेड लाइट आई वुड स्टॉप द कार। वाक्य हैड आई सीन से शुरू हो रहा है, मतलब ये टाइप 3 पछतावा वाला वाक्य है। तो दूसरे कार्ड में वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए। तो आई वुड स्टॉप की जगह होगा आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार। फैंटास्टिक। चौथा सवाल, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। ये तो अभी अभी सीखा था। लेस्ट का पक्का साथी शुड है। तो सही क्या होगा? सही होगा लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल, अनलेस यू डू नॉट हैव अ टिकट द गार्ड विल नॉट लेट यू इन। अनलेस के साथ दिन आउट नहीं आएगा, ये डबल नेगेटिव है। सही वाक्य है अनलेस यू हैव अ टिकट द गार्ड विल नॉट लेट यू इन। परफेक्ट, पांचों जवाब सही। इसका मतलब है कि मैचिंग गेम के नियम अब आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हैं। आज तो सच में मजा आ गया। ये 4 गोल्डन फॉर्मूले और खास तौर पर वॉज और वर्क का फर्क, अब ये उलझन हमेशा के लिए दूर हो गई है। बहुत बढ़िया। इफ वाले वाक्य अब डरावने नहीं बल्कि सच में खेल की तरह लग रहे हैं। बहुत खुशी हुई सुनकर, और सभी सुनने वालों को भी मैं यही याद दिलाना चाहूंगा कि ग्रामर के नियम सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। सही बात है। ये अपनी बात को ज्यादा साफ और असरदार तरीके से कहने के लिए है। जब आप सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने इफ वाले वाक्य सीखे जो शर्त या कल्पना पर आधारित होते हैं। कभी सोचिएगा हमारी रोज की भाषा में ऐसे और कितने शब्द या वाक्यांश हैं जिनका मतलब सीधा नहीं बल्कि छिपा हुआ होता है। जैसे जब कोई कहता है कुड यू पास द सॉल्ट,
तो वो आपकी नमक पास करने की क्षमता नहीं पूछ रहा, बल्कि आपसे एक अनुरोध कर रहा है। भाषा की इन परतों को समझना उसे और भी दिलचस्प बना देता है। नमस्ते सर, आज मेरे पास ये ग्रामर की नोट्स हैं। टॉपिक है मॉडल्स। इसमें कैन, कुड, शुड, मस्ट जैसे शब्द हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये टॉपिक मुझे हमेशा से परेशान करता है, खासकर जब परीक्षा में सवाल आते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं और चारों सही लगते हैं। समझ नहीं आता कि कहां क्या इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, और आप अकेली नहीं है, ये बहुत आम समस्या है। मॉडल्स को लेकर कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम इन्हें सिर्फ शब्द की तरह रटने की कोशिश करते हैं, इनके भाव को नहीं समझते। इन नोट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इन्हें एक-एक करके बहुत आराम से देखें। मॉडल्स को हेल्पर वर्ब्स या सहायक क्रिया भी कहते हैं। इनका असली काम एक्शन बताना नहीं, बल्कि बोलने वाले का मूड या एटीट्यूड बताना होता है। मतलब क्या कोई काम जरूरी है, क्या ये एक संभावना है या सिर्फ एक सलाह है। अच्छा, मतलब ये एक्शन नहीं बल्कि एक्शन के पीछे का इरादा या मूड बताते हैं। ये तो एक नया नजरिया है, मजेदार लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तो आज हमारा मिशन है इन नोट्स में दिए गए हर नियम, हर उदाहरण और हर एग्जाम ट्रैक को पूरी तरह से समझना, ताकि जेके, एसएसबी, एसएससी या बैंकिंग जैसी किसी भी परीक्षा में कोई गलती ना हो। चलिए शुरू करते हैं 2 सबसे जरूरी सुनहरे नियमों से, जिन्हें अगर आपने पकड़ लिया तो 50% गलतियां तो वहीं खत्म हो जाएंगी। तो पहला सुनहरा नियम है नो चेंज का नियम। इसका मतलब है कि मॉडल्स बहुत जिद्दी होते हैं, वो कभी अपना रूप नहीं बदलते। आप उनमें एस, ईएस, ईडी या आईएनजी कभी नहीं लगा सकते। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, आई, यू, दे, सबके साथ एक जैसे। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ही कैन्स ड्राइव गलत है, जबकि ही के साथ तो एस या ईएस लगता है, जैसे ही ड्राइव्स। बहुत अच्छा सवाल है, यही तो प्याज है। नॉर्मल वर्ब के साथ नियम अलग है, पर मॉडल के साथ नियम बदल जाता है। मॉडल कहता है मैं नहीं बदलूंगा, इसलिए ही कैन्स ड्राइव बिल्कुल गलत है। सही होगा ही कैन ड्राइव। इसी तरह शी मस्टेड गो भी गलत है। पास्ट टेंस दिखाने के लिए हम मस्ट में ईडी नहीं लगा सकते। सही होगा शी मस्ट गो। ठीक है, तो पहला नियम, मॉडल जिद्दी हैं, वो बदलते नहीं। गॉट इट। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है V1 का नियम। V1 यानी क्रिया का पहला या बेस फॉर्म। नियम यह है कि मॉडल के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप ही आएगा। कोई V2 पास्ट फॉर्म या V3 पास्ट पार्टिसिपल नहीं, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ V1। सर ये V1 वाला थोड़ा और आसान करके बताइए, जैसे गो, वेंट, गॉन में। जरूर, गो, वेंट, गॉन में V1 है गो, तो मॉडल के बाद हमेशा गो आएगा, वेंट या गॉन कभी नहीं। उदाहरण के लिए ही शुड वेंट बिल्कुल गलत है। सही क्या होना चाहिए? अगर V1 आएगा तो ही शुड गो। शानदार, अब समझ आया। एक और उदाहरण देखें, ही माइट कमिंग भी गलत है। कमिंग V1 नहीं है, ये V1 प्लस आईएनजी है, तो सही होगा ही माइट कम। बस ये 2 नियम याद रखें, मॉडल्स बदलते नहीं और उनके बाद हमेशा V1 आता है। चलिए अब इन नियमों को इस्तेमाल करते हुए कुछ मॉडल्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताकत यानी पावर और एबिलिटी की। इसके लिए हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, कैन और कुड। कैन और कुड, ठीक है, इनमें तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले कैन को देखते हैं। इसके 3 मुख्य इस्तेमाल हैं। पहला, प्रेजेंट की क्षमता या ताकत बताने के लिए, जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं अभी ये कर सकता हूं। दूसरा इस्तेमाल है दोस्तों से अनौपचारिक इनफॉर्मल अनुरोध के लिए, जैसे आप अपने दोस्त से कहेंगी कैन आई बोरो योर पेन। और तीसरा है सैद्धांतिक संभावना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कोई ऐसी बात जो सिद्धांत में संभव है, जैसे एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक। मतलब गलती करना इंसान के स्वभाव में है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, कैन के 3 यूजेस समझ आ गए, प्रेजेंटेबिलिटी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब कुड का क्या सीन है? कुड को हम कैन का पास फॉर्म भी कहते हैं। इसका पहला इस्तेमाल होता है पास की क्षमता के लिए, यानी जो ताकत पहले थी अब शायद नहीं है, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट, जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था। इसका दूसरा इस्तेमाल है विनम्र अनुरोध के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप किसी बड़े से या ऑफिस में बात कर रही हो तो कुड यू प्लीज हेल्प मी कहना कैन से ज्यादा अच्छा और फॉर्मल लगता है। अच्छा, तो मतलब दोस्तों से कैन आई टेक योर बाइक और बॉस से कुड आई लीव अर्ली टुडे, ये फर्क है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वो नुआंस है जो परीक्षक जानना चाहता है। अब एक प्रोफेसर स्ट्रैप पर ध्यान दें। अगर कोई वाक्य पास के समय से शुरू हो, जैसे व्हेन ही वाज यंग या इन हिज चाइल्डहुड, तो वहां कैन की जगह हमेशा कुड लगाना होगा, भले ही सुनने में कैन ठीक लगे। रुकिए, मतलब अगर मैं कहूं व्हेन ही वाज यंग ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो ये गलत होगा। सुनने में तो ये ठीक लग रहा है। हाँ, और यही सबसे आम गलती है। वाक्य का पहला हिस्सा व्हेन ही वाज यंग हमें बता रहा है कि बात पास्ट की है, तो ग्रामर का नियम है कि आगे भी पास्ट टेंस ही फॉलो होगा, इसलिए कैन नहीं आ सकता। सही वाक्य होगा ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। आपने देखा कि कुड का इस्तेमाल विनम्र अनुरोध के लिए होता है, जो एक तरह की अनुमति ही है। चलिए इसी परमिशन और प्रोबेबिलिटी के आइडिया को और गहराई से समझते हैं। यहाँ 90% छात्र गलती करते हैं क्योंकि वे मे और माइट को बस शायद की तरह रखते हैं, लेकिन टॉपर्स इसे एक लैडर ऑफ सर्टेनिटी यानी निश्चितता की सीढ़ी की तरह देखते हैं। निश्चितता की सीढ़ी, ये क्या है? सुनने में दिलचस्प लग रहा है। सोचिए, हर मॉडल का अपना एक सर्टेनिटी लेवल है। पहले अनुमति की सीढ़ी देखते हैं। सबसे नीचे है कैन, जो दोस्तों के साथ इनफॉर्मल परमिशन के लिए है, जैसे कैन आई कम इन। बीच में आता है मे, यह फॉर्मल है, सम्मान के साथ, जैसे आप क्लास में पूछती हैं मे आई कम इन सर। और सबसे ऊपर है कुड, यह बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाता है, जैसे कुड आई पॉसिबली यूज योर फोन। तो क्या मैं ये सही समझ रही हूँ कि कैन, मे, कुड पोलाइटनेस का लेवल बढ़ता जाता है? एकदम सही। अब यही लैडर हम संभावना या प्रोबेबिलिटी के लिए देखते हैं। इसे आसमान में बादल देखकर अंदाजा लगाने जैसा समझें। सबसे ऊपर है मस्ट, मतलब 99% निश्चितता। जब आप सबूत के आधार पर लगभग निश्चित हो, जैसे ही ओन्स अ पैलेस, ही मस्ट बी रिच, उसके पास महल है तो अमीर होगा। मतलब ये एक मजबूत तार्किक अनुमान है, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल गेस। बिल्कुल। फिर आता है मे, मतलब 50% संभावना। जब अच्छी खासी संभावना हो, जैसे इट इज क्लाउडी इट मे रेन, आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है। और अगर बहुत कम चांस हो तो, जैसे आसमान साफ है, तब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 15 से 20% संभावना, जैसे द स्काई इज क्लियर बट द वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल इट माइट रेन, आसमान साफ है पर शायद बारिश हो जाए। माइट में से ज्यादा कमजोर संभावना दिखाता है। और आखिर में कैन, जो एक सामान्य सच, जनरल ट्रूथ बताता है, जैसे ईटिंग टू मच कैन मेक यू फैट, ये आम बात है, कोई खास आज की संभावना नहीं। सर मे और माइट में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। ये 50% और 15% तो परीक्षा में याद नहीं रहेगा, कोई और आसान तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है, इसे ऐसे याद रखें। अगर आपके पास कोई छोटा मोटा सबूत है जैसे बादल, तो आप मे इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप बस एक दूर की संभावना बता रहे हैं, तो माइट इस्तेमाल करें। माइट इज वीकर एंड मोर रिमोट देन मे। अब आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हिस्से पर, कर्तव्य, जिम्मेदारी और मजबूरी, यानी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन। ईमानदारी से कहूं तो यहाँ अच्छे छात्र भी फंस जाते हैं। हाँ सर, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, ये सब एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। इन्हें समझने की चाबी है ये सवाल पूछना, दबाव, प्रेशर कहां से आ रहा है, क्या वो अंदर से है या बाहर से। देखते हैं। पहला है शुड, इसका मतलब है सलाह या सुझाव, ये आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो। इसे ना मानने पर कोई सजा नहीं मिलती, जैसे यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, ये आपके भले के लिए एक सलाह है। ठीक है, शुड मतलब एक फ्रेंडली एडवाइस। बिल्कुल। दूसरा है ऑट टू, इसका इस्तेमाल नैतिक या सामाजिक कर्तव्य के लिए होता है, देश, माता पिता, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसका एक ग्रामर हैक है, ये यूज्ड टू के अलावा एकमात्र मॉडल है जिसके साथ टू लगता है। अच्छा, तो ऑट टू मतलब मॉरल या सोशल ड्यूटी? एकदम सही। अब आता है सबसे बड़ा जाल, मस्ट वर्सेस हैव टू। दोनों का मतलब मजबूरी है, पर एक फर्क है। मस्ट का इस्तेमाल तब होता है जब दबाव अंदर से हो, मेरी अपनी मर्जी, मेरा संकल्प या कोई लिखा हुआ नियम हो, जैसे आई मस्ट लूज वेट, ये मेरा अपना फैसला है, या पैसेंजर्स मस्ट वेयर सीट बेल्ट्स, ये एक लिखा हुआ नियम है। ठीक है, मस्ट मतलब अंदर का प्रेशर या लिखा हुआ रूल। और हैव टू का इस्तेमाल तब होता है जब दबाव बाहर से हो, यानी कोई और आपको मजबूर कर रहा हो, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, जैसे आई हैव टू वर्क लेट टुडे, शायद क्योंकि मेरे बॉस ने आदेश दिया है,
या यू हैव टू शो योर आईडी क्योंकि गार्ड मांग रहा है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि अगर मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आई मस्ट स्टडी, और अगर मेरे पापा ने कहा है कि पढ़ना है तो आई हैव टू स्टडी। बिल्कुल सही। क्या ये सही है? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मस्ट इज पर्सनल, हैव टू इज एक्सटर्नल। चलिए अब कुछ शॉर्टकट देखते हैं। परीक्षा में समय बचाने के लिए ये जोड़े रख लें, ये हमेशा साथ आते हैं। इन्हें कीवर्ड हैक्स कहते हैं। ये लेस्ट शुड वाला हैक तो कमाल का है। ये कैसा सवाल है जो मैंने पिछले साल के एसएससी पेपर में देखा था और मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, ये परीक्षकों का पसंदीदा सवाल है। पहला, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। इसका मतलब है तेज भागो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। सर एक सवाल है, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, आम बोलचाल में तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो ये ग्रामेटिकली गलत क्यों है? बेहतरीन सवाल। आम बोलचाल और ग्रामर के नियमों में यही फर्क है। लेस्ट एक बहुत फॉर्मल और पुराना शब्द है जिसका मतलब ही फॉर फियर दैट, इस डर से की होता है। ग्रामर का नियम है कि लेस्ट के साथ सिर्फ शुड का ही प्रयोग होता है। ये एक फिक्स्ड पेयर है। विल या मे लगाना एक आम गलती है। और एक और बात, लेस्ट का मतलब ही नकारात्मक होता है, इसलिए इसके साथ कभी नॉट नहीं लगता। लेस्ट यू शुड नॉट मिस कहना गलत होगा। अच्छा, तो लेस्ट शुड एक नॉन नेगोशिएबल पेयर है। ठीक है, अगला हैक। दूसरा, रादर के साथ वुड आता है, जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग। तीसरा, माइंड के साथ भी वुड आता है जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। चौथा, सो दैट जब ये कोई उद्देश्य बताता है तो इसके साथ मे या माइट आता है, जैसे ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। और पांचवा, लाइक जब हम कुछ ऑफर करते हैं तो वुड आता है, जैसे वुड यू लाइक सम टी। अब एक थोड़ा एडवांस टॉपिक करते हैं, पास्ट मॉडल्स। ईमानदारी से कहूं तो ये सेक्शन हमेशा स्टूडेंट्स के लिए सिरदर्द रहा है। कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, लगता है सब एक जैसे हैं। सच कहूं सर, मेरा भी यही हाल है। ये पास्ट मॉडल सुनते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। कोई बात नहीं, आज इसे भी आसान बना देते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। ये उन कामों के बारे में बताता है जो अतीत में हो सकते थे या होने चाहिए थे पर हुए नहीं। मॉडल प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। पहला है कुड हैव प्लस V3। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ करने की शक्ति या अवसर था पर आपने किया नहीं, अनयूज्ड पोटेंशियल। जैसे आई कुड हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी, मैं शतक बना सकता था, मेरे अंदर क्षमता थी, लेकिन मैं 90 पर आउट हो गया। अच्छा, कर सकती थी पर किया नहीं, एबिलिटी थी पर यूज नहीं की। बिल्कुल। दूसरा, शुड हैव प्लस V3। इसका मतलब है अफसोस या डांट, कोई काम करना सही था, आपका कर्तव्य था पर आपने नहीं किया। जैसे यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, तुम फेल हो गए क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की। कुड हैव और शुड हैव में अंतर क्या हुआ सर? आई कुड हैव वन और आई शुड हैव वन में क्या फर्क है? दोनों में ही तो मैं जीती नहीं। बहुत गहरा सवाल है। आई कुड हैव वन का मतलब है मेरे अंदर जीतने की एबिलिटी थी, शायद मैं उस दिन फॉर्म में था पर मैं हार गया। यहाँ फोकस एबिलिटी पर है। आई शुड हैव वन का मतलब है मुझे जीतना चाहिए था, ये मेरा कर्तव्य था, शायद सब मुझसे उम्मीद करे थे पर मैं हार गया। यहाँ फोकस कर्तव्य और अफसोस पर है। तीसरा, मस्ट हैव प्लस V3। ये अतीत के बारे में तार्किक अनुमान है, लॉजिकल गेस। आपने 99% निश्चित है कि कुछ हुआ था, जैसे द स्ट्रीट्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। सड़कें गीली हैं तो पक्का रात में बारिश हुई होगी। और चौथा, नीडंट हैव प्लस V3। इसका मतलब है कि आपने कोई काम किया लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, आपकी मेहनत बर्बाद हुई। जैसे यू नीडंट हैव ब्रॉट फूड, तुम्हें खाना लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारा खाना है। चलिए अब आखिरी से पर आते हैं, सेमी मॉडल्स यानी नीड और डेयर। ये डबल एजेंट की तरह है, कभी मेन वर्ब होते हैं और कभी मॉडल। डबल एजेंट मतलब ये दो तरह से काम करते हैं। हाँ, इसका एक सुनहरा नियम है। पॉजिटिव वाक्यों में ये मेन वर्ब्स होते हैं और तब इन पर सारे नॉर्मल वर्ब वाले नियम लागू होते हैं। SED टू लग सकता है। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में ये मॉडल्स बन जाते हैं और तब इन पर मॉडल्स के दो सुनहरे नियम लागू होते हैं, नो चेंज और V1। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उदाहरण से समझाइए। जरूर। पॉजिटिव वाक्य देखें जहां नीड एक मेन वर्ब है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यहां नीड में S भी लगा और उसके बाद टू भी आया। अब इसी का नेगेटिव वाक्य देखें जहां ये मॉडल बन गया, ही नीड नॉट वर्क हार्ड। देखा आपने, नीड में से S भी हट गया और टू भी हट गया क्योंकि अब ये मॉडल है। ओह, तो ही नीड्स नॉट वर्क या ही नीड नॉट टू वर्क दोनों गलत है। एकदम सही, ये दोनों ही गलत हैं और परीक्षा में यही पूछा जाता है। नेगेटिव वाक्य में नीड एक मॉडल है तो वो अपने दो सुनहरे नियम मानेगा, बिल्कुल। नो चेंज और V1। तो नीड्स नहीं होगा, नीड होगा, और V1 वर्क से पहले टू नहीं आएगा। इसी तरह प्रश्न में डेयर ही स्पीक टू मी, क्या उसकी हिम्मत है मुझसे बात करने की, यहाँ भी डेयर्स या टू स्पीक नहीं आया। चलिए बहुत थ्योरी हो गई, इन नोट्स में दिए गए कुछ सवालों से आपकी समझ को परखते हैं। तैयार है? जी सर, बिल्कुल। देखते हैं कितना समझ आया। तो पहला सवाल, गलती ढूंढे, ही नीड्स नॉट टू गो देयर। एक मिनट, ये एक नेगेटिव वाक्य है तो नीड यहाँ मॉडल की तरह काम करेगा, बिल्कुल। और मॉडल में S और टू नहीं आएगा, बिल्कुल। तो सही होगा ही नीड नॉट गो देयर। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही पकड़ा। अगला सवाल, खाली जगह भरें, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ये तो कीवर्ड वाला है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट यू शुड फेल। बत्तियां बंद हैं तो ये एक पक्का अनुमान लगाया जा रहा है 99% वाला, तो दे मस्ट बी स्लीपिंग। शानदार। अब एक मुश्किल सवाल, ध्यान से सोचिएगा, वाक्य सुधारें। आई वुड रादर डाई देन बेगिंग। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वुड रादर के बाद डाई तो V1 है जो सही है, देन बेगिंग। मुझे ये सुनने में ठीक लग रहा है, बेगिंग गलत क्यों है? अच्छा सवाल है। यहाँ पैरेललिज्म का नियम लगता है। दैन तुलना कर रहा है दो कामों के बीच, डाई और बेग। अगर दैन से पहले V1 डाई है तो तुलना में बाद में भी V1 बेग ही आएगा। आप V1 की तुलना V प्लस ING से नहीं कर सकती, स्ट्रक्चर पैरेलल यानी एक जैसा होना चाहिए। तो सही वाक्य होगा आई वुड रादर डाई देन बेग। अरे वाह, ये तो नया नियम सीखा, पैरेललिज्म मतलब टैन के दोनों तरफ तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। अब ये हमेशा याद रहेगा। बहुत अच्छे। आखिरी सवाल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई क्लाइंब एनी ट्री, कैन या कुड। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मतलब बात पास्ट की है, तो पास्ट एबिलिटी के लिए कैन नहीं कुड आएगा। आई कुड क्लाइंब एनी ट्री। बिल्कुल सही। वाह, आज मॉडल्स को लेकर मेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। दो सुनहरे नियम, मस्ट और हैव टू का इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर वाला अंतर और पास्ट मॉडल्स का फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा मददगार थे। और वो पैरेललिज्म वाला पॉइंट तो बोनस था। बहुत अच्छी बात है। इन नोट्स को इस तरह से समझने का मकसद यही था कि हर नियम और हर उदाहरण साफ हो जाए। अब जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जी सर। हमने सीखा कि मॉडल्स मूड बताते हैं, संभावना, सलाह, मजबूरी। कभी सोचिएगा क्या अंग्रेजी के अलावा हमारी अपनी भाषाओं में भी ऐसे ही मूड बताने वाले खास शब्द या तरीके होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वो भी इसी तरह काम करते हैं? अगली बार जब आप बात करें तो इन मूड वाले शब्दों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के कैसे टॉपिक की गहराई में उतरेंगे जो मतलब अक्सर सबको परेशान करता है, आर्टिकल्स। हाँ, ए, एन और द। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो खासकर JK SSB SSC और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बनाए गए हैं। तो आज का मकसद सिर्फ नियम रटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के लॉजिक को हमेशा के लिए साफ कर देना है। बिल्कुल। देखिए, अंग्रेजी का सारा खेल असल में आम और खास का है। आर्टिकल्स वो सबसे पहला टूल है जो हमें बताते हैं कि बात किसी आम चीज मतलब जनरल की हो रही है या किसी खास चीज यानी स्पेसिफिक। अच्छा। इन्हें नाउन्स के लिए प्राइस टैग्स की तरह समझ सकते हैं। ए और एन बताते हैं, कोई एक और द बताता है वही वाला। सर स्कूल में तो एक सीधा साधा नियम सिखाया गया था कि वावल्स यानी AEIOU से पहले एन लगा दो और बाकी सबके साथ ए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नियम काम नहीं करता है ना? वो आधा सच है और आधा सच अक्सर पूरा झूठ बन जाता है। सही बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपकी आंखों को नहीं आपके कानों को परखते हैं। नियम स्पेलिंग का नहीं आवाज का है।
साउंड का? आवाज का। हाँ, अगर शब्द की शुरुआत वावल साउंड यानी अ, आ, ई, ए, ओ जैसी आवाज से हो तो एन लगेगा, और अगर शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड यानी क, ब, य, ह जैसी आवाज से हो तो ए लगेगा। अच्छा, तो मतलब स्पेलिंग को भूलकर शब्द को बस बोलकर देखना है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं फंसते होंगे। और परीक्षक को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। उनका सबसे पहला जाल होता है साइलेंट एच का। साइलेंट एच? हाँ, कई शब्दों में एच लिखा तो होता है पर बोला नहीं जाता। वो एक तरह से कह सकते हैं कि भूतिया अक्षर है। अच्छा। अगर एच साइलेंट है तो शब्द की आवाज वावल से शुरू होती है। जैसे ऑनेस्ट में? हम हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलते हैं। एकदम सही। आवाज ऑ से शुरू हो रही है जो एक वावल साउंड है, इसलिए हम कहेंगे एन ऑनेस्ट मैन। इसी लॉजिक से एन आवर, हम हावर नहीं आवर बोलते हैं। हाँ, आवर। एन एयर मतलब वारिस, यहाँ भी एयर की आवाज है। और एन ऑनरेबल जॉब। ठीक है। लेकिन जहाँ एच अपनी पूरी ताकत से बोला जाए, जैसे हॉर्स में ह, वहाँ ए लगेगा। ए हॉर्स, ए होटल, ए हिस्टोरियन। बिल्कुल। ये यूनिवर्सिटी वाला नियम भी मुझे हमेशा परेशान करता था। मतलब मेरा दिमाग यू को वावल समझता है और हमेशा एन लगाना चाहता है। बहुत अच्छा सवाल है और ये उलझन बहुत आम है। वो इसलिए क्योंकि यू एक धोखेबाज अक्षर है। इसकी दो आवाजें। हाँ, दो आवाजें। हाँ, पहली आवाज है यू, जो असल में वाई की कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, आप यूनिवर्सिटी नहीं यूवर्सिटी बोलते हैं। हाँ, सही बात है, पहली आवाज यह की है। बिल्कुल, इसीलिए ए यूनिवर्सिटी, इसी तरह ए यूनियन, ए यूजफुल थिंग। अरे, तो इसका मतलब है कि सालों से जो हम यूरोपियन में ई देखकर एन लगाने की सोचते थे वो गलत था। बिल्कुल, आवाज तो यूरोपियन की है। यही तो वो जाल है। हाँ, स्पेलिंग ई की पर आवाज वाई की, तो अ यूरोपियन सही है। एक और उदाहरण है अ यू, EWE मतलब मादा भेड़, इसका उच्चारण भी यू होता है। अच्छा। अब यू की दूसरी सीधी सादी आवाज है अ, अच्छा, जो एक वावल साउंड है। अच्छा। वहां बिना सोचे एन लगाइए, जैसे एन अम्ब्रेला, एन अगली डकलिंग, एन एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में यू असल में वाई की आवाज निकाल रहा है। इसी तरह वन में ओ होने के बावजूद ए वन रूपी नोट क्यों होता है? सही पकड़ा, यहाँ भी वही आवाज का धोखा है। अच्छा। जब हम वन बोलते हैं तो आवाज ओ से नहीं व मतलब वा से शुरू होती है। वन। हाँ, वन, वो तो कॉन्सोनेंट है। बिल्कुल, इसलिए अ वन आइड मैन, अ वन वे टिकट। लेकिन जहाँ ओ अपनी असली आवाज में है, जैसे ऑरेंज या अनियन, वहाँ एन लगेगा। एन ऑरेंज, एन अनियन, ये तो एकदम साफ हो गया। अब एक और मुश्किल जगह है, एमपी, FIR, SDO जैसे शॉर्ट फॉर्म्स, इनका क्या करें? एक्रोनिम्स का नियम सबसे मजेदार है, बस हर अक्षर को अलग अलग बोलकर देखो। ठीक है। एमपी को हम कैसे बोलते हैं? एमपी, पहली आवाज क्या है? ए। ये तो वावल साउंड है। हाँ, इसलिए एन एमपी। इसी तरह एन FIR F, एन SDO S और एन एक्सरे एक्स। तो सर, अगर मैं BA स्टूडेंट कहना चाहूँ तो क्या एन BA स्टूडेंट होगा? सोच कर देखो, बी की आवाज क्या है? बी ब से शुरू होती है और ब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। अरे हाँ, तो ए BA स्टूडेंट होगा। बिल्कुल। वैसे ही अ नेटो मेंबर। ठीक है, तो ए और एन का पूरा खेल आवाज का है और ये तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज का जिक्र पहली बार कर रहे हैं, किसी आम चीज का। हाँ। लेकिन अगर सुनने वाले को पहले से ही पता हो कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं तब द की एंट्री होती है ना? बिल्कुल, द एक स्पॉटलाइट की तरह है। स्पॉटलाइट। हाँ, ये भीड़ में से किसी खास व्यक्ति या चीज पर रोशनी डालता है और कहता है ये वाला जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इसका सबसे पहला इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता है जो दुनिया में अपनी तरह की एक ही है, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द इंटरनेट, द एनवायरनमेंट, द यूनिवर्स। तो क्या द गॉड बोलना सही है? भगवान भी तो एक ही है। यहाँ एक अपवाद है और ये बहुत जरूरी है। गॉड, हेवन, हेल, पार्लियामेंट जैसे शब्दों के साथ सामान्य अर्थ में कोई आर्टिकल नहीं लगता। अच्छा। हम कहते हैं गो टू हेल, ना कि गो टू द हेल। समझ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, भूगोल के नियम, पहाड़, नदी, देश, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है। इसे एक चेकलिस्ट की तरह तोड़कर समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। पहला, पर्वत। अगर पूरी पर्वत श्रृंखला मतलब माउंटेन रेंज की बात हो रही है तो द लगेगा, जैसे द हिमालयस, द एल्प्स। लेकिन अगर सिर्फ एक चोटी, एक पीक की बात हो तो कोई आर्टिकल नहीं, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, K2, नंदा देवी, इनके साथ द नहीं लगेगा। अच्छा, तो द हिमालयस एक टीम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट एक सोलो प्लेयर है और सोलो प्लेयर्स के साथ द नहीं लगता। क्या बात है, ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। अब दूसरा, नदी और सागर, इनके साथ हमेशा द लगेगा। द गंगा, द नाइल, द पैसिफिक ओशन। लेकिन झीलों मतलब लेक्स के साथ आमतौर पर नहीं लगता, जैसे दाल लेक। और द्वीपों का क्या? आइलैंड्स? यहाँ भी टीम वाला नियम काम करेगा। अगर द्वीप का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो द लगेगा। द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। बिल्कुल, लेकिन अगर एक अकेला द्वीप है तो कोई आर्टिकल नहीं, जावा, श्रीलंका। ठीक है, और देशों के नाम के साथ द कब लगता है? मैंने कई लोगों को द इंडिया कहते सुना है जो मुझे लगता है गलत है। द इंडिया बिल्कुल गलत है। ज्यादातर देशों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, इंडिया, चाइना, फ्रांस। लेकिन अगर देश के नाम में यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स जैसे शब्द हो जो दिखाते हैं कि वो कई इकाइयों से मिलकर बना है, सही, तब द लगेगा। द USA, द UK, द UAE, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अच्छा। और हाँ, सभी रेगिस्तानों के साथ द लगता है, द सहारा, द थार। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प नियम है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने ये सुना तो है पर इसके पीछे का ग्रामर आज समझ आया। यहाँ द क्यों लगा? ये तुलना का नियम है। वैसे तो किसी व्यक्ति के नाम मतलब प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता, हाँ। पर जब हम किसी की तुलना किसी मशहूर हस्ती से करते हैं तो हम द लगाकर उस मशहूर हस्ती के गुणों को उधार ले लेते हैं। अच्छा, गुणों को उधार लेना। हाँ, यहाँ हम कह रहे हैं कि कालिदास में वो वाले गुण हैं जो शेक्सपियर में थे। हम कालिदास को भारत का वो खास शेक्सपियर बता रहे हैं। मतलब कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इसी लॉजिक पर काम करता है। हम स्विट्जरलैंड की वो वाली खूबसूरती कश्मीर को दे रहे हैं। बिल्कुल सही। एक और ऐसा ही स्टाइलिश नियम है समानांतर बढ़ोतरी का। समानांतर बढ़ोतरी? हाँ, जब दो चीजें एक साथ घटती या बढ़ती हैं, इसका स्ट्रक्चर है द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अच्छा। ये सिर्फ ग्रामर नहीं, ये वाक्य में एक लय और ताकत भर देता है। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। और द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। बिल्कुल। ये तो बहुत काम का है। और अखबारों, पवित्र ग्रंथों, ट्रेनों और जहाजों के नाम के साथ हमेशा द लगता है, जैसे द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइटैनिक। हाँ, हमेशा। लेकिन एक अपवाद याद रखना। क्या? अगर पवित्र ग्रंथ के साथ लेखक का नाम जुड़ा हो तो द नहीं लगता, जैसे वाल्मीकि रामायण, न कि द वाल्मीकि रामायण। अच्छा, ये जरूरी है। एक और दिलचस्प नियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अच्छा। बजाने के संदर्भ में द लगता है, जैसे? ही प्लेज द पियानो। ठीक है। पर खरीदने के संदर्भ में ए लगता है, जैसे? ही बॉट अ पियानो। बजाने के लिए द, खरीदने के लिए ए, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। अच्छा, ये तो कोई बात कि द कहाँ लगाना है, लेकिन असली जाल तो ये जानने में है कि द कहाँ नहीं लगाना है। बिल्कुल। इसे जीरो आर्टिकल कहते हैं और ये परीक्षक का पसंदीदा एरिया है। हाँ। इसका सबसे जरूरी नियम है मुख्य उद्देश्य का नियम, प्राइमरी पर्पस रूल। अगर कोई किसी जगह जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जेल, चर्च उसके मुख्य काम के लिए जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मतलब अगर छात्र स्कूल पढ़ने जाता है तो स्टूडेंट गोज टू स्कूल। हाँ। और मरीज हॉस्पिटल इलाज के लिए जाता है तो पेशेंट गोज टू हॉस्पिटल। सही। इसी तरह वी गो टू बेड मतलब सोने के लिए, वी गो टू चर्च प्रार्थना करने। लेकिन अगर मैं स्कूल पढ़ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल से मिलने जाऊं तो वो दूसरा उद्देश्य, सेकेंडरी पर्पस हो गया, तब द लगेगा। अच्छा। जैसे माय फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। तो द लगते ही वो जगह आम नहीं रहती, खास बन जाती है जहाँ कोई दूसरा काम हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा।
एक और साफ नियम है भाषा और लोगों का। भाषा और लोग। हाँ, भाषा के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं, इंग्लिश, फ्रेंच, लेकिन जब हम लोगों या राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो द लगता है। तो दी इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। हाँ, इसका मतलब है अंग्रेज लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। समझ गया। इसी तरह द रिच शुड हेल्प द पुअर में द रिच का मतलब है अमीर लोग और द पुअर का मतलब है गरीब लोग। ये पूरी क्लास को दिखाता है। और मैन, वुमन, लाइफ, डेथ जैसे बड़े शब्दों के साथ कब आर्टिकल नहीं लगता? जब इन शब्दों का इस्तेमाल पूरी मानवता या प्रकृति के लिए एक सामान्य दार्शनिक अर्थ में हो। जैसे मैन इज मोर्टल, इसका मतलब है कि हर इंसान नश्वर है। यहाँ द मैन इज मोर्टल कहना गलत होगा। इसी तरह लाइफ इज हार्ड। लेकिन अगर हम कहें द लाइफ ऑफ गांधी वाज इंस्पायरिंग तो ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम जीवन की सामान्य अवधारणा की नहीं बल्कि खास व्यक्ति के जीवन की बात कर रहे हैं। बेहतरीन, तुमने खुद ही नियम को पकड़ लिया। जब चीज खास हो जाए तो द आ जाता है। आखिर में भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, खेल, क्रिकेट, फुटबॉल और ज्यादातर बीमारियों, कैंसर, मलेरिया के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। ज्यादातर बीमारियों के साथ नहीं। हाँ, लेकिन 5 बीमारियां हैं जिन्हें याद रखना होगा जिनके साथ द लगता है। कौन सी? द मीजल्स, द मम्स, द रिकेट्स, द प्लेग और द फ्लू। ठीक है, ये 5 याद रखने होंगे। तो हमने देखा कि ए और द कैसे नाउन्स को डिफाइन करते हैं, पर कई बार नाउन की क्वांटिटी बताने वाले शब्दों में भी आर्टिकल का इस्तेमाल बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे अ फ्यू और फ्यू। हाँ, नोट्स में इस पर एक सेक्शन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक पसंदीदा सवाल है। बिल्कुल, ये एडजेक्टिव्स हैं पर सवाल आर्टिकल्स की तरह ही पूछे जाते हैं। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को समझते हैं। ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। फ्यू का मतलब है न के बराबर। ये एक नकारात्मक मतलब नेगेटिव एहसास देता है। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है कि उसके दोस्त लगभग नहीं है और वो अकेला है। और अगर मैं कहूं ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, अ लगते ही मतलब सकारात्मक पॉजिटिव हो जाता है। अ फ्यू का मतलब है कुछ। अच्छा। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब उसके कुछ दोस्त हैं और वो खुश है। एक छोटे से अ ने पूरे वाक्य का मिजाज बदल दिया। तो अगर मेरे पास फ्यू चॉकलेट्स हैं तो मैं दुखी हूं, लेकिन अगर अ फ्यू चॉकलेट्स हैं तो शायद मैं एक शेयर भी कर सकता हूं। बिल्कुल सही उदाहरण है। और द फ्यू का क्या मतलब है? डी, द फ्यू का मतलब है जो थोड़े से हैं वो सभी। ये बहुत खास होता है। अच्छा। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर लॉयल, मतलब उसके जो गिने चुने दोस्त हैं वो सभी वफादार हैं। और यही नियम लिटिल अ लिटिल द लिटिल पे भी लागू होता है, बस अनकाउंटेबल चीजों के लिए, जैसे पानी, पैसा, उम्मीद। एकदम वही नियम। देयर इज लिटिल होप मतलब न के बराबर उम्मीद, नकारात्मक। और देयर इज अ लिटिल होप, थोड़ा बहुत उम्मीद है, सकारात्मक। और द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग टर्न्ड सार, मतलब जग में जो थोड़ा सा दूध बचा था वो सारा का सारा खराब हो गया। चलिए, अब लग रहा है कि कोड क्रैक हो रहा है। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जरूर, मैं एक वाक्य बोलूंगी, उसमें गलती ढूंढनी है। तैयार? हाँ, बिल्कुल। द जज फाउंड हिम गिल्टी एंड सेंट हिम टू द प्रिजन। द जज फाउंड हिम गिल्टी एंड सेंट हिम टू द प्रिजन। अच्छा, यहाँ पे प्रिजन का इस्तेमाल उसके प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है। सही पकड़ा। मतलब सजा के लिए। तो द नहीं आएगा, सही होगा सेंट हिम टू प्रिजन। शाबाश। अब एक खाली जगह भरो। ही इज हेयर टू द थ्रोन। एयर में एच साइलेंट है, आवाज एयर जैसी है, वाउल साउंड, तो एन आएगा। ही इज एन एयर टू द थ्रोन। बहुत बढ़िया। एक और गलती ढूंढो। माय ब्रदर रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। ये तो आसान है, अखबार का नाम है, द लगेगा। माय ब्रदर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। एकदम सही। अब एक वाक्य को सुधारो। आई हैव अ वर्क टू डू। वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसे गिन नहीं सकते, तो ए नहीं लग सकता। हाँ, सही होगा आई हैव सम वर्क टू डू या फिर आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू। बेहतरीन, दोनों ही सही है। आखिरी सवाल, भूगोल की जांच। ठीक है। नाइल फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन सी। नाइल एक नदी है और मेडिटेरेनियन सी एक सागर, दोनों खास हैं और दोनों के साथ द आएगा। वाक्य पूरा करो। द नाइल फ्लोज इनटू द मेडिटेरेनियन सी। शानदार। लगता है अब आर्टिकल्स को लेकर उलझन काफी हद तक सुलझ गई है। तो आज हमने आर्टिकल्स के जरूरी नियमों को समझा। सबसे बड़ी बात ये सीखी कि ये सिर्फ रटने की चीज नहीं है, ये पूरा खेल आवाज का है। और इस बात का है कि हम किसी आम चीज की बात कर रहे हैं या किसी खास चीज की। बस यही एक सवाल हमेशा खुद से पूछना है, इज द नाउन जनरल और स्पेसिफिक। ये एक सवाल 80% समस्याओं को हल कर देता है। बिल्कुल। जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ती हूँ। बताइए। हम कहते हैं ही प्लेज द पियानो, लेकिन ही प्लेज क्रिकेट। पियानो जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले द है। हाँ। लेकिन क्रिकेट जो एक खेल है उसके पहले नहीं। दोनों ही एक तरह के हुनर हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचिएगा, अंग्रेजी में ऐसे पैटर्न क्यों बने हैं? इनके पीछे क्या कोई ऐतिहासिक या तार्किक वजह हो सकती है? प्रीपोजिशंस इन, ऑन, एट, फॉर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। मतलब स्कूल में भी कंफ्यूजन था और आज भी है। लगता है जैसे इंग्लिश ग्रामर के सबसे मुश्किल रूल्स यही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें इसे रूल्स की तरह देखते हैं, लॉजिक की तरह नहीं। अच्छा। हाँ, ज्यादातर लोग अपनी भाषा से सीधे सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और वहीं पर सारी गड़बड़ होती है। जैसे हम सोचते हैं मैं कमरे में आया और इंग्लिश में बोल देते हैं आई एंटर्ड इन द रूम। हाँ, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। इसमें क्या गलत है? मतलब तो सही निकल रहा है। मतलब शायद समझ आ जाए, पर ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। सही सेंटेंस है आई एंटर्ड द रूम। कोई प्रीपोजिशन नहीं। कोई प्रीपोजिशन नहीं। आज हमारा लक्ष्य यही है, इस ट्रांसलेशन की आदत को तोड़ना और प्रीपोजिशंस के पीछे के लॉजिक को समझना। इसे आप ग्रामर का जीपीएस समझिए। ग्रामर का जीपीएस? हाँ, जो आपको बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है, कब है और किस डायरेक्शन में है। ग्रामर का जीपीएस, ये अच्छा है। मतलब रटने की जरूरत नहीं, बस रास्ता समझना है। प्रिसाइजली। तो चलिए इस जीपीएस को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम टाइम और प्लेस के सबसे कॉमन प्रीपोजिशंस को समझेंगे, इन, ऑन और एट। ठीक है। इन्हें याद करने के लिए कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, बस अपने दिमाग में एक उल्टा ट्रायंगल, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल इमेजिन कीजिए। ओके, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल जिसका चौड़ा हिस्सा ऊपर और नुकीला हिस्सा नीचे है। बिल्कुल। ये ट्रायंगल जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। सबसे ऊपर जो सबसे चौड़ा हिस्सा है वो है इन। इनका इस्तेमाल हम सबसे जनरल, सबसे बड़ी जगह हो और सबसे लंबे समय के लिए करते हैं। थिंक बिग। बिग इन जनरल? जैसे समय के लिए सोचिए, सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, सीजंस, ये सब लंबे टाइम पीरियड्स है ना। हाँ। फॉर एग्जांपल इन द 21st सेंचुरी, इन द 90s, इन 2024, इन अगस्त, इन विंटर। ओके। और जगह के लिए कंट्री, सिटीज, नेबरहुड्स, कोई भी बड़ी जगह जिसके अंदर आप हैं। इन इंडिया, इन मुंबई, इन माय रूम। एक मिनट सर, इन माय रूम तो बड़ी जगह नहीं है, मतलब इन इंडिया के मुकाबले तो बहुत छोटी है। बहुत अच्छा पॉइंट है। बड़ी जगह से मेरा मतलब सिर्फ एरिया नहीं है, बल्कि एक इनक्लोज्ड स्पेस, एक 3D स्पेस जिसके अंदर कुछ हो। अच्छा, इनक्लोज स्पेस। हाँ, कमरा, देश, शहर, ये सब बाउंड्रीज वाली जगह है, इसलिए इन द बॉक्स, इन द बिल्डिंग भी होता है। अच्छा, तो कीवर्ड एनक्लोज्ड है, तो फिर इन अ कार या इन अ टैक्सी भी इसी लॉजिक से है, क्योंकि वो भी तो एक एनक्लोज्ड स्पेस है। एग्जैक्टली, आपने लॉजिक पकड़ लिया। कार या टैक्सी एक प्राइवेट एनक्लोज्ड स्पेस है जिसमें आप बैठते हैं, आमतौर पर चलकर नहीं सकते, इसलिए इन अ कार। ठीक है। अब ट्रायंगल में थोड़ा नीचे आते हैं, जब वो थोड़ा नैरो हो जाता है। ओके, जनरल से थोड़ा स्पेसिफिक। हाँ, यहाँ आता है ऑन। ऑन का इस्तेमाल सरफेस के लिए होता है, कोई भी चीज जो किसी सतह से जुड़ी हुई हो, कांटेक्ट में हो। सरफेस मतलब किसी चीज के ऊपर, जैसे द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। परफेक्ट एग्जांपल, लैपटॉप टेबल के सरफेस पर है, या फिर द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, पेंटिंग दीवार के सरफेस पर है। अब इसी लॉजिक को टाइम पर अप्लाई कीजिए। कैलेंडर को एक सरफेस की तरह सोचिए, उस पर क्या होता है? डेज एंड डेट्स। तो मतलब डेज एंड डेट्स के लिए ऑन लगेगा, जैसे ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन 15th अगस्त। यू गॉट इट। टाइम में ऑन का मतलब है स्पेसिफिक डेज और डेट्स। अब यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन आता है। बताइए। आपने कार के लिए इन कहा, जो सही है, तो बस या ट्रेन के लिए क्या होगा? हम तो उसके भी अंदर ही होते हैं। लॉजिकली तो इन अ बस होना चाहिए, पर मैंने ऑन अ बस बहुत सुना है। ये तो कंफ्यूजिंग है सर, दोनों ही तो ट्रांसपोर्ट है और एनक्लोज भी है, लॉजिक तो सेम होना चाहिए। यही है
ट्रांसपोर्ट ट्रैप। यहाँ लॉजिक एनक्लोज्ड स्पेस का नहीं, प्लेटफॉर्म का है। प्लेटफॉर्म का? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, जहां आप अंदर चल फिर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, उसे एक मूविंग प्लेटफॉर्म या सर्फेस की तरह देखा जाता है। अच्छा। इसलिए हम कहते हैं ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन। अच्छा, तो की डिफरेंस ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर चल सकते हैं, लाइक अ प्लेटफॉर्म। Yes. इज दैट द लॉजिक? Yes. ये तो बहुत यूजफुल है। प्राइवेट कार में इन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑन। बिल्कुल। अब आते हैं ट्रायंगल के सबसे निचले नुकीले हिस्से पर, द मोस्ट स्पेसिफिक पॉइंट। ये है एट। एट का इस्तेमाल एक बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट या एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। एकदम एग्जैक्ट लोकेशन या टाइम। जैसे एट 5 PM। Yes. समय के लिए एट का इस्तेमाल होता है क्लॉक टाइम के लिए, एट 5 PM, एट 10:30 AM, या दिन के कुछ खास पलों के लिए, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज। सर, एट नाइट और इन द नाइट में क्या फर्क है? ये हमेशा कंफ्यूज करता है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। एट नाइट का मतलब है रात का जनरल समय। आई स्टडी एट नाइट, मतलब ये मेरी आदत है रात में पढ़ने की। ओके। इन द नाइट का मतलब है किसी खास रात के दौरान। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, मतलब कल रात को उस स्पेसिफिक रात में मैंने एक आवाज सुनी। गॉट इट। जनरल आदत के लिए एट, स्पेसिफिक इंसिडेंट के लिए इन, और जगह के लिए? जगह के लिए एटी का मतलब है एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक मीटिंग पॉइंट या एड्रेस। फॉर एग्जांपल, लेट्स मीट एट द कॉफी शॉप, ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, लुक एट द टॉप ऑफ द पेज। ये सब एग्जैक्ट लोकेशंस हैं। और एड्रेस के लिए? जैसे कोई रोहिणी दिल्ली में रहता है, उसके लिए एक सिंपल रूल है, छोटी स्पेसिफिक जगह के लिए 80 और उसे घेरने वाली बड़ी जगह के लिए IN। अच्छा। सो ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली। रोहिणी दिल्ली के अंदर एक पिन पॉइंट लोकेशन है। वाओ, इन्वर्टेड ट्रायंगल तो सच में काम करता है। INT ऑन मोशन एट रेस्ट, ये क्लियर हो गया। बढ़िया। अब जीपीएस का दूसरा फीचर ऑन करते हैं, मोशन। मोशन। हाँ, क्या कोई चीज अपनी जगह पर है, रेस्ट, या हिल रही है, मोशन। यहाँ बहुत गलतियां होती हैं। मोशन वर्सेस रेस्ट। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। पहले IN को देखते हैं। अगर कोई चीज पहले से किसी एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर है, स्टैटिक है, तो हम IN का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कीज आर इन द ड्रॉर, चाबियां पहले से दराज में हैं। ठीक है, नो मूवमेंट। राइट। लेकिन अगर कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही है, मोशन में है, तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। Into। शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो बाहर से चलकर कमरे के अंदर आई, मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओह, तो मोशन के लिए इनटू, तो इसका मतलब ही एंटर्ड इनटू द रूम गलत है। वेट, एंटर का मतलब ही है गो इनटू, तो उसमें तो मोशन पहले से इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सच में? हाँ, जब हम किसी फिजिकल जगह में एंटर करने की बात करते हैं तो एंटर वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। ही एंटर्ड द रूम, ही सही है। एंटर अपने आप में कम इनटू का मतलब देता है। लेकिन सर, मैंने कहीं एंटर इनटू पढ़ा है, आई एम श्योर ऑफ इट। बड़ा होगा, लेकिन वो फिजिकल स्पेस के लिए नहीं होगा। तो फिर? अगर एंटर का मतलब किसी समझौते, अग्रीमेंट, गठबंधन, अलायंस या बातचीत, डिस्कशन में शामिल होना है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, फिजिकल जगह नहीं, तब INTO का इस्तेमाल होता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, द टू कंपनीज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। अच्छा, तो फिजिकल स्पेस के लिए एंटर अकेला आता है बिल्कुल। और एब्स्ट्रैक्ट अग्रीमेंट के लिए एंटर इनटू। ये बहुत क्लियर हुआ। क्या ये मोशन वाला आइडिया दूसरे प्रपोजिशंस में भी होता है? बिल्कुल, यही लॉजिक ऑन पर भी लागू होता है। कोई चीज पहले से सतह पर है तो ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज गति करके सतह पर आई है तो ऑन टू या ऑन टू, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है। और थ्रू वर्सेस अक्रॉस, ये दोनों भी मोशन दिखाते हैं। हाँ, लेकिन अलग तरह का। थ्रू का मतलब है किसी 3D स्पेस के एक सिरे से घुसकर दूसरे से निकल जाना। जैसे इमेजिन अ टनल और फॉरेस्ट, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। अंदर से होकर गुजरना। करेक्ट। और अक्रॉस का मतलब है किसी 2D सरफेस के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, जैसे एक नदी या सड़क। अच्छा। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, बी केयरफुल व्हेन यू वॉक अक्रॉस द रोड। अंडरस्टूड। 3D इंक्लोजर के लिए थ्रू, 2D सरफेस के लिए अक्रॉस। Perfect. अब कुछ ऐसे जोड़ों को देखते हैं जो हमेशा परेशान करते हैं। सबसे पहला है बिटवीन वर्सेस अमंग। ये तो स्कूल से सबको परेशान कर रहा है। हाँ सर, दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग, यही रटा था। ये बेसिक रूल यही है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, ये दो लोग हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, यहाँ दो से ज्यादा हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन? हाँ। द अलायंस रूल। अगर दो से ज्यादा लोग या चीजें हैं पर उनके नाम मतलब प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं और उनके बीच कोई आपसी समझौता, मैच या संधि हो रही है, तो बिटवीन ही आएगा। अच्छा। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ टूर्नामेंट बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, यहाँ अमंग नहीं आएगा क्योंकि एक डिफाइंड ग्रुप है जिनके बीच रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। ये तो बिल्कुल नया है। मतलब अगर ग्रुप के मेंबर्स के नाम दिए हैं तो बिटवीन ही लगेगा, चाहे वो दो से ज्यादा हो। एग्जैक्टली। अगला जुड़ा बाय वर्सेस विद। कंफ्यूजन होता है किल्ड बाय स्टिक या विद स्टिक। हाँ, होता है। इसका रूल बहुत सिंपल है। बाय का इस्तेमाल काम करने वाले मतलब द डूअर और एजेंट, जो कि आमतौर पर लिविंग होता है, के लिए होता है। ओके, डूअर के लिए बाय। और विद का इस्तेमाल बेजान औजार, द नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट और टूल के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, द लेटर वाज रिटन बाय मी विद अ ब्लू पेन। मैं डूअर हूं तो बाय मी, पेन एक टूल है तो विद अ पेन। तो उस स्नेक वाले एग्जांपल में द स्नेक वाज किल्ड बाय द फार्मर विद अ स्टिक। Right. फार्मर इज द डूअर, बाय, स्टिक इज द टूल, विद। एब्सोल्युटली। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। हम कहते हैं राइट विद अ पेन, पर स्याही मतलब इंक के लिए क्या कहेंगे? राइट विद इंक या कुछ और? इंक तो टूल नहीं है, वो तो मटेरियल है, तो विद शायद ना लगे। राइट इन इंक। ब्रिलियंट, यही न्यूआंस है। औजार जैसे पेन पेंसिल, उसके लिए विद, राइट विद अ पेन। लेकिन मीडियम जैसे इंक या पेंसिल लीड, उसके लिए इन का इस्तेमाल होता है। अच्छा। द आंसर मस्ट बी रिटन इन इंक। ओके, टूल के लिए विद, मीडियम के लिए इन। नेक्स्ट, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। सिर्फ एक एस का फर्क है। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट सिंगर, ही इज आल्सो गुड एक्टर। मतलब वो एक अच्छा सिंगर होने के अलावा एक अच्छा एक्टर भी है। ये क्लियर है सर? एक और कंफ्यूजन है, वो पेड़ वाला ऑन द ट्री होगा या इन द ट्री? द ट्री ट्रैप। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर एक पक्षी डाली मतलब ब्रांच पर बैठा है तो वो ब्रांच के सर्फेस पर है, सो द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच या ऑन द ट्री। ओके, डाली पर ऑन। लेकिन अगर वो पक्षी पत्तों के झुंड के अंदर छिपकर बैठा है तो वो पत्तों के एनक्लोज्ड एरिया में है, तब होगा द बर्ड इज हाइडिंग इन द ट्री। अच्छा। और अगर कोई पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठा है तब तो अंडर द ट्री होगा। करेक्ट, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। पर एग्जाम में एक और ट्रैप आता है, ही सैट द शेड ऑफ द ट्री। यहाँ अंडर नहीं आएगा। नहीं। शेड एक 3D स्पेस नहीं है, ये एक एरिया है, एक इलाका है। उस इलाके के अंदर बैठने के लिए हम IN का इस्तेमाल करते हैं। ही सैट इन द शेड ऑफ द ट्री। ये सारे ट्रैप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉजिक हर जगह है, बस देखना पड़ता है। बिल्कुल। पर अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां लॉजिक हमेशा काम नहीं करता। मतलब कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं। इन्हें फिक्स्ड प्रेपोजिशन फैमिलीज कहते हैं। इन्हें कॉन्टेक्स्ट के साथ याद रखना पड़ता है। मतलब अब रट्टाफिकेशन जोन। रट्टा नहीं, एसोसिएशन जोन कह सकते हैं। लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। चलिए एक कहानी बनाते हैं डेथ फैमिली की। ओके। इमेजिन अ सोल्जर डाइज फॉर हिज कंट्री। मकसद के लिए। करेक्ट। ही माइट डाई इन अ बैटल। दुर्घटना में। If he gets a wound in the battle, he dies from that wound. बाहरी कारण। Yes, but back home, his old father who is ill might die of cancer. बीमारी से। Wow, for a cause in an accident, from a wound, of a disease. एक छोटी सी कहानी में 4 रूल्स याद हो गए। And what about died by? Died by का इस्तेमाल सुसाइड या वायलेंस के लिए होता है। He died by suicide or he died by the sword. ठीक है, ये फैमिली तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट, The angry family. आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं या किसी बात पर? दोनों पर हो सकते हैं। Exactly. किसी व्यक्ति से गुस्सा होने के लिए हम with का इस्तेमाल करते हैं। The teacher is angry with the students. Okay. और किसी बात, चीज या बर्ताव पर गुस्सा होने के लिए at का इस्तेमाल होता है। She is angry at their behavior. विद अ पर्सन एट अ थिंग। गॉट इट। Perfect. अब मटेरियल फैमिली, ये कुर्सी किस चीज से बनी है? लकड़ी से। तो the chair is made wood.
ऑफ या फ्रॉम? मेड ऑफ वुड। क्यों? क्योंकि कुर्सी में भी लकड़ी दिख रही है, उसका ओरिजिनल फॉर्म बदला नहीं है। एक्सीलेंट लॉजिक, यही रूल है। जब चीज का मूल रूप दिखे मतलब फिजिकल चेंज हो तो मेड ऑफ। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब बताइए दही किससे बनता है? दूध से। कर्ड इज मेड मिल्क। यहाँ तो दूध पूरी तरह बदलकर दही बन गया, उसका केमिकल फॉर्म चेंज हो गया, सो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। यू मास्टर्ड इट। अब फाइनल पार्ट, वो जगह जहां प्रीपोजिशन लगाना ही नहीं है, द ओमिशन जोन। ये तो सबसे जरूरी है, कहाँ नहीं लगाना है। गोल्डन रूल, कुछ वर्ड्स के बाद एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं लगता। मुझे याद है मैं जब सीख रहा था मैंने एक बार अपने प्रोफेसर को कह दिया आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। अच्छा। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि डिस्कस का मतलब ही है टॉक अबाउट, सो नो अबाउट आफ्टर डिस्कस। वो गलती मुझे आज तक याद है। पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखना बेस्ट होता है, तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा। और कौन से वर्ब्स हैं? ये लिस्ट याद रखिए, डिस्कस, डिस्क्राइब, अटैक, ऑर्डर, रिजेंबल, साइन। इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ओके। लेट्स डिस्कस द मैटर, प्लीज डिस्क्राइब द सिचुएशन। द आर्मी अटैक्ड द एनिमी, आई ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, शी रिजेंबल्स हर मदर, प्लीज साइन दिस डॉक्यूमेंट। इन सब में अबाउट, ऑन, फॉर, विद, ऑन नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन सर अटैक ऑन तो मैंने सुना है, द अटैक ऑन द सिटी। बहुत अच्छा पॉइंट। यहाँ एक ट्रैप है, जब अटैक एक वर्ब होता है तो प्रीपोजिशन नहीं लेता, दे अटैक द सिटी। लेकिन जब अटैक एक नाउन होता है तब ऑन लेता है, द अटैक ऑन द सिटी वाज ब्रूटल। यहाँ अटैक एक एक्शन का नाम है, एक नाउन है। वर्ब फॉर्म में नो प्रीपोजिशन, नाउन फॉर्म में ऑन। वेरी ट्रिकी। करें। ओके। पहला, देखिए कि वर्ब ओमिशन जोन वाला तो नहीं है, जैसे डिस्कस, ऑर्डर। दूसरा, देखें कि कहीं कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन तो नहीं है, जैसे एंग्री विद। ठीक है। तीसरा, मोशन वर्सेस रेस्ट का लॉजिक लगाएं, इन वर्सेस इनटू। और आखिर में इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब इन, ऑन, एट का लॉजिक लगाएं। रेडी फॉर स्मॉल टेस्ट? यस सर, ब्रिंग इट ऑन। फिल इन द ब्लैंक्स। ही डील्स शुगर एंड नोज हाउ टू डील एंग्री कस्टमर्स। व्यापार के लिए डील इन और किसी को हैंडल करने के लिए डील विद। सो ही डील्स इन शुगर एंड नोज हाउ टू डील विद एंग्री कस्टमर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, स्पॉट द एरर। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड शी डिड नॉट सक्सीड। डिस्पाइट ऑफ, कुछ गड़बड़ लग रहा है। डिस्पाइट का मतलब ही इन स्पाइट ऑफ होता है, तो शायद ऑफ एक्स्ट्रा है। करेक्ट सेंटेंस, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। परफेक्ट, यू फाउंड द ट्रैप। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता। लास्ट वन, आई प्रेफर क्रिकेट फुटबॉल देन फुटबॉल। नहीं, यही सबसे कॉमन गलती है। प्रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर इन लैटिन कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा टू आता है, थैन कभी नहीं। अच्छा। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, इसे नोट कर लीजिए। वाओ, प्रेफर टू। आज तो प्रीपोजिशंस का पूरा जीपीएस मैप ही मिल गया। थैंक यू सो मच सर, आज पहली बार ये टॉपिक इतना लॉजिकल और क्लियर लगा है। यू वेलकम, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑलवेज लुक फॉर द लॉजिक। अब जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ जी। ग्रामर के नियम सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये आपकी सोच को क्लियर करने का एक तरीका है। सोचिए, अगर आप कहते हैं ही इज ब्लाइंड इन हिज लेफ्ट आई और ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट्स, तो ब्लाइंड शब्द का मतलब वही है, पर प्रीपोजिशन बदलने से एक फिजिकल कंडीशन से एक इमोशनल स्टेट बन जाता है। हमारी भाषा कितनी पावरफुल है ना, इस पर सोचिए। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास एक लिसनर के भेजे हुए नोट्स का ढेर है। वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे हिस्सों को हाईलाइट किया है जहां अक्सर गलतियां होती हैं, जिन्हें हम ट्रैप्स या जाल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन मुश्किल नियमों को आसान बनाना और ये समझना कि ये गलतियां होती ही क्यों है। बिल्कुल, और ये नोट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये सीधे उन जगहों पर चोट करते हैं जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर कटते हैं। अच्छा। देखने में ये छोटे छोटे नियम लगते हैं लेकिन यही स्कोर में बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। सही। तो लिसनर के नोट्स के हिसाब से हम 3 हिस्सों में इस पर गौर करेंगे। ओके। पहले एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के कुछ आम लेकिन कंफ्यूजिंग नियम, फिर हम वर्ब के कुछ छुपे हुए जालों को समझेंगे, और तीसरा और आखिर में एक बहुत ही मजेदार गलती पर बात करेंगे जिसे डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं, जिसमें वाक्यों का मतलब ही बड़ा मजेदार हो जाता है। सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है, खासकर ये डैंगलिंग मॉडिफायर। पर चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जरूर। लिसनर ने सबसे पहले लेस और फ्यूअर के इस्तेमाल को हाईलाइट किया है। वाक्य है नो लेस देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट। उन्हें लगता है ये गलत है, पर क्यों ये क्लियर नहीं है। ये क्लासिक ट्रैप है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है, एक मेंटल मॉडल बना लेते हैं। ठीक है। दुनिया में चीजों को दो तरह से देखो, एक जिन्हें आप लाइन में खड़ा करके एक एक कर गिन सकते हैं, जैसे लड़के, किताबें, कुर्सियां। एग्जैक्टली ये है काउंटेबल नाउन्स। दूसरी वो चीजें हैं जो एक पदार्थ या कॉन्सेप्ट की तरह होती हैं, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं, जैसे पानी, चीनी, जानकारी। हाँ या पैसा। ये है अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है। काउंटेबल मतलब जिसे 1, 2, 3 करके गिन सकें, और अनकाउंटेबल मतलब जिसे माप सकें, जैसे 1 लीटर पानी, 1 किलो चीनी। एग्जैक्टली। अब नियम बहुत आसान हो जाता है, जो चीजें गिन सकते हो माने काउंटेबल उनके लिए फ्यूअर यूज करो, फ्यूअर। और जिनकी सिर्फ मात्रा मतलब क्वांटिटी बता सकते हो जो अनकाउंटेबल है उनके लिए लेस यूज करो। ठीक है। तो अब उस वाक्य को देखो, नो लेस देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट। यहाँ बॉयज को हम गिन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 50 लड़के गिने जा सकते हैं, तो ये काउंटेबल हुआ। तो इसका मतलब यहाँ लेस नहीं फ्यूअर आना चाहिए। बिल्कुल सही। सही होगा, नो फ्यूअर देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट। बिल्कुल सही, आपने लॉजिक पकड़ लिया। अब एक और उदाहरण देखो जो नोट्स में भी है, आई हैव लेस मनी देन यू। यहाँ मनी अनकाउंटेबल है, हम रुपीज या डॉलर्स गिनते हैं, मनी के कॉन्सेप्ट को नहीं। अच्छा। इसलिए लेस का प्रयोग यहाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन सर सुपरमार्केट में तो लिखा होता है 10 आइटम्स और लेस, जी जी। जबकि आइटम्स तो काउंटेबल है, तो क्या वो गलत लिखते हैं? क्या बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ग्रामर के हिसाब से हाँ वो गलत है। अच्छा। वहाँ 10 आइटम्स और फ्यूअर होना चाहिए, लेकिन बोलचाल की भाषा में लेस का इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि अब उसे कई लोग स्वीकार करने लगे हैं। ओह। पर याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको नंबर सख्त नियमों पर ही मिलेंगे, बोलचाल की भाषा पर नहीं। समझ गई, एग्जाम के लिए नियम ही सब कुछ है। बिल्कुल। नोट्स में अगला कंफ्यूजन है लिटिल और फ्यू को लेकर। ये तो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, खासकर जब इनके आगे अ लग जाता है। हाँ, यहाँ अ का आर्टिकल ही सारा खेल बदल देता है। कैसे? पहले तो याद रखो कि फ्यू भी काउंटेबल के लिए है और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, बिल्कुल फ्यूअर और लेस की तरह। ठीक है। अब अ के असर को एक ग्लास के उदाहरण से समझते हैं। ओके। अगर मैं कहूँ आई हैव लिटिल मनी तो इसका मतलब है मेरे पास न के बराबर पैसे हैं। ग्लास बिल्कुल खाली है। हाँ, एक नेगेटिव एहसास देता है, मतलब ऑलमोस्ट नन। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव अ लिटिल मनी तो इसका मतलब है मेरे पास थोड़े पैसे हैं, काम चल जाएगा, मतलब ग्लास थोड़ा भरा हुआ है। बिल्कुल। ये एक पॉजिटिव एहसास देता है, मतलब सम बट नॉट मच। ओह, तो अ लगाने से मतलब नहीं से हाँ थोड़ा है हो जाता है। तो इसी लॉजिक से फ्यू और अ फ्यू भी काम करेगा। बिल्कुल। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्त न के बराबर हैं, बेचारा अकेला है। नेगेटिव बात। और ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब उसके थोड़े दोस्त हैं, काम चल जाता है। पॉजिटिव बात। हाँ, और एक तीसरा भी होता है द के साथ, द लिटिल मनी आई हैड आई स्पेंट इट। मतलब जो थोड़े से पैसे मेरे पास थे वो सारे मैंने खर्च कर दिया। अच्छा, द का मतलब होता है जो भी था वो सबका सब। करेक्ट, ये तो बहुत क्लियर हो गया। इसी से जुड़ी एक मशहूर कहावत है, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नोट्स में इस पर भी सवाल है, यहाँ क्या आएगा, लिटिल या अ लिटिल? चलो लॉजिक लगाते हैं। हाँ। अगर नॉलेज लिटिल है यानी न के बराबर है तो वो खतरनाक कैसे हुई? जब आपको कुछ पता ही नहीं तो आप कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। सही बात है। खतरा तब होता है जब आपको अ लिटिल यानी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। हाँ। उस आधे अधूरे ज्ञान से आत्मविश्वास बहुत ज्यादा आ जाता है और इंसान गलतियां कर बैठता है। ओह। तो सही कहावत है, हाँ। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतराए जान। वाह, अब ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब आगे कुछ कंफ्यूज करने वाले जोड़ों पर आते हैं, जैसे फार्दर और फर्दर। इनमें क्या फर्क है? फार्दर में फार शब्द छुपा है। अच्छा, फार। तो फार्दर का इस्तेमाल हमेशा फिजिकल दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंस के लिए होता है, जैसे मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली फ्रॉम हियर। ठीक है। इसके उलट फर्दर का मतलब होता है और अतिरिक्त या अगला, जैसे आई नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे और जानकारी चाहिए। ये तो आसान ट्रिक है, फार फॉर डिस्टेंस। अगला जोड़ा है लेटर और लैटर, बस एक टी का फर्क है। हाँ, और मतलब बिल्कुल अलग है।
लेटर समय से जुड़ा है, इसका मतलब है बाद में। आई विल कॉल यू लेटर। बिल्कुल। जबकि लैटर पोजीशन या क्रम से जुड़ा है, इसका मतलब है बाद वाला, जब दो चीजों की बात हो रही हो। जैसे बिटवीन टी एंड कॉफी आई प्रेफर द लैटर। यहाँ लैटर का मतलब है कॉफी, क्योंकि वो लिस्ट में बाद में आई। ठीक है, लेटर फॉर टाइम, लैटर फॉर पोजीशन। और आखिरी जोड़ा है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट का मतलब है दूरी में सबसे पास, वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। और नेक्स्ट का मतलब है क्रम में अगला, हु इज द नेक्स्ट पेशेंट। आप ये नहीं पूछ सकते कि हु इज द नियरेस्ट पेशेंट। क्यों? उसका मतलब हो जाएगा कि जो मरीज आपके सबसे करीब बैठा है वो कौन है। हाँ, मतलब बदल जाएगा। ये छोटे छोटे फर्क बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नोट्स में एक और बहुत जरूरी नियम दिया है लैटिन एडजेक्टिव के बारे में, जिनके आखिर में IOR आता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर। यहाँ क्या ट्रैप है? ट्रैप ये है कि तुलना करने के लिए हमारा दिमाग तुरंत दैन शब्द का इस्तेमाल करता है, जैसे टॉलर दैन, स्मार्टर दैन। हाँ, नेचुरली। लेकिन जिन एडजेक्टिव्स के अंत में IOR आता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये सीधी लैटिन भाषा से आए हैं और अपने साथ अपना नियम लेकर आए हैं। अच्छा। इनके साथ दैन नहीं बल्कि टू लगता है। ये एक तरह से भाषा के अंदर छिपा हुआ एक ऐतिहासिक नियम है। अच्छा, तो ये शब्द इंग्लिश के होकर भी अपने पुराने लैटिन नियम मानते हैं। हाँ, कुछ हद तक। तो ही इज सीनियर दैन मी गलत हुआ, सही होगा ही इज सीनियर टू मी। परफेक्ट, यही लॉजिक है। इसी तरह प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी टू ही लगता है, जैसे आई प्रेफर कॉफी टू टी। एकदम सही। ये वो गलतियां हैं जो परीक्षक ढूंढ रहे होते हैं। चलिए अब एडजेक्टिव से आगे बढ़कर वर्ब के कुछ ऐसे ही जालों को देखते हैं। हाँ, लिसनर के नोट्स का दूसरा हिस्सा वर्ब्स के बारे में ही है। पहला ही नियम है पोजेसिव प्लस जिरांड। जिरांड क्या होता है, पहले ये थोड़ा आसान भाषा में समझा दीजिए। जरूर। सोचिए, वर्ब स्विम एक एक्शन है ना? हाँ, पर अगर मैं कहूँ स्विमिंग इज माय हॉबी, तो यहाँ स्विमिंग एक एक्शन नहीं बल्कि एक चीज का नाम बन गया है, एक हॉबी का नाम। अच्छा। इसी को जिरांड कहते हैं, जब हम किसी वर्ब में ING लगाकर उसे एक नाउन या नाम बना देते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग। ओके, तो जब कोई एक्शन एक आइडिया या चीज बन जाए, ठीक है, तो नियम क्या है? नियम यह है कि जिरांड से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना चाहिए, माय, योर, हिज, हर, देयर। ऐसा क्यों? लॉजिक ये है कि आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि उसके काम के बारे में बात कर रहे हैं। वो काम उस व्यक्ति का है, वो उसे पोजेस करता है। जैसे नोट्स में उदाहरण है, आई डोंट लाइक हिम टॉकिंग सो लाउडली। ये वाक्य ग्रामेटिकली गलत है। क्यों? आपको उस व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, आपको उसके जोर से बात करने के तरीके से दिक्कत है। तो सही वाक्य होगा, आई डोंट लाइक हिज टॉकिंग सो लाउडली। लेकिन सर, बोलचाल में तो सब हिम टॉकिंग ही बोलते हैं, क्या ये भी सिर्फ लिखने का नियम है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये औपचारिक लेखन मतलब फॉर्मल राइटिंग और परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी नियम है। स्पोकन इंग्लिश ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। अब आप एक वाक्य ठीक कीजिए, देयर इज नो चांस ऑफ मी विनिंग। यहाँ विनिंग एक जेरेंड है, तो मेरे जीतने का चांस नहीं है, तो मी विनिंग नहीं, माई विनिंग होना चाहिए। हाँ। देयर इज नो चांस ऑफ माई विनिंग। एकदम सही, बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे टू गो, टू ईट। पर कुछ बॉस वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू को बर्दाश्त नहीं करते, उसे हटा देते हैं। बॉस वर्ब्स, ये कौन है? हाँ, ये वो वर्ब्स हैं जो किसी से कुछ करवाते हैं या किसी चीज को होते हुए देखते सुनते हैं। अच्छा। जैसे मेक, लेट, बिड, सी, हियर, वॉच, फील, हेल्प। इनके बाद जब कोई दूसरा वर्ब आता है तो उसके आगे टू नहीं लगता। एक उदाहरण दीजिए। जैसे द टीचर मेड द स्टूडेंट राइट द एसे। यहाँ टू राइट नहीं होगा, टू हट गया। अच्छा, लेकिन नोट्स में एक चेतावनी भी दी है कि पैसिव वॉइस में ये नियम बदल जाता है। ये क्या चक्कर है? यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। ये नियम सिर्फ एक्टिव वॉइस में लागू होता है। एक्टिव वॉइस में? हाँ, जहाँ सब्जेक्ट सीधा काम करता है, जैसे ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। यहाँ मेड के बाद लाफ आया, टू लाफ नहीं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, जहाँ सब्जेक्ट पर काम होता है, तो टू वापस आ जाता है। अच्छा। आई वॉज मेड टू लाफ बाय हिम, मुझे उसके द्वारा हंसाया गया। यहाँ एक्शन का डायरेक्ट लिंक टूट जाता है, इसलिए टू को वापस आना पड़ता है। ये परीक्षकों का पसंदीदा सवाल है। अरे वाह, मतलब एक्टिव में टू नहीं, पैसिव में टू लगेगा, खासकर मेक के साथ। ये तो सच में ट्रैप है। बिल्कुल। अब तीसरा नियम देखते हैं, जो पिछले नियम का ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ, कुछ ऐसे वाक्यांश मतलब फ्रेजेस हैं जहां टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म नहीं बल्कि जेरेंड यानी ING फॉर्म आती है। ये तो और कंफ्यूजिंग है। हम तो हमेशा पढ़ते हैं कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आमतौर पर हाँ, लेकिन इन खास वाक्यांशों में टू एक प्रेपोजिशन का काम करता है, इन्फिनिटिव का नहीं। मतलब? जैसे ऑन, इन, एट के बाद ING फॉर्म आती है, ऑन गोइंग, इन डूइंग। वैसे ही इन फ्रेजेस में टू के बाद ING फॉर्म आती है। ये लिस्ट नोट्स में दी है और इसे याद करना बहुत जरूरी है। कौन सी लिस्ट? लुकिंग फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, विद अ व्यू टू, डिवोटेड टू, ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इन फ्रेजेस में टू का मतलब की ओर या के लिए जैसा कुछ होता है? बिल्कुल, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं आपसे मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ टू सी गलत होगा। ओके। एक और उदाहरण, ही वेंट देयर विद अ व्यू टू बाइंग लैंड, वो वहां जमीन खरीदने के इरादे से गया। यहाँ भी टू बाय नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये फ्रेजेस दिखें तो टू के बाद वर्ब में ING लगाना है। ये लिस्ट सच में याद करनी पड़ेगी। हाँ। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे मजेदार नियम पर, डैंगलिंग मॉडिफायर। हाँ, ये मेरा भी पसंदीदा है क्योंकि इससे बहुत मजेदार गलतफहमियां पैदा होती हैं। कैसे? नियम बहुत सीधा है। अगर कोई वाक्य ING वाले शब्द या किसी फ्रेज से शुरू होता है तो कॉमा के ठीक बाद जो सब्जेक्ट आता है वो उसी काम को करने वाला होना चाहिए। समझी नहीं, एक उदाहरण दीजिए। नोट्स वाला क्लासिक उदाहरण लेते हैं, वॉकिंग डाउन द रोड अ स्नेक बिट हिम। ठीक है। अब इस वाक्य का ग्रामर के हिसाब से मतलब निकालो। वॉकिंग डाउन द रोड मतलब सड़क पर चलते हुए, कॉमा के बाद सब्जेक्ट कौन है? कॉमा के बाद ए स्नेक है, तो इसका मतलब हुआ कि सांप सड़क पर चल रहा था और उसने उसे काट लिया। ये तो बहुत ही अजीब है, सांप टहल रहा था। बिल्कुल, यही है डैंगलिंग मॉडिफायर। यहाँ वॉकिंग का एक्शन स्नेक पर लटक रहा है जबकि चलना तो हिम को चाहिए था। तो इसे ठीक कैसे करें? इसे ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला, सब्जेक्ट को सही जगह पर लाओ। वॉकिंग डाउन द रोड ही वाज बिटन बाय अ स्नेक। अब कॉमा के बाद ही है और वही चल रहा है। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है कि शुरू के हिस्से को एक पूरा क्लोज बना दो, उसे अधूरा मत छोड़ो। जैसे व्हाइल ही वाज वॉकिंग डाउन द रोड अ स्नेक बिट हिम। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, हमेशा कॉमा के बाद वाले सब्जेक्ट को चेक करो कि क्या वो शुरुआती एक्शन कर रहा है। ठीक है। मैं एक और मजेदार उदाहरण देता हूँ, कवर्ड इन चीज एंड सॉस द फैमिली एंजॉयड द पिज्जा। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा परिवार चीज और सॉस में नहाया हुआ था और पिज्जा खा रहा था। हाँ, बिल्कुल सही होगा, द फैमिली एंजॉयड द पिज्जा व्हिच वाज कवर्ड इन चीज एंड सॉस। एग्जैक्टली। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। नहीं सर, अब तो बिल्कुल नहीं। चलो, अब लिसनर्स के नोट से कुछ आखिरी सवाल उठाते हैं, एक छोटे से टेस्ट की तरह। ओके, मैं तैयार हूँ। मैं वाक्य बोलूंगा, अब गलती ढूंढना। पहला है, ही हैज लेस फ्रेंड्स देन मी। फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो लेस नहीं फ्यूअर आएगा। ही हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन मी। शानदार। दूसरा, आई कैन नॉट टॉलरेट हिम कमिंग लेट डेली। ये जेरेंड वाला नियम है, उसके आने से दिक्कत है, तो हिम की जगह पोजेसिव हिज आएगा। आई कैन नॉट टॉलरेट हिज कमिंग लेट डेली। बहुत अच्छे। तीसरा, एक खाली जगह भरो, ही डिड नथिंग एल्स देन खाली जगह ट्राई। ये थोड़ा मुश्किल है सर, मुझे लग रहा है टू क्राई होना चाहिए। ये एक छोटा सा नियम है, थैन या बट के बाद अक्सर बेयर इन्फिनिटिव आता है, यानी बिना टू के वर्ब। ओह, तो सही जवाब होगा ट्राई। ही डिड नथिंग एल्स देन ट्राई। ओके, क्राई, ये नया था, मैं इसे याद रखूंगी। जरूर। आखिरी सवाल, वी शुड हेल्प द पुअर्स। इसमें क्या गलती है? द पुअर्स, इसमें पुअर्स क्यों नहीं होगा? जब हम किसी एडजेक्टिव जैसे पुअर, रिच, ब्लाइंड, डेफ के आगे दी लगा देते हैं तो वो उस पूरी जाति या वर्ग को बताने वाला एक प्लूरल नाउन बन जाता है। अच्छा। उसमें अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं होती।
द पुअर का मतलब ये है सारे गरीब लोग। तो सही वाक्य है, वी शुड हेल्प द पुअर। बिल्कुल। अच्छा, मतलब द रिच का मतलब सारे अमीर लोग और द ब्लाइंड का मतलब सारे अंधे लोग। ठीक है, समझ गई। बहुत अच्छा प्रयास। आज हमने लिसनर के नोट्स की मदद से एडजेक्टिव्स, वर्ब ट्रैप्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स के कुछ बहुत जरूरी नियमों को गहराई से समझा। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सर। पूछिए। हम जो बोलचाल की अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो सुपरमार्केट वाला 10 आइटम्स और लेस, वो हमारे लिखने की ग्रामर को कितना प्रभावित करती है, और क्या हमें इन दोनों को हमेशा अलग अलग ही देखना चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। क्या भाषा को नियमों से चलना चाहिए या लोगों के इस्तेमाल से? क्या जो ज्यादा लोग बोलते हैं वही सही हो जाता है, या फिर परीक्षाओं और औपचारिक लेखन के लिए एक स्टैंडर्ड हमेशा जरूरी है? इस पर विचार जरूर करना। अगली बार फिर मिलेंगे। सर, पिछली बार एक्टिव पैसिव वॉइस की हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी, और सच कहूं तो टेंस वाले रूल्स में मैं अभी भी थोड़ा अटकती हूं, खासकर वो हैज, हैव, हैड के साथ बीन, बीइंग, बी कब लगाना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, और ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। स्वागत है आपका। आज हमारा मिशन यही है कि एक्टिव पैसिव वॉइस के इस कोड को पूरी तरह से क्रैक कर दें। हम सिर्फ रूल्स नहीं रटेंगे, बल्कि उनके पीछे का पैटर्न समझेंगे। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एलिमिनेशन मेथड से आप सेकंडों में जवाब ढूंढ लेंगे। यही चाहिए सर, एलिमिनेशन मेथड सीखना है ताकि टाइम बचे। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत करते हैं। एक्टिव से पैसिव में जाने के वो 3 गोल्डन स्टेप्स याद है? हाँ, पहला तो था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। बिल्कुल। और दूसरा था हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लगानी है। उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ। हाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, और तीसरा सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना देना है। फैंटास्टिक। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट विद बाय। यही फाउंडेशन है। अब आते हैं टेंस वाले हिस्से पर, जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। हम एक एक टेंस को देखेंगे और उसका पैटर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव में V1 या V1 प्लस S होता है, जैसे राइट्स या सिंग। पैसिव में हम इज एम आर के साथ V3 लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ ब्लॉग। ओके, अ ब्लॉग हमारा नया सब्जेक्ट है, तो ये होगा अ ब्लॉग इज रिटन बाय हिम। परफेक्ट। अब आपकी बारी। सेंटेंस है शी सिंग्स सॉन्ग्स। ओके, नया सब्जेक्ट है सॉन्ग्स, जो प्लूरल है, तो सॉन्ग्स इज संग बाय हर। अरे नहीं, मैं फिर वही गलती कर रही हूँ। ध्यान से। सॉन्ग्स प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, मतलब सॉन्ग्स आर संग बाय हर। एग्जैक्टली, यही ट्रैप है। स्टूडेंट जल्दी में नए सब्जेक्ट को देखना भूल जाता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हमेशा ध्यान रखना है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। एक्सीलेंट करेक्शन। प्यू, बाल बाल बची। सॉन्ग्स आर संग बाय हर। ठीक है, अब क्लियर है। गुड। अब इसी पैटर्न को पास्ट में ले जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। एक्टिव में V2 होता है, जैसे रोट। पैसिव में was वर्ब के साथ V3 आ जाएगा। ही रोट अ ब्लॉग बन जाएगा अ ब्लॉग वाज रिटन बाय हिम। ठीक है, V1 की V1 प्लस SES की जगह इज एम आर है, और V2 की जगह was were। पैटर्न समझ आ रहा है? बिल्कुल। अब फ्यूचर देखते हैं। सिंपल फ्यूचर। एक्टिव में विल शैल प्लस V1 होता है, जैसे विल राइट। इसके पैसिव में विल शैल के साथ बी और फिर V3 लगता है, तो ही विल राइट अ ब्लॉग का पैसिव होगा अ ब्लॉग विल बी रिटन बाय हिम। सर, यहाँ बी क्यों लगाया, सीधा विल रिटन क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, विल एक बॉस की तरह है जो कहता है कि मेरे बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यानी V1 ही आएगी, जैसे गो, ईट, प्ले। लेकिन पैसिव वॉइस का रूल है कि उसे V3 चाहिए, यानी रिटन। अच्छा, तो विल रिटन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। यहाँ बी एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो खुद V1 है, तो विल की कंडीशन पूरी हो जाती है, और उसके बाद हम आराम से V3 रिटन लगा सकते हैं। वाओ, ये बॉस वाला एग्जांपल बढ़िया था। तो बी एक तरह का हेल्पर है जो विल और V3 की दोस्ती करवाता है। ओके, विल बी रिटन। एग्जैक्टली। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस पर। यहाँ एक कीवर्ड है बीइंग। जहां भी एक्टिव सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म दिखे, समझ जाइए पैसिव में बीइंग आएगा ही आएगा। ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज राइटिंग है, तो पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा, जैसे शी इज प्लकिंग द फ्लावर्स। ओके, आईएनजी देखा, मतलब बीइंग लगाना है, तो द फ्लावर्स प्लूरल है, द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय हर। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में was were प्लस ing होता है, तो पैसिव में was were प्लस being प्लस V3 हो जाएगा। ही was writing a blog बन जाएगा। सिंपल, अ ब्लॉग वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ब्रिलियंट। देखा, पैटर्न पकड़ में आ रहा है। ing के लिए being। अब परफेक्ट टेंसेस पर चलते हैं। यहाँ कीवर्ड है बीन। जहां भी एक्टिव में हैज, हैव या हैड दिखे, पैसिव में बीन लगा दो। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव होता है हैज, हैव प्लस V3। पैसिव में हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। ही हैज रिटन अ ब्लॉग बन जाता है। अ ब्लॉग हैज बीन रिटन बाय हिम, हैज के साथ बीन लग गया। करेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है, तो पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, दे हैड ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी। ये होगा द मूवी हैड ऑलरेडी बीन वॉच्ड बाय देम। परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव में विल शैल प्लस हैव प्लस V3, पैसिव में लॉजिक तो सेम ही लगता है। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। ही विल हैव रिटन अ ब्लॉग का होगा अ ब्लॉग विल हैव बीन रिटन बाय हिम। यू क्रैक द कोड। तो टेंस के लिए 3 कीवर्ड्स हैं। आईएनजी के लिए बीइंग, हैज हैड के लिए बीइंग, और विल शैल कैन मस्ट जैसे मॉडल्स के लिए बी। सिंपल। ये तो बहुत आसान हो गया, मतलब सारे टेंस रूल्स रटने की जरूरत ही नहीं, बस ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं, बी, बीइंग, बीन। प्रिसाइसली, यही एलिमिनेशन ट्रिक है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। एग्जाम्स में अक्सर इनका क्वेश्चन देकर नो चेंज रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, मतलब ही हैज बीन राइटिंग अ ब्लॉग का पैसिव नहीं बनेगा। नेवर। चलिए, टेंसेस का फाउंडेशन तो मजबूत हो गया, पर एग्जाम्स में आधे सवाल स्टेटमेंट्स नहीं, क्वेश्चंस होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। यहाँ गोल्डन रूल है, अ क्वेश्चन मस्ट रिमेन अ क्वेश्चन। पैसिव बनाते समय सवाल को जवाब नहीं बना देना है। हाँ सर, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देती हूँ, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा देती हूँ। यही कॉमन मिस्टेक है। देखिए, यस नो क्वेश्चंस जो डू, डज, डिड, हैव जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जैसे डू यू ट्रस्ट हिम। यहाँ डू बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो पैसिव इज, एम या आर से शुरू होगा। ओह, तो सब्जेक्ट हिम है जो ही बन जाएगा, तो इज ही ट्रस्टेड बाय यू। एग्जैक्टली। आपने हेल्पिंग वर्ब इज को शुरू में रखा, क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रहने दिया। परफेक्ट। इसी तरह डिड ही राइट अ बुक, यहाँ डिड बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट है, तो पैसिव किससे शुरू होगा? वॉज या वर्स से। अ बुक सिंगुलर है, तो वॉज अ बुक रिटन बाय हिम। ब्रिलियंट। अब आते हैं WH क्वेश्चंस पर, जो हु, हुम, व्हाई से शुरू होते हैं। यहाँ एक सिंपल स्वैप का रूल है। रूल 1, हु बन जाता है बाय हुम, जैसे हु ब्रोक दिस मग। हु का बाय हुम, ओके। टेंस है सिंपल पास्ट, बाय हुम वाज दिस मग ब्रोकन। ये सुनने में थोड़ा फॉर्मल लगता है। सही, बिल्कुल। मॉडर्न इंग्लिश में लोग प्रपोजिशन को एंड में लगाना पसंद करते हैं, तो हु वाज दिस मग ब्रोकन बाय भी सही है। एग्जाम्स में दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं। अब रूल 2, हुम बन जाता है हु। हुम डू यू लाइक मोस्ट का पैसिव होगा हु का बाय हुम और हुम का हु, ओके। हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। परफेक्ट। और सबसे आसान रूल 3, बाकी WH वर्ड्स जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ वो बदलते ही नहीं है। व्हाई डिड यू पनिश हिम का पैसिव होगा व्हाई, तो व्हाई रहेगा। व्हाई वाज ही पनिश्ड बाय यू। एक्सीलेंट। अब स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस के बाद आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर, यानी ऑर्डर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सलाह वाले वाक्य। यहाँ पैसिव वॉइस बनाना सिर्फ ग्रामर का रूल नहीं है, ये सेंटेंस के टोन को बदलने का तरीका है। टोन को बदलना मतलब पैसिव स्ट्रक्चर ये तय करेगा कि आपकी बात एक ऑर्डर की तरह लग रही है या एक सलाह की तरह। देखिए, अगर कमांड है और उसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो हम लेट का यूज करते हैं। फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3।
जैसे ओपन द गेट। ये होगा लेट द गेट बी ओपन्ड। ये तो सीधा साधा है। बिल्कुल। अब सिनारियो बी देखिए, एडवाइस या मोरल ड्यूटी, जैसे हेल्प द पुअर। यहाँ हम लेट यूज नहीं करेंगे, शुड करेंगे। फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। पैसिव होगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। सर इसमें लेट द पुअर बी हेल्प क्यों नहीं बोल सकते? सुनने में तो वो भी ठीक लग रहा है। ग्रेट क्वेश्चन। यही टोन का डिफरेंस आता है। जब आप कहते हैं लेट द गेट बी ओपन्ड, ये एक डायरेक्ट इम्पर्सनल ऑर्डर है, लेकिन हेल्प द पुअर कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक मॉरल सलाह है, एक ड्यूटी है। शुड का इस्तेमाल उस सलाह वाले भाव को बनाए रखता है। लेट से वो एक ऑर्डर जैसा लगेगा जो यहाँ सही नहीं है। अच्छा, तो लेट है बॉस का ऑर्डर और शुड है एक अच्छे दोस्त की सलाह। अब डिफरेंस क्लियर हुआ। परफेक्ट एनालॉजी। अब सिनारियो सी, ऐसा कमांड या रिक्वेस्ट जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जैसे गो अवे। यहाँ व्हाट का जवाब नहीं है, ऐसे में हम यू आर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और सेंटेंस के भाव को एक्सप्लिसिटली बता देते हैं। गो अवे बन जाएगा यू आर ऑर्डर टू गो अवे। ओके, प्लीज सिट डाउन का होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। प्रिसाइसली। और अगर नेगेटिव हो, जैसे डोंट टच दिस, तो इसका पैसिव होगा यू आर फॉरबिडन टू टच दिस। एक बात नोट कीजिए, फॉरबिडन के साथ नॉट नहीं लगता, क्योंकि फॉरबिडन खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। राइट। फॉरबिडन मतलब मना किया गया है। डबल नेगेटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब हम उस सेक्शन पे आ रहे हैं जो एग्जाम्स में स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है। इसे मैं कहता हूँ वो वर्ब्स जिन्हें बाय से एलर्जी है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस वाले वर्ब्स हैं। ये बहुत स्टबर्न होते हैं, बाय को रिजेक्ट करके अपनी फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही लेते हैं। अच्छा, मतलब इनके साथ बाय लगाना एक कॉमन एरर होगा। दी मोस्ट कॉमन एरर। फॉर इंस्टेंस मेंटल स्टेट वाले वर्ब्स जैसे नोन, ऑब्लाइज्ड, इनके साथ हमेशा टू लगता है। ही इज नोन टू मी, नॉट बाय मी। नोन टू मी, ठीक है, ये तो याद रहेगा। सरप्राइज या शॉक वाले वर्ब्स, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, इनके साथ एट लगता है। आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। राइट। सरप्राइज्ड एट समथिंग। मूड या फीलिंग वाले वर्ब्स, प्लीज्ड, सैटिस्फाइड, फिल्ड, इनके साथ विद लगता है। द जग इज फिल्ड विद मिल्क। एंड इंक्लूजन यानी किसी चीज के अंदर होना, कंटेन्ड, इंटरेस्टेड, इनके साथ इन लगता है। दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी सीक्रेट्स बन जाएगा मेनी सीक्रेट्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ओके, अनॉयंस यानी गुस्सा। इसमें दो केस बताए थे आपने, इंसान से और उसकी हरकत से। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पर्सन से अनॉयड हैं तो विद लगेगा, आई वाज अनॉयड विद हिम। और अगर उसकी किसी थिंग या बिहेवियर से अनॉयड हैं तो एट लगेगा, आई वाज अनॉयड एट हिज बिहेवियर। मतलब पर्सन के लिए विद और एक्शन थिंग के लिए एट। क्लियर है सर, ये लिस्ट तो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब हम फाइनल राउंड में हैं। ये हैं रैंकर्स कॉर्नर के कॉन्सेप्ट्स। ये वो सवाल हैं जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का फर्क तय करते हैं। ओके, आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। फर्स्ट, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एग्जांपल, शी ऑफर्ड मी अ चेयर, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन और अ चेयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग। इसके दो पैसिव बन सकते हैं। दो पैसिव कैसे? ऑप्शन ए, पर्सन से शुरू करके जो ज्यादा प्रेफर्ड है, आई वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय हर। ऑप्शन बी, थिंग से शुरू करके अ चेयर वाज ऑफर्ड टू मी बाय हर। दोनों ठीक है, पर एग्जाम्स में पर्सन से शुरू होने वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट माना जाता है। ओके, स्टार्ट विद द पर्सन इफ पॉसिबल। गॉट इट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, प्रीपोजिशनल वर्ब्स या फ्रेजल वर्ब्स, जैसे रन ओवर, लुक आफ्टर। इन वर्ब्स के साथ लगी प्रीपोजिशंस उनका हिस्सा होती है, उसे हटा नहीं सकते। द ट्रक रन ओवर द डॉग, पैसिव होगा द डॉग वाज रन ओवर बाय द ट्रक। ओवर वहीं रहेगा, बाय अलग से लगेगा। राइट, रन ओवर एक यूनिट है, उसे ब्रेक नहीं करना है। एग्जैक्टली। थर्ड, अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3। तो पैसिव होगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ये थोड़ा ट्रिकी है। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। फोर्थ, कॉजेटिव वर्ब्स, जैसे मेक, एक्टिव वॉइस में इनके साथ टू नहीं लगता पर पैसिव में लग जाता है, जैसे ही मेड मी क्राई। यहाँ टू क्राई नहीं है, पर इसका पैसिव होगा आई वाज मेड टू क्राई बाय हिम। ये टू अचानक से आ जाता है। ओह, पैसिव में टू पैदा हो जाता है। दिस इज अ वेरी सटल रूल। इट इज। फिफ्थ, वर्ब्स ऑफ ओपिनियन, जब हम कहते हैं पीपल से या दे बिलीव, इसके दो तरह से पैसिव बनते हैं। पीपल से दैट ही इज अ स्पाई। मेथड 1 है इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई, और मेथड 2 जो ज्यादा एलिगेंट है, ही इज सेड टू बी अ स्पाई। ही इज सेड टू बी अ स्पाई। ये ज्यादा कॉमन लगता है न्यूज़ रिपोर्ट्स में। यू राइट। एंड फाइनली, क्वाजी पैसिव वर्ब्स, ये टेस्ट, स्मेल, फील जैसे वर्ब्स होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं पर पैसिव मीनिंग देते हैं। क्वाइनाइन टेस्ट्स बिटर, इसका पैसिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस इट इज प्लस V3। तो ये बनेगा क्वाइनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। वाओ, सो ये एडवांस रूल्स तो सच में रैंक डिसाइडर्स है, स्पेशली ये पॉजिटिव वर्ब वाला और क्वाजी पैसिव वाला। बिल्कुल। अब जब हमने सब कुछ कवर कर लिया है, एक क्विक टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। यस सर, लेट्स डू इट। ओके, क्वेश्चन 1, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर? हु है तो बाय हुम आएगा, आस्क्ड पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट यू बनेगा तो वर्ड आएगा। बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर? एब्सोल्युटली करेक्ट, रीजनिंग भी परफेक्ट। क्वेश्चन 2, ध्यान से, इसमें एक ट्रैप है। द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड। ओके, लुकिंग एट फ्रेजिव वर्ब है तो एट को नहीं छोड़ना है। आर लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो बीइंग आएगा। द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग लुक्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। ब्रिलियंट, आपने ट्रैप को पहचान लिया। मोस्ट स्टूडेंट्स एट को भूल जाते हैं। क्वेश्चन 3, थोड़ा डिफिकल्ट, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। ये एडवांस्ड इंफिनिटिव जैसा है, women like to be flattered by men। फैंटास्टिक, एग्जैक्टली राइट। लास्ट क्वेश्चन, इसमें दो एक्शंस हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू जेल। दो एक्शंस, अरेस्टेड एंड सेंट, मतलब दोनों का पैसिव बनेगा। द थीफ वाज अरेस्टेड एंड वाज सेंट टू जेल, पूरा होगा द थीफ वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल बाय द पुलिस। परफेक्ट, आपने सारे जवाब बिल्कुल सही दिए। एक्सीलेंट वर्क। अब लग रहा है कि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। थैंक यू सो मच सर। अब टेंस के पैटर्न से लेकर एडवांस रूल्स तक सब कुछ कनेक्टेड लग रहा है। वो बॉस वाला एग्जांपल और बाय से एलर्जी वाला फ्रेज अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। माय प्लेजर। तो आज हमने टेंसेस के बी, बीइंग, बीन पैटर्न से शुरू करके इंटरोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस के टोन को समझा और फिर फिक्स प्रीपोजिशंस और रैंक डिसाइडिंग एडवांस रूल्स को डिटेल में कवर किया है। यस सर, अ कंप्लीट मास्टर क्लास। एक आखिरी बात, अब जब एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स इतने क्लियर हैं तो अगली बार जब कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल या ऑफिशियल नोटिस पढ़ने में आए तो ये देखने की कोशिश करना इंटरेस्टिंग होगा कि राइटर ने पैसिव वॉइस का यूज कब और क्यों किया है। अक्सर इसका इस्तेमाल तब होता है जब क्या हुआ, यानी द एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि किसने किया, यानी द डूअर। इससे एक अथॉरिटी या ऑब्जेक्टिविटी का टोन आता है। इस पर सोचना काफी दिलचस्प रहेगा। एक सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। बताइए। जैसे अगर कोई कहे आई विल कम टुमारो, हाँ। और मुझे ये बात किसी और को बतानी हो, तो हिंदी में तो बहुत आसान है। हाँ, सीधा सीधा मैं कह दूंगा कि उसने कहा कि वो कल आएगा, हाँ। पर इंग्लिश में वो पूरा बदल जाता है। ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। हाँ। ये विल का वुड क्यों हो गया, हाँ। और टुमारो अचानक द नेक्स्ट डे कैसे बन गया? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये उलझन यकीन मानिए लगभग हर किसी को होती है जो इंग्लिश सीख रहा है। अच्छा। जी, इसी जादू को या कहिए इस सिस्टम को इंग्लिश ग्रामर में नैरेशन कहते हैं या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नैरेशन। और ये सिर्फ एग्जाम के नियम नहीं है, ये हमारी रोज की बातचीत को ज्यादा साफ और लॉजिकल बनाते हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ। मतलब इसके सारे राज खोलेंगे। बिल्कुल, आज हम नरेशन की नींव को समझेंगे, इसके 5 स्तंभ या 5 पिलर्स को। 5 स्तंभ। हाँ, हम एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे और इसे मजेदार बनाने के लिए हम एक ही
सेंटेंस लेंगे और उसे इन 5 स्तंभों से गुजारकर बदलते हुए देखेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक ही सेंटेंस पर सारे नियम। इससे सारे नियम, सारी गलतियां और अपवाद मतलब एक्सेप्शंस बिल्कुल साफ हो जाएंगे। खासतौर पर जेकेएसएसबी, एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो फिर वो हमारा मास्टर सेंटेंस क्या है आज के लिए? आज के लिए हमारा सेंटेंस है द कोच सेड टू द टीम, यू प्लेड ब्रिलियंटली यस्टरडे बट यू मस्ट फोकस ऑन टुमारोज गेम हियर एंड नाउ। वाह, ये तो काफी लंबा है। इसमें प्रोनाउंस भी हैं, टेंसेस भी हैं और यस्टरडे, नाउ जैसे शब्द भी। जी, इसमें वो सारी चुनौतियां हैं जो हमें चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य दिखता कैसा है? इसके हिस्से क्या है? देखिए, हर डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस के 2 साफ हिस्से होते हैं। 2 हिस्से। हाँ, जिन्हें इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल कोट्स की एक दीवार अलग करती है। अच्छा, हमारे सेंटेंस में जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, द कोच सेड टू द टीम, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या आरवी। रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी, ठीक है। ये हमें बताता है कि बात कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो हिस्सा यू प्लेड ब्रिलियंटली वगैरह, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या आरएस। आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। ये वो असल शब्द हैं जो कहे गए थे। अच्छा, तो हमारा काम है इस दीवार को हटाना और इन दोनों हिस्सों को जोड़कर एक बनाना। बिल्कुल, हमारा मकसद है कि हम इन्वर्टेड कॉमा की दीवार को हटा दें और रिपोर्टेड स्पीच के समय यानी टेंस और व्यक्ति यानी प्रोनाउन को रिपोर्ट करने वाले के नजरिए से बदल दें। ठीक है, तो इस बदलाव के लिए हमारी 5 कदमों की चेकलिस्ट क्या है? पहला कदम या पहला स्तंभ क्या है? हमारा पहला स्तंभ है रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव। अच्छा, मतलब ये जो सेड टू है, इसका क्या होगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि अंदर कही गई बात का भाव कैसा है। भाव मतलब वो एक स्टेटमेंट है या सवाल है या हुक्म है? एग्जैक्टली। हमारे मास्टर सेंटेंस में यू प्लेड ब्रिलियंटली, ये क्या लग रहा है? ये तो एक साधारण बयान जैसा है, एक स्टेटमेंट। बिल्कुल। तो जब बात एक साधारण स्टेटमेंट हो तो नियम सीधा है, अगर सुनने वाला यानी ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अच्छा, तो द कोच सेड टू द टीम बन जाएगा द कोच टोल्ड द टीम। एकदम सही। एक मिनट, यहाँ एक बहुत आम गलती होती है। क्या? लोग अक्सर टोल्ड टू कह देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसे हमेशा याद रखना है, टोल्ड के बाद कभी कभी भी टू नहीं आता। ही टोल्ड मी सही है, ही टोल्ड मी गलत है। परफेक्ट। अच्छा, एक और सवाल। मान लीजिए सेंटेंस होता द कोच सेड द टीम प्लेड वेल, यहाँ सुनने वाला लिसनर नहीं है, तब क्या होता? पर यहाँ एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है जो एग्जाम्स में बहुत आता है। वो क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ना हो के प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसे सेज या विल से। हाँ, तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। क्या सच में? जी, ये सबसे बड़ा नियम है। अगर बाहर द कोच सेज है तो अंदर प्लेड का टेंस नहीं बदलेगा। अरे, ये तो मैं पक्का गलत करता। ये तो सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, ईमेल लिखने में भी बहुत काम आएगा। बिल्कुल। अच्छा, जल्दी से बताइए, अगर अंदर सवाल होता तो सेड टू का क्या होता? तब तो आस्क्ड हो जाता। सही, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। और अगर आदेश होता जैसे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, तो द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। और अगर कोई बड़ा अफसर हो तो शायद कमांडेड। परफेक्ट। ऑर्डर्ड आम आदेशों के लिए और कमांडेड खासतौर पर मिलिट्री या फॉर्मल कमांड के लिए। इसी तरह रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड और सलाह के लिए एडवाइस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ गया। तो पहला स्तंभ पार हुआ। हमारा सेंटेंस अब ऐसा दिखता है, द कोच टोल्ड द टीम। ठीक है, तो पहला स्तंभ यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेट हो गया, लेकिन अभी भी वो इन्वर्टेड कॉमा की दीवार बीच में खड़ी है। इस दीवार को कैसे तोड़े, ये हमारा दूसरा स्तंभ होगा, है ना? बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है सही कंजंक्शन यानी जोड़ने वाले शब्द का इस्तेमाल। एक ब्रिज की तरह। हाँ, एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब हमारे मास्टर सेंटेंस में जो कि एक साधारण स्टेटमेंट है, उसके लिए ब्रिज कौन सा शब्द बनेगा? मेरे ख्याल से दैट लगेगा। बिल्कुल। तो हमारा वाक्य अब बनेगा द कोच टोल्ड द टीम दैट। एकदम सही। साधारण वाक्यों के लिए दैट ही लगता है, लेकिन सोचिए अगर कोच ने सवाल पूछा होता। जैसे ही सेड टू मी आर यू रेडी, ये एक यस नो वाला सवाल है। यहाँ क्या ब्रिज बनेगा? यहाँ इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रेडी। ब्रिलियंट। और अगर सवाल WH वाला होता, जैसे ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। लोग शायद दैट लगाने की कोशिश करते होंगे। ही आस्क्ड मी दैट वेयर, ये सुनने में ही गलत लग रहा है। यही वो ट्रैप है। WH सवालों में कोई कंजंक्शन नहीं लगता। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वो WH शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई खुद ही ब्रिज का काम करता है। अच्छा, तो सही वाक्य होगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, दैट या इफ कुछ नहीं लगेगा। ये बहुत काम की जानकारी है। और आदेश या अनुरोध वाले वाक्यों में उनमें टू का इस्तेमाल होता है, जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट। ठीक है। तो दूसरा स्तंभ पार हो गया और हमारा मास्टर सेंटेंस अब यहाँ तक पहुंच गया है। द कोच टोल्ड द टीम दैट। अब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ब्रिज बन गया। अब अंदर की दुनिया को बदलना है। मुझे सबसे ज्यादा उलझन प्रोनाउंस में होती है। जैसे हमारे सेंटेंस में यू प्लेड ब्रिलियंटली लिखा है, ये यू कौन है? इसका क्या बनेगा? ये हमारा तीसरा स्तंभ है, राइट? हाँ, तीसरा स्तंभ है प्रोनाउन का बदलाव, और इसके लिए अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इसका एक अचूक फॉर्मूला है, SON फॉर्मूला। SON, ये क्या है? बहुत आसान है। S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट और N मतलब नो चेंज। SON सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। और इसे 1 2 3 से मिलाना है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे I V, ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। 2 मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू, ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और 3 मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, इसमें नो चेंज यानी कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, 1 2 3 SON। चलिए इसे हमारे मास्टर सेंटेंस पर लगाकर देखते हैं। द कोच सब्जेक्ट सेड टू द टीम ऑब्जेक्ट यू प्रोनाउन प्लेड ब्रिलियंटली। यहाँ यू कौन सा पर्सन है? यू होता है सेकंड पर्सन, तो SON फॉर्मूले के हिसाब से 2 बदलेगा O यानी ऑब्जेक्ट से। और हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द टीम। हाँ, द टीम मतलब एक से ज्यादा लोग, तो यू का बन जाएगा दे। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही, 100%। तो अब हमारा वाक्य एक कदम और आगे बढ़ गया। द कोच टोल्ड द टीम दैट दे। अरे वाह, देखा, फॉर्मूला हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये गणित जैसा है, नियम लगाओ और जवाब पाओ। SON फॉर्मूला तो सच में एक मैजिक की जैसा है। तो प्रोनाउंस की समस्या हल हुई। अब आता है सबसे बड़ा पहाड़, चौथा स्तंभ, टेंस। टेंस का बदलाव। हमारे सेंटेंस में है प्लेड जो सिंपल पास्ट है, इसका क्या होगा? और टेंस बदलना ही क्यों पड़ता है? इसका लॉजिक बहुत सीधा है। कोच ने बात कब कही थी? पास्ट में, है ना? हाँ, पास में। तो जब हम उस पुरानी बात को आज बता रहे हैं तो वो बात और भी पुरानी हो चुकी है। अच्छा। इसलिए अंदर का टेंस एक कदम और पीछे चला जाता है। इसी को ग्रामर की भाषा में बैक शिफ्ट कहते हैं। बैक शिफ्ट मतलब हर टेंस अपनी पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाएगा। हाँ, प्रेजेंट टेंस के सारे रूप अपने पास्ट टेंस के रूपों में चले जाते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट राइट बन जाता है सिंपल पास्ट रोट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज राइटिंग बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस वाज राइटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट हैव रिटन बन जाता है पास्ट परफेक्ट हैड रिटन। ठीक है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी नियम, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। वो क्या है? अगर अंदर पहले से ही सिंपल पास्ट हो, जैसा हमारे सेंटेंस में है प्लेड। वेट, सिंपल पास्ट का क्या होगा? वो तो पहले से ही पास में है, क्या वो और भी पीछे जा सकता है? हाँ, यही तो कैच है। सिंपल पास्ट एक कदम और पीछे जाकर पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अच्छा, तो प्लेड का हो जाएगा हैड प्लेड। अच्छा, तो आई रोट अ लेटर बन जाएगा ही हैड रिटन अ लेटर। समझ गया। तो हमारा मास्टर सेंटेंस हो गया द कोच टोल्ड द टीम दैट दे हैड प्लेड ब्रिलियंटली। बिल्कुल। क्या कोई टेंस ऐसा भी है जो नहीं बदलता, मतलब एक डेड एंड जैसा? हाँ है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लेड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लेइंग से ज्यादा पीछे नहीं जा सकते, इसलिए वो नहीं बदलते। और मॉडल्स कुड, शुड, वुड, माइट जैसे मॉडल्स भी नहीं बदलते क्योंकि वो पहले से ही अपनी पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, टेंस का बैक शिफ्ट भी समझ आ गया। हमारा वाक्य काफी हद तक बन चुका है। द कोच टोल्ड द टीम दैट दे हैड प्लेड ब्रिलियंटली। लेकिन अभी भी कुछ शब्द बचे हैं, यस्टरडे, टुमारो, हियर और नाउ।
ये हमारा पांचवा और आखिरी स्तंभ है ना? एकदम सही। पांचवा स्तंभ है समय और स्थान बताने वाले शब्दों का बदलाव। इसे कैसे याद रखें? मैं इसे जीपीएस का बदलाव कहता हूँ। जीपीएस? हाँ, सोचिए कोच ने ये बात टीम से ड्रेसिंग रूम में मैच के अगले दिन कही थी। अब आप ये बात 2 दिन बाद अपने दोस्त को कैफे में बता रहे हैं, तो क्या कोच का यहाँ और अब आपके लिए भी वही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका यहाँ तो ड्रेसिंग रूम था, मेरा यहाँ कैफे है, और उसका कल मेरे लिए तो परसों हो चुका है। बात तो सही है, जीपीएस तो बदल गया। बस यही लॉजिक है, क्योंकि रिपोर्ट करने का समय और स्थान बदल गया है, इसलिए इन शब्दों को भी बदलना पड़ता है। अच्छा, नाउ बन जाता है देन, हियर हियर बन जाता है देयर, टुडे बन जाता है दैट डे, और यस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, और टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, और दिस का दैट और दीस का दोस हो जाता है। ठीक है, तो अब इन नियमों को हमारे मास्टर सेंटेंस के बचे हुए हिस्से पर लगाते हैं। लगाइए। ब्रिलियंटली यस्टरडे बट यू मस्ट फोकस ऑन टुमारोज गेम हियर एंड नाउ। एक एक करके बदलते हैं। यस्टरडे का क्या होगा? यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे, सही। टुमारोज द नेक्स्ट डेज हियर का देयर, और नाउ का देन। शानदार। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरा वाक्य बनाइए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। आराम से। The coach told the team that they had played brilliantly the previous day, but they must focus on the next day's game there and then. परफेक्ट। हाँ, वाह, ये तो पूरी तरह से बदल गया, लेकिन अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और यही इनडायरेक्ट स्पीच का मकसद है। यहाँ एक एग्जाम हैक बताती हूँ। बताइए। अगर किसी एमसीक्यू के ऑप्शन में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में टुमारो या यस्टरडे जैसा शब्द बिना बदले दिखे, तो उस ऑप्शन को तुरंत काट दें। अच्छा, वो 99% गलत ही होगा। ये तो कमाल की टिप है। तो ये है वो 5 स्तंभ, एक बार जल्दी से दोहराते हैं। जरूर। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू का टोल्ड किया। दूसरा, कंजंक्शन, दैट लगाकर दीवार हटाई। तीसरा, प्रोनाउन, SON फॉर्मूला लगाकर यू का दे किया। चौथा, टेंस, बैकशिफ्ट नियम से प्लेड का हैड प्लेड किया। और पांचवा, जीपीएस वर्ड्स, समय और जगह के शब्दों को बदला। ये तो एक पूरी चेकलिस्ट बन गई। बिल्कुल, इन्हीं 5 स्तंभों पर पूरी नरेशन टिकी है। अगर आप क्रम से इन 5 को चेक करेंगे तो गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। बहुत बढ़िया। जाते जाते आपके लिए और हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। अच्छा, जो हमारे मास्टर सेंटेंस से जुड़ा है। हमने सेंटेंस बनाया, दे मस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट डेज गेम। हाँ, हमने मस्ट को नहीं बदला, लेकिन हमने ये भी सीखा था कि मस्ट का हैड टू हो जाता है जब वो किसी मजबूरी को दिखाए। तो यहाँ मस्ट मजबूरी है, सलाह है या एक सख्त नियम। क्या यहाँ इसे बदलना चाहिए था या नहीं, इस बारीकी पर हम अगली चर्चा में बात करेंगे। बिल्कुल सही। द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बातचीत में हमने नरेशन की नींव रखी थी, मतलब टेंस, प्रोनाउन और टाइम से जुड़े शब्दों को बदलने के जो बुनियादी नियम थे वो समझे थे। आज हम उस हिस्से पर गौर करने वाले हैं जहां असल में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, अलग अलग तरह के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। बिल्कुल सही, असली खेल कह सकते हैं यहीं पर है। देखिए, ये जानना एक बात है कि इज का वॉज हो जाता है, लेकिन जब आपके सामने कोई सवाल हो, कोई हुक्म हो या कोई जज्बात से भरा वाक्य, तो उस नियम को सही तरीके से लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। आज हमारा मिशन है हर तरह के वाक्य को, उसके नियम को उदाहरणों के साथ समझना, ताकि ये आम गलतियां दोबारा ना हो। हाँ, अक्सर लोगों को यही लगता है। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से ही शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा पेज, मतलब सबसे बड़ा जाल ये है कि लोग एक सीधी सी बात भूल जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल वापस एक सामान्य वाक्य बन जाता है, एक स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन मार्क हट जाता है, और इसीलिए शब्दों का जो क्रम है, वर्ड ऑर्डर, वो बदल जाता है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जैसे आर यू, उसकी जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी आई वॉज हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अब इसे और तोड़कर समझते हैं। सवाल 2 तरह के होते हैं। पहले है येस नो वाले सवाल। ये वो सवाल हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, आर, डू, हैव। नियम बहुत सरल है। आप कनेक्टर के तौर पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करती हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू बदलकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड हो जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी आर यू हैप्पी। तो नियम के हिसाब से ये होना चाहिए, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हैप्पी। एकदम सही, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हैप्पी। ध्यान दीजिए कि आई यू पलटकर आई वाज हो गया है। आम गलती ये होती है कि लोग सवाल का फॉर्मेट बनाए रखते हैं। कोई कह सकता है ही आस्क्ड मी इफ वाज आई हैप्पी, ये गलत है। हाँ, सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। वाज और आई का ऑर्डर गलत है। प्रिसाइसली, सब्जेक्ट आई पहले आएगा, वर्ब वाज बाद में। चलिए एक और ट्राई करते हैं, इस बार टेंस के बदलाव के साथ। डायरेक्ट, शी सेड टू हिम डिड यू ईट द केक। यहाँ टेंस कौन सा है? डिड यू ईट, ये तो सिंपल पास्ट है। तो हमारे पिछले एपिसोड के नियम के हिसाब से सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा। बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट वर्जन होगा शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड ईटन द केक। बिल्कुल सही पकड़ा। डिड ईट बन गया हैड ईटन। अब आते हैं दूसरे तरह के सवालों पर, WH क्वेश्चंस, जो हु, व्हाई, वेयर, व्हाट से शुरू होते हैं। इनका नियम एक तरह से और भी आसान है। जो WH शब्द है वही कनेक्टर बन जाता है, आपको इफ या दैट का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। तो अगर वाक्य हो डायरेक्ट, ही सेड वेयर डू यू लिव, रिपोर्टिंग वर्ब सेड बन जाएगा आस्क्ड, कनेक्टर होगा वेयर, और डू यू लिव एक सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगा। तो पूरा वाक्य हुआ ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। तो ये कहना गलत होगा कि ही आस्क्ड दैट वेयर। हाँ, बिल्कुल गलत, ये बहुत ही आम गलती है। आई लिव्ड। दैट और वेयर दोनों कनेक्टर्स हैं, आपको सिर्फ एक चाहिए। डब्ल्यू वर्ड खुद ही अपना काम कर लेता है। एक और उदाहरण से इसे पक्का करते हैं। डायरेक्ट, ही सेड व्हाई डिड यू किक द डॉग। फिर से डिड किक सिंपल पास्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ही आस्क्ड व्हाई ही हैड किक्ड द डॉग। स्पॉट ऑन। स्ट्रक्चर याद रखिए, ही आस्क्ड, फिर W वर्ड, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, सवालों वाला हिस्सा तो अब साफ हो गया है। उन वाक्यों का क्या जिनमें कोई आदेश या अनुरोध हो, जिन्हें इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सही कहा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनका लॉजिक ये है कि ये वाक्य सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे सिट डाउन या प्लीज हेल्प। सब्जेक्ट यू इसमें छुपा होता है। इनको बदलने का सबसे आसान तरीका है इन्फिनेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करना, यानी टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। मतलब यहाँ कनेक्टर के तौर पर दैट या इफ नहीं आएगा। नहीं, यहाँ टू का इस्तेमाल होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू वाक्य के भाव उसके इमोशन के हिसाब से बदलता है। वो ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है। चलिए एक क्लासिक क्लासरूम का उदाहरण लेते हैं। डायरेक्ट, द टीचर सेड सिट डाउन। ये तो साफ साफ एक आदेश है ना। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। परफेक्ट, देखा कितना आसान है। सिट डाउन बन गया टू सिट डाउन। अच्छा, अब अगर कमांड नेगेटिव हो, जैसे डू नॉट, इसे हैंडल करने के 2 तरीके हैं। मान लीजिए वाक्य है ही सेड डू नॉट स्टील। पहला तरीका है नॉट टू का इस्तेमाल करना। तो ये एक सलाह है, ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्टील। एग्जैक्टली, एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्टील। दूसरा तरीका है फोरबेड शब्द का इस्तेमाल करना। फोरबेड का मतलब ही होता है किसी को कुछ करने से मना करना। तो आप ये भी कह सकते हैं ही फोरबेड हिम टू स्टील। अच्छा, तो फोरबेड में नॉट पहले से ही शामिल है। और यही सबसे जरूरी चेतावनी है, आपको फोरबेड के साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। ही फोरबेड हिम नॉट टू स्टील कहना एक डबल नेगेटिव है। ये एक बहुत बड़ी ग्रामेटिकल एरर है जिसका परीक्षक खास ध्यान रखते हैं। समझ गया, फोरबेड मतलब नॉट की छुट्टी। अच्छा, मुझे याद है मैंने लेट वाले वाक्य भी देखे हैं, वो हमेशा थोड़े अलग लगते थे। वो है भी, इसे आप हाई लेवल या एग्जाम स्पेशल एरिया कह सकती हैं, क्योंकि लेट के 2 बिल्कुल अलग मतलब हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है जब लेट का इस्तेमाल किसी प्रस्ताव या सुझाव के लिए होता है, प्रपोजल और सजेशन, जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, लेट्स का मतलब लेट अस है। करेक्ट। इस केस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड या सजेस्टेड हो जाता है, कनेक्टर दैट लगता है, और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब 1। तो डायरेक्ट ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक का इनडायरेक्ट क्या होगा? ये होगा ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। एग्जैक्टली, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक।
अब दूसरा सिनेरियो है जब लेट का मतलब अनुमति होता है, परमिशन। जैसे कोई बच्चा कह रहा हो लेट मी गो होम। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट। सही बात, दोनों का भाव बिल्कुल अलग है और नियम भी अलग है। रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड या विश्ड बन जाता है। और आपके पास स्ट्रक्चर के दो ऑप्शंस है। आसान वाला है टू लेट का इस्तेमाल, जैसे डायरेक्ट द बॉय सेड लेट मी गो होम बन जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, उसमें दैट और माइट बी अलाउड टू का इस्तेमाल होता है। तो द बॉय रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। दोनों सही है। कि ये है कि पहले लेट का मतलब पहचाने, क्या ये सजेशन है या परमिशन। ये तो वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। अच्छा, उन वाक्यों का क्या जो इमोशन से भरे होते हैं, जिनमें वाओ या अलास जैसे शब्द आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? इनका लॉजिक है इमोशन को पकड़ना। आप अलास या हुर्रा जैसे शब्दों को हटा देती हैं और उनके पीछे के भाव को रिपोर्टिंग वर्ब में दिखाती है। जैसे हुर्रा या वाओ खुशी दिखाता है तो आप लिखती हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास या ओ दुख दिखाता है तो आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर वाक्य है डायरेक्ट ही सेड अलास आई एम रूइंड, अलास का मतलब है दुख, तो ये बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड। आई एम बदलकर ही वाज हो गया स्टैंडर्ड नियमों के अनुसार। उन वाक्यों का क्या जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वो हैरानी आश्चर्य दिखाते हैं, सरप्राइज और वंडर, तो आप एक्सक्लेम्ड विद वंडर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ एक छोटा सा खास बदलाव होता है, व्हाट ए बदलकर अ वेरी हो जाता है। तो डायरेक्ट ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कार। प्रिसाइसली, आपने एक्सक्लेमेशन को इमोशन के बारे में एक स्टेटमेंट में बदल दिया। ठीक है, और जल्दी से ये भी बता दीजिए कि दुआओं या प्रार्थनाओं का क्या करें, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, वो काफी सीधे हैं। मे यू वाले वाक्य प्रेड दैट या विश दैट में बदल जाते हैं और मे का माइट हो जाता है। तो डायरेक्ट माय मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माय मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। परफेक्ट। अब एक और मुश्किल शब्द से निपटते हैं, मस्ट। मस्ट एक गिरगिट की तरह है, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना रूप बदलता है। इसके 3 केसेस हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। केस ए है जब मस्ट किसी नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी या यूनिवर्सल रूल की बात करता है। इस केस में कोई बदलाव नहीं होता। उदाहरण के लिए डायरेक्ट द टीचर सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट टीचर्स। इनडायरेक्ट होगा द टीचर सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट टीचर्स। मस्ट का मस्ट ही रहता है। ये तो आसान है, नियम तो नियम है, वो नहीं बदलता। केस बी है जब मस्ट किसी फॉरेन की जरूरत को दिखाता है, इमीडिएट नेसेसिटी, कोई काम जो आपको अभी करना है। यहाँ मस्ट बदलकर हैड टू हो जाता है। जैसे डायरेक्ट शी सेड आई मस्ट गो होम नाउ, तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी हैड टू गो होम देन। हाँ, और नाउ भी देन में बदल जाएगा। एक्सीलेंट। अब केस सी, ये तब होता है जब मस्ट भविष्य की किसी जरूरत या मजबूरी, फ्यूचर कंपल्शन की बात करता है। इस केस में मस्ट बदलकर वुड हैव टू हो जाता है। उदाहरण के लिए डायरेक्ट ही सेड आई मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। टाइमलाइन भविष्य की है, तो ही सेड दैट ही वुड हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट द फॉलोइंग वीक। बिल्कुल सही। तो मस्ट के साथ आपको एक पल रुककर सोचना है, क्या ये एक टाइमलेस रूल है, एक इमीडिएट नीड है या एक फ्यूचर नीड। आपका जवाब ही तय करेगा कि वो कैसे बदलेगा। ये तो बहुत डिटेल है। अच्छा, क्या होता है जब एक ही वाक्य में दो हिस्से हों, जैसे एक स्टेटमेंट और फिर एक सवाल? मान लीजिए आई एम गोइंग टू द मार्केट, डू यू वांट एनीथिंग? बहुत अच्छा सवाल। ये मिक्स्ड सेंटेंस है, नियम बहुत लॉजिकल है। आप बस दोनों हिस्सों को अलग अलग उनके सही नियमों के साथ रिपोर्ट कर दीजिए। तो डायरेक्ट ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, डू यू वांट एनीथिंग। तो पहला हिस्सा स्टेटमेंट है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, और दूसरा हिस्सा सवाल है, एंड आस्क्ड इफ आई वांटेड एनीथिंग। परफेक्ट। आप बस एंड से जोड़ देते हैं, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट एंड आस्क्ड इफ आई वांटेड एनीथिंग। आप हर हिस्से को अलग अलग हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हमने बदलने के ये सारे नियम तो देख लिए, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि सबसे बड़ा नियम टेंस बदलने का नियम ही टूट जाए? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हम इन्हें एक्सेप्शन जोन्स कह सकते हैं। 4 मुख्य परिस्थितियां हैं जहां आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलती, भले रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो, मतलब पास्ट टेंस में। एक मिनट, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद अंदर की बात प्रेजेंट में ही रहेगी? जी हाँ। पहला और सबसे आम केस है यूनिवर्सल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स। जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी आज भी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये तथ्य बदला नहीं है। तो इनडायरेक्ट बस इतना होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आप मूव्स को मूव नहीं करेंगी। ये तो समझ आता है, सच तो हमेशा सच रहता है। दूसरा केस क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य। डायरेक्ट ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये तारीख इतिहास में फिक्स्ड है। तो इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आप इसे हैड गॉट नहीं करेंगी। समझ गया। तो सच और तथ्य टेंस बदलने से सुरक्षित हैं। और क्या है? तीसरा है हैबिचुअल एक्शंस, यानी आदतें, जो काम लोग रोज करते हैं। डायरेक्ट ही सेड आई वेक अप एट 6 AM डेली, ये उसकी आदत है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये वैसा ही रहेगा, ही सेड दैट ही वेक्स अप एट 6 AM डेली, आदत जारी है। और चौथा एक्सेप्शन, जैसे ही सेज या ही विल से, तो आप अंदर का टेंस नहीं बदलती हैं। उदाहरण के लिए डायरेक्ट ही सेज आई एम फाइन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट है तो अंदर कुछ नहीं बदलेगा। Yes. तो ही सेज दैट ही इज फाइन, एम का वाज नहीं होगा। प्रिसाइसली। अगर रिपोर्टिंग अभी हो रही है तो जानकारी भी अभी की है। तो एक्सेप्शंस को एक बार दोहराते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हैबिट्स, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। इन 4 जोन्स में टेंस बैकशिफ्ट नहीं होता। ये तो बहुत ही जबरदस्त और पूरी जानकारी रही। मुझे लगता है अब एक छोटे से टेस्ट का समय है। बिल्कुल। एक प्रैक्टिस ड्रिल, ये देखने के लिए कि ये नियम कितने पक्के हुए हैं। बहुत अच्छा विचार है। चलिए 7 आम जालों से गुजरते हैं जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। इसे एक रैपिड फायर राउंड समझिए। तैयार? बिल्कुल तैयार। ट्रैक 1, द WH क्वेश्चन पैटर्न। सवाल है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, ये सवाल है। सेड टू बनेगा आस्क्ड, वेयर कनेक्टर है और आर यू को आई वाज में पलटना है। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। बिल्कुल सही। जाल था वेयर वाज आई गोइंग लिखने का, आपने इसे अवॉइड किया। ट्रैप 2, द डिड पैटर्न। सवाल शी सेड व्हाई डिड यू फेल। डिड फेल सिंपल पास्ट है, इसे पास्ट परफेक्ट में जाना ही होगा। तो शी आस्क्ड व्हाई आई हैड फेल्ड। परफेक्ट। जाल था इसे व्हाई आई फेल्ड छोड़ देने का, आपने सही जंप लगाई। ट्रैप 3, द यूनिवर्सल ट्रूथ। सवाल द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक एक्सेप्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ, टेंस नहीं बदलेगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक्सीलेंट। ट्रैप 4, द इंपेरेटिव नेगेटिव। सवाल ही सेड टू द चाइल्ड डू नॉट लुक डाउन। आपको फॉरबिड शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉरबिड का इस्तेमाल, ये पहले से ही नेगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा। ही फॉरबिड द चाइल्ड टू लुक डाउन। फैंटास्टिक, आपने डबल नेगेटिव के जाल से खुद को बचा लिया। ट्रैप 5, द लेट सजेशन। सवाल शी सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। लेट अस एक सजेशन है, तो सजेस्टेड और शुड का इस्तेमाल होगा। शी सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। फिर से सही। अब एक थोड़ा पेचीदा। ट्रैप 6, द वोकेटिव या छुपा हुआ ऑब्जेक्ट। सवाल द ओल्ड मैन सेड राजू प्लीज हेल्प मी। राजू तो कोर्स के अंदर है पर बात उसी से हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये रिक्वेस्ट है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड राजू टू हेल्प हिम। ब्रिलियंट, आपने राजू को ऑब्जेक्ट के तौर पर सही पहचाना। आखिरी ट्रैप 7, द नियरनेस पैटर्न। सवाल ही सेड आई विल डू दिस वर्क हियर एंड नाउ। ठीक है, मुझे तीनों बदलने हैं।
विल बनेगा वुड, दिस बनेगा दैट, हेयर बनेगा देयर और नाउ बनेगा देन। तो ही सेड दैट ही वुड डू दैट वर्क देयर एंड देन। 7 में से 7 अगर कोई सुनने वाला इन्हें हल कर सकता है तो इसका मतलब है कि नरेशन के कोर कॉन्सेप्ट्स पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इन सारे नियमों, प्रकारों और अपवादों से गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि नरेशन में महारत हासिल करना सिर्फ एक दो बड़े नियम रटने जैसा नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट को पहचानने के बारे में है, आस्ट या लेट जैसे शब्द का असली मतलब क्या है, और ये जानना कि कब नियम खुद चुप्पी पर चले जाते हैं। ये बिल्कुल सही सारांश है। ये भाषा के लिए एक सहज समझ विकसित करने जैसा है और ये हमें हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार पर लाता है। जब हम किसी और की कही हुई बात को रिपोर्ट करते हैं तो हम व्याकरण के हिसाब से उनके शब्द बदल देते हैं, पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? जब आप किसी दोस्त को बताते हैं he exclaimed with sorrow that he was ruined, बजाय इसके कि आप उसे कोट करें alas I am ruined, तो क्या आपने सिर्फ शब्द बदले हैं या अनजाने में आपने उस मूल भावना और उसकी तीव्रता को भी थोड़ा बदल दिया है? अगली बार जब आप किसी की बातचीत को दोहराएं तो कोटिंग और रिपोर्टिंग के बीच इस मामूली से फर्क के बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो कई इम्तिहानों में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है। जम्बल्ड सेंटेंसेस, मतलब वो सवाल जहां एक पैराग्राफ के वाक्यों को उलट पुलट कर दिया जाता है और हमें उन्हें सही क्रम में लगाना होता है। और ज्यादातर लोग इसे कहानी बनाने की कोशिश में उलझ जाते हैं, जबकि असल में ये कहानी बनाने का खेल है ही नहीं। ये तो गलत रास्तों को बंद करने का खेल है। बिल्कुल, आज हमने मास्टरिंग द लॉजिक ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस से कुछ बहुत ही कारगर आइडियाज निकाले हैं और हमारा मकसद सिर्फ नियम जानना नहीं है बल्कि उस सोच को पकड़ना है जिससे ये पहेली सेकंडों में हल हो सके। हाँ, तो चलिए इसे समझने के लिए एक असली एग्जाम लेवल सवाल को सामने रखते हैं और उसे साफ फिल कर तोड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 वाक्य हैं, P, Q, R और S। ठीक है। मैं वाक्य पढ़ता हूँ। Q, for decades, the city of Eldoria was a beacon of industrial progress. S, its factories churned out goods that were exported worldwide, leading to unprecedented economic growth. P, but this growth has come at a huge environmental cost. और R, this realization has led to the launch of a new green city initiative. ठीक है, वाक्य तो समझ आ गए और हमारे ऑप्शंस हैं A, QSPR, B, PQRS, C, RSPQ और D, QSRP। अब सवाल ये है कि कहां से शुरू करें? क्या मुझे सारे वाक्य पढ़कर एक कहानी समझनी चाहिए? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। यहीं पर सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। हमें वाक्यों से नहीं, ऑप्शन से शुरू करना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका फायदा उठाना चाहिए। जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। 2 ऑप्शन A और D Q से शुरू हो रहे हैं और एक P से, एक R से। तो क्या इसका मतलब ये है कि Q के पहला वाक्य होने की संभावना ज्यादा है? एग्जैक्टली, यही तो इशारा है। परीक्षक आपको एक हिंट दे रहा है। तो हमारा पहला काम कहानी बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जांचना है कि क्या Q एक अच्छा शुरुआती वाक्य, एक ओपनर सेंटेंस हो सकता है। अच्छा, चलिए सिर्फ Q को पढ़ते हैं। For decades, the city of Eldoria was a beacon of industrial progress. ये तो बिल्कुल एक ओपनर जैसा लग रहा है। ये एक शहर एल्डोरिया का परिचय दे रहा है, एक विषय की शुरुआत कर रहा है। ये अपने आप में पूरा है। इसे समझने के लिए किसी और वाक्य की जरूरत नहीं पड़ रही। तो अगर Q हमारा ओपनर है तो हमने सिर्फ एक वाक्य पढ़कर क्या हासिल किया? हमने ऑप्शन बी और सी को बिना देखे ही गलत साबित कर दिया। 50% काम खत्म। अब लड़ाई सिर्फ A और D के बीच है। यही है एलिमिनेशन की ताकत। आप सही जवाब ढूंढ नहीं रहे, आप गलत जवाबों को हटा रहे हैं। ये तो कमाल का शॉर्टकट है। पर एक मिनट, मान लीजिए अगर हमें इतना साफ इशारा न मिले तो हम ओपनर की पहचान कैसे करते हैं? और उससे भी जरूरी, हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा वाक्य कभी भी ओपनर नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ओपनर की पहचान है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, एक नई शुरुआत करता है। राइट। लेकिन इससे ज्यादा शक्तिशाली तकनीक है नेवर ओपनर्स को पहचानना। Yes। ये वो सुराग हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं पहला वाक्य नहीं हूँ। अच्छा। इसमें 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है सर्वनाम यानी प्रोनाउंस, जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, ये सब। हाँ, अगर कोई वाक्य शुरू होता है ही वॉज अ ग्रेट किंग, तो दिमाग में तुरंत सवाल आता है कौन ही? जब तक उस ही का परिचय न दिया जाए यानी उसका नाम न बताया जाए, वो वाक्य अधूरा है, वो किसी और वाक्य पर निर्भर है। सही बात है, इसलिए वो ओपनर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो साफ है। दूसरा नेवर ओपनर कौन है? दूसरा है संयोजक यानी कनेक्टर्स। ये शब्द हैं बट, हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर एंड। इन शब्दों का काम ही 2 वाक्यों को जोड़ना है। ये एक पुल की तरह है। और पुल हवा में शुरू नहीं हो सकता है ना, उसे टिकने के लिए पहले की जमीन चाहिए। अगर हम अपने एग्जाम वाले सवाल को देखें तो उसमें वाक्य P है बट दिस ग्रोथ हैज कम, तो ये बट हमें बता रहा है कि इससे पहले जरूर कुछ कहा गया है। मतलब P किसी भी हालत में हमारा ओपनर नहीं हो सकता। बिल्कुल, और देखिए ऑप्शन B से ही शुरू हो रहा था। हाँ। जिसे हमने पहले शक के दायरे में रखा था, अब तो पक्का हो गया कि वो गलत है। राइट। तीसरा नेवर ओपनर है संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, जैसे हमारे सवाल में वाक्य R है, दिस रियलाइजेशन हैज लेड टू, तो यहाँ सवाल उठता है कौन सा रियलाइजेशन? ये दिस किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? मतलब इसका जिक्र पहले हो चुका होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो R भी ओपनर की रेस से बाहर है। और देखिए ऑप्शन C R से शुरू हो रहा था, वो भी गया, वो भी गलत साबित हो गया। हम अपने लॉजिक को क्रॉस चेक कर रहे हैं। ये तो सच में एक जासूसी का काम लग रहा है। प्रोनाउंस, कनेक्टर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है संक्षिप्त रूप यानी एक्रोनिम्स, जैसे WHO, नासा या इसरो। लिखने का एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि आप पहले पूरा नाम बताते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद ब्रैकेट में या अगली लाइन में उसका शॉर्ट फॉर्म WHO इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर किसी वाक्य में सीधे नासा लिखा है तो ज्यादा संभावना है कि वो पहला वाक्य नहीं है, उससे पहले नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र हुआ होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये नियम हमेशा लागू होता है? कुछ एक्रोनिम्स जैसे FBI या CIA तो इतने कॉमन है कि लोग उनका पूरा नाम जानते भी नहीं, क्या तब भी पूरा नाम पहले आएगा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए 95% मामलों में, खासकर अकादमिक या औपचारिक लेखन में, पूरा नाम पहले आता है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्रोनिम बहुत ही ज्यादा आम हो गया है तो लेखक उसे सीधे भी इस्तेमाल कर सकता है। पर एग्जाम के सवाल में सेफ साइड पर रहने के लिए हमें यही मानकर चलना चाहिए कि पूरा नाम पहले आएगा। ये एक बहुत मजबूत सुराग है। ठीक है, तो ओपनर वाली स्ट्रेटजी को समेटते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस देखो, फिर जो कॉमन शुरुआती अक्षर है उसे जांचो और साथ ही नेवर ओपनर्स का इस्तेमाल करके गलत ऑप्शंस को बाहर फेंक दो। प्रोनाउंस, कनेक्टर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, एक्रोनिम्स। हमारे केस में हम B और C को हटा चुके हैं और अब सिर्फ A, QSPR और D, QSRP पर अटके हैं। अब क्या करें? अब हम अपनी दूसरी रणनीति बनाते हैं, जिसे कहते हैं अनिवार्य जोड़े या मैंडेटरी पेयर्स ढूंढना। अब हमें पूरी माला बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ऐसे 2 मोती ढूंढने हैं जो एक दूसरे से धागे से मजबूती से बंधे हों। अच्छा, जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब हथकड़ी वाले वाक्य जहां एक जाएगा दूसरा उसके ठीक पीछे पीछे जाएगा। बिल्कुल, और एक बार आपको ऐसा एक भी जोड़ा मिल गया तो आप उन सभी ऑप्शंस को हटा सकते हैं जिनमें वो जोड़ा उस क्रम में एक साथ नहीं है। इसके भी कुछ खास प्रकार के लिंक होते हैं। सबसे कॉमन है संज्ञा से सर्वनाम का लिंक, नाउन प्रोनाउन लिंक। ये तो आसान लगता है, पहले किसी का नाम आएगा फिर उसके लिए वह या उसका इस्तेमाल होगा। जैसे रमेश बॉट अ न्यू कार, फिर अगले वाक्य में ही लव्स ड्राइविंग इट, तो रमेश के लिए ही और कार के लिए इट आया। एकदम से। अब जरा हमारे एग्जाम वाले सवाल पर नजर डालिए। हमने तय किया था कि Q हमारा ओपनर है। हाँ। उसे फिर से पढ़ते हैं। For decades, the city of Eldoria was a beacon of industrial progress. इसके ठीक बाद वाक्य S को पढ़िए। Its factories churned out goods that were exported worldwide. अरे वाह, वाक्य Q में सिटी ऑफ एल्डोरिया जो कि संज्ञा है उसका जिक्र है और वाक्य S की शुरुआत में इट्स फैक्ट्रीज लिखा है। उसकी फैक्ट्रियां, ये इट्स किसके लिए है? एल्डोरिया शहर के लिए। तो ये तो एक पक्की जोड़ी बन गई। Q के ठीक बाद S आना ही चाहिए। और जरा हमारे बचे भी ऑप्शंस देखिए, A QSP और D QSR। उफ, दोनों में ही Q के बाद S है।
मतलब परीक्षक जानता है कि आप ये जोड़ा ढूंढ लेंगे, इसलिए उसने आपको यहाँ भी फंसाया है। अच्छा, अब लड़ाई आखिरी दो वाक्यों पी और आर के बीच है, किस क्रम में आएंगे? यहीं पर असली मजा है। तो अब हमें दूसरे तरह के जोड़ों की तलाश करनी होगी। दूसरा लिंक कौन सा है? दूसरा बहुत मजबूत लिंक है आर्टिकल का लिंक, यानी ए या एन से द का लिंक। नियम यह है कि जब हम किसी चीज का परिचय कराते हैं तो ए या एन लगाते हैं, जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। लेकिन जब हम इसी राजा की बात दोबारा करते हैं तो हम द लगाते हैं, क्योंकि अब वो कोई आम राजा नहीं बल्कि वो खास राजा है जिसका जिक्र हो चुका है। द किंग वॉज वेरी ब्रेव। मतलब अ किंग वाला वाक्य हमेशा द किंग वाले वाक्य से पहले आएगा। ये भी एक अटूट जोड़ा है। बिल्कुल। तीसरा लिंक है कालक्रम का, यानी क्रोनोलॉजी लिंक। इतिहास हमेशा आगे बढ़ता है, घटनाएं एक क्रम में होती हैं। जैसे एक वाक्य में लिखा है इन 1950 द अकेडमी वाज फाउंडेड, और दूसरे में लिखा है बाय 1990 इट हैड बिकम फेमस। ये तो बहुत सीधा है। 1950 पहले आता है, 1990 बाद में, तो जाहिर है कि 1950 वाला वाक्य पहले आएगा। और अब आते हैं चौथे लिंक पर, जो शायद हमारे सवाल को हल कर देगा। हाँ। कारण और प्रभाव का लिंक, कॉज इफेक्ट लिंक। बिल्कुल, पहले कारण या समस्या बताई जाती है, फिर उसका प्रभाव या समाधान आता है। अब हमारे पास दो वाक्य बचे हैं पी और आर। इन्हें ध्यान से पढ़िए। पी, बट दिस ग्रोथ हैज कम एट अ ह्यूज एनवायरमेंटल कॉस्ट, लेकिन इस विकास की एक बड़ी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी है। और आर, दिस रियलाइजेशन हैज लेड टू द लॉन्च ऑफ अ न्यू ग्रीन सिटी इनिशिएटिव। इसी एहसास के कारण एक नए ग्रीन सिटी अभियान की शुरुआत हुई है। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। वाक्य पी एक समस्या बता रहा है, एनवायरमेंटल कॉस्ट, और वाक्य आर एक समाधान बता रहा है, ग्रीन सिटी इनिशिएटिव। तो पहले समस्या आएगी, फिर समाधान, मतलब पी के बाद आर आना चाहिए। एक और सुराग है, वाक्य आर शुरू होता है दिस रियलाइजेशन से। ये एहसास। हाँ, ये एहसास। कौन सा एहसास? एहसास यही कि विकास की एक पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी है, जिसका जिक्र वाक्य पी में किया गया है। तो पी में कारण बताया गया और आर में उस कारण से पैदा हुआ एहसास और उसके प्रभाव का जिक्र है। तो पी और आर की एक और हथकड़ी वाली जोड़ी बन गई। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे सही जवाब में पी के ठीक बाद आर आना चाहिए। अब अगर हम अपने बचे हुए दो ऑप्शन को देखें, ए क्यू एस पी आर, यहाँ पी के बाद आर है, और डी क्यू एस आर पी, यहाँ पी और आर अलग अलग है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी गलत है। हाँ। और हमारा सही जवाब है ए क्यू एस पी आर। अरे वाह, हमने इसे सुलझा लिया। और देखिए, हमने कोई कहानी नहीं बनाई, हमने सिर्फ सुरागों का इस्तेमाल किया। हमने ओपनर ढूंढा, दो ऑप्शन हटाए, फिर हमने एक अनिवार्य जोड़ा क्यू एस ढूंढा, जिससे हमें यकीन हुआ कि हम सही रास्ते पर हैं, और फिर हमने एक और जोड़ा पी आर ढूंढकर आखिरी गलत ऑप्शन को भी हटा दिया। इट्स अ गेम ऑफ प्योर लॉजिक। तो चलिए सारी बातचीत को समेटते हैं। जंबल सेंटेंस को हल करने का नजरिया बदलना है। हमारा काम सही क्रम बनाना नहीं, बल्कि तीन गलत क्रमों को सबूत के साथ खारिज करना है। बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास दो मुख्य हथियार हैं। पहला, ओपनर की तलाश, जिसके लिए हम ऑप्शंस को पहले देखते हैं और नेवर ओपनर्स को पहचानते हैं। हाँ, प्रोनाउंस, कनेक्टर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और एक्रोनिम्स, ये रेड फ्लैग्स हैं। इन्हें देखते ही उस ऑप्शन को शक की निगाह से देखना है। और दूसरा हथियार है अनिवार्य जोड़े ढूंढना, वाक्यों के बीच के वो मजबूत रिश्ते जो हमें बताते हैं कि कौन से दो वाक्य हमेशा साथ आएंगे, चाहे वो नाउन प्रोनाउन का रिश्ता हो, ए से द का लिंक हो, समय का क्रम हो, या फिर कॉज इफेक्ट का संबंध हो। बिल्कुल। और याद रखिए, अक्सर आपको सिर्फ एक ओपनर और एक जोड़ा ढूंढने की जरूरत होती है, और 90% मामलों में पहली वही सुलझ जाती है। ये भाषा की परीक्षा बाद में है, पहले ये आपके तर्क और जासूसी करने की क्षमता की परीक्षा है। बहुत खूब। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार, ये जो एलिमिनेशन का तरीका हमने आज सीखा, यानी गलत को हटाकर सही तक पहुंचना, क्या ये सिर्फ इम्तिहान के सवालों तक ही सीमित है, या फिर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हर तरफ से जानकारी, राय और अफवाहों की बौछार हो रही है। शायद सही को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका पहले गलत को पहचानना सीखना है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों के लिए, खासकर मुश्किल एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक बुरे सपने जैसा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ज्यादातर लोग इसे कैसे करते हैं? पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर सवाल देखते हैं, कुछ याद नहीं रहता तो वापस पैसेज पढ़ते हैं, और इस चक्कर में समय और आत्मविश्वास दोनों ही चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो तरीका है ना, ये फंडामेंटली ही गलत है। हमारे पास जो सोर्स है वो इसी समस्या का एक बहुत ही कारगर हल बताता है, जिसे द स्नाइपर मेथड कहा गया है। द स्नाइपर मेथड? हाँ, लेकिन ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स की लिस्ट नहीं है, ये मतलब सोच बदलने की बात है। लक्ष्य पूरे पैसेज को समझना है ही नहीं। एक मिनट, लक्ष्य पैसेज को समझना नहीं है, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक जासूस की तरह कम से कम समय में सिर्फ उतनी जानकारी निकालना जितनी सवालों के जवाब देने के लिए जरूरी है। अच्छा। इट्स एन इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन, नॉट ए लीजरली रीड। आपको एक पाठक की तरह नहीं, बल्कि एक कोड ब्रेकर की तरह सोचना है। अच्छा, मतलब हमें किताब की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह पढ़ना है, जो केस फाइल से सिर्फ सुराग ढूंढ रहा है। बिल्कुल। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो इस जासूसी मिशन का पहला कदम क्या है? सोर्स इसे सर्च एंड सीजर प्रोटोकॉल कहता है। नाम तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। हाँ, ये हमारी रिकॉग्निशंस फेज है, यानी इमारत में घुसने से पहले उसका नक्शा समझना। और हमारा नक्शा क्या है? पैसेज। हमारा नक्शा पैसेज नहीं बल्कि सवाल है। सोर्स इसे क्वेश्चन फर्स्ट इंटेलिजेंस ब्रीफ कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट? हाँ, आपको सिर्फ 30 सेकंड लेने हैं और सभी सवालों को तेजी से पढ़ना है। ठीक है, सवालों को पढ़ना है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। सोर्स कहता है कि उनके ऑप्शंस को नहीं देखना है, ए बी सी डी को नहीं। ऐसा क्यों? मुझे तो लगता था कि ऑप्शंस देखने से थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि ढूंढना क्या है। और यहीं पर पहला जाल है। अगर आप पहले ही ऑप्शंस पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एक पूर्वाग्रह, एक बायस बन जाता है। अच्छा। फिर आप पैसेज में जवाब नहीं बल्कि उन ऑप्शन वाले शब्दों को ढूंढने लगते हैं, भले ही वो गलत हो। आपका दिमाग खुद ही उन गलत रास्तों पर चल पड़ता है। ये तो साइकोलॉजी की बात हो गई, समझ गए। अपने दिमाग को गुमराह होने से बचाना है तो सवाल पढ़ने के बाद क्या करें? अब आप अपनी टीम को तैनात करेंगे। सवालों को दो श्रेणियों में बांटेंगे। दो श्रेणियों में? हाँ, पहली स्पेसिफिक या डायरेक्ट सवाल। ये आपके आसान टारगेट है, जैसे पैराग्राफ 2 के अनुसार या 1994 में क्या हुआ था। इनका जवाब एक खास जगह पर मिलता है। ठीक है। और दूसरी श्रेणी है ग्लोबल या इनडायरेक्ट सवालों की, जैसे पैसेज का मुख्य विचार क्या है या लेखक का लहजा कैसा है। ये सवाल पूरे पैसेज की समझ मांगते हैं, इसलिए इन्हें आखिर के लिए छोड़ना है। मतलब पहले छोटे छोटे आसान टारगेट पर निशाना साधो ताकि स्कोर भी बढ़े और पैसेज की समझ भी बनती जाए। बिल्कुल। ठीक है, मिशन तय हो गया, टारगेट भी पहचान लिया, अब उन तक पहुंचे कैसे? यहीं पर एंकर कीवर्ड्स की भूमिका आती है ना? हाँ बिल्कुल। जब आप सैकड़ों शब्दों के जंगल में हो तो ये एंकर कीवर्ड्स आपके लिए चमकते हुए निशान है। चमकते हुए निशान? हाँ, ये वो शब्द है जिन्हें स्कैन करते समय नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोनाउंस जैसे यूनेस्को, वाइनस्टाइन, फिर नंबर्स या डेट्स जैसे 1857, 75%, और तीसरे टेक्निकल टर्म्स जैसे फोटोसिंथेसिस, स्टैग्फ्लेशन। ये शब्द बाकी टेक्स्ट से अलग दिखते हैं। ठीक है, तो मैंने सवाल में यूनेस्को शब्द देखा और पैसेज में उसे ढूंढ लिया, काम खत्म, जवाब मिल गया? नहीं, और 90% लोग यही गलती करते हैं। कीवर्ड आपको सिर्फ लोकेशन बताता है, खजाना नहीं। तो फिर? यही पर इस मेथड का सबसे जरूरी नियम आता है, कॉन्टेक्चुअल ब्रैकेट, या जिसे सेंटेंस प्लस माइनस 1 का नियम भी कहते हैं। सेंटेंस प्लस माइनस 1? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि आपको सिर्फ वो वाक्य नहीं पढ़ना जिसमें कीवर्ड है। तो फिर क्या पढ़ना है? आपको 3 वाक्यों का एक ब्रैकेट बनाना है। जिस वाक्य में कीवर्ड है उसे पढ़ें, फिर उससे ठीक पहले वाला वाक्य पढ़ें, ये आपको कारण या संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बताएगा। अच्छा। और फिर कीवर्ड वाले वाक्य के ठीक बाद वाला वाक्य पढ़ें, ये आपको प्रभाव या कॉन्सिक्वेंस बताएगा। आपका जवाब 99% मामलों में इन्हीं 3 वाक्यों के अंदर छिपा होता है। आप समझ आया, मैं हमेशा कीवर्ड वाले वाक्य में ही जवाब ढूंढती थी और अक्सर वो गलत हो जाता था। मतलब कीवर्ड सिर्फ एक्स मार्क्स द स्पॉट है, लेकिन खजाना उसके आसपास गड़ा होता है। बिल्कुल, ये तो गेम चेंजर है। सही है। ये आपको पूरे संदर्भ के साथ जवाब ढूंढने में मदद करता है। तो अब जब आप सही जगह पे पहुंच गए हैं तो आपको वहां बिछे हुए जालों से भी बचना होगा। अच्छा, अभी जाल भी है। हाँ, यहीं पर इस मेथड का दूसरा फेज आता है।
द 4 हॉर्समैन ऑफ एलिमिनेशन। द 4 हॉर्समैन नाम तो बड़े खतरनाक है। सॉस कहता है कि सही जवाब 1 होता है, लेकिन गलत ऑप्शन 3 बहुत ही यकीन दिलाने वाले झूठ होते हैं। और ये झूठ बहुत चालाकी से बनाए जाते हैं। ये धोखे हैं, डिसेप्शंस डिजाइन टू मिसलीड यू। पहला जाल है द एक्सट्रीम। इसकी पहचान बहुत आसान है। कैसे? इसमें आपको ऑलवेज, नेवर, ओनली, एंटायरली, इम्पॉसिबल जैसे शब्द मिलेंगे। अकादमिक दुनिया में कुछ भी इतना निश्चित नहीं होता। सही बात है। जैसे ही आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखे जो हर हाल में एक ही बात कह रहा हो, उसे तुरंत हटा दें। वो लगभग हमेशा गलत होता है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। दूसरा जाल कौन सा है? दूसरा है द हाफ ट्रूथ, और मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन का पहला आधा हिस्सा पैसेज से शब्द से उठाया जाता है। आपको पढ़कर लगता है और ये लाइन तो मैंने अभी पढ़ी थी, यही सही जवाब है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन परीक्षक बहुत चालाक है। वो दूसरे आधे हिस्से में एक छोटा सा शब्द, एक डिटेल बदल देता है जो पूरे ऑप्शन को गलत कर देता है। ये वाला जाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में दिमाग वही देखता है जो उसे पहले से पता हो। आधा हिस्सा सही दिखा और बस हम जाल में फंस गए। बिल्कुल। तो इससे बचने का तरीका क्या है? एक नियम याद रखें, एन ऑप्शन इज करेक्ट ओनली इफ इट इज 100% करेक्ट। 100%। 99% सच का मतलब 100% गलत है। हर शब्द को, खासकर ऑप्शन के आखिरी हिस्से को ध्यान से पैसेज से मिलाएं। ठीक है, हर डिटेल को वेरीफाई करना है। और तीसरा? वो एलियन है। अब ये एलियन कहां से आ गया? एलियन मतलब? आउट ऑफ स्कोप या विषय से बाहर की जानकारी। अच्छा। ये वो ऑप्शन होता है जो असल दुनिया में शायद सच हो, लेकिन उसका जिक्र पैसेज में दूर दूर तक नहीं होता। ओह। ये सुनने में बहुत तार्किक और स्मार्ट लगता है और हमारी बाहरी जानकारी को अपील करता है। लेकिन यहाँ नियम ये है, इफ द पैसेज डजंट से इट, इट डजंट एग्जिस्ट। मतलब आपके लिए सच सिर्फ उतना ही है जितना उस पैसेज की दुनिया में लिखा है। बिल्कुल। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। बिल्कुल। समझ गए। मतलब अपनी जनरल नॉलेज को एग्जाम हॉल के बाहर छोड़कर आना है। एक तरह से, हाँ। और आखिरी चौथा जाल, द रिवर्स्ड लॉजिक। हाँ, ये बहुत चालाकी भरा होता है। इसमें लेखक के ही शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके बीच के रिश्ते को, यानी कॉज एंड इफेक्ट को पलट दिया जाता है। शब्द वही, बस रिश्ता पलट दिया। हाँ, जैसे अगर पैसेज में लिखा है ए की वजह से बी हुआ, तो ऑप्शन में लिखा होगा बी की वजह से ए हुआ। अरे, शब्द वही है, लेकिन मतलब जमीन आसमान का हो गया। आपको ध्यान से देखना है कि किसने किसको क्या किया। अच्छा, मतलब शब्द वही, बस कहानी पलट दी। हाँ। ये चारों जाल तो वाकई बहुत आम है। अब जब हमने इनसे बचना सीख लिया, तो उन सवालों पर आते हैं जहां ये जाल सबसे ज्यादा होते हैं। वो सवाल जो लेखक के टोन या भाव के बारे में पूछते हैं। स्पेसिफिक जवाब तो मिल जाते हैं, लेकिन जब लेखक के मन की बात पूछी जाती है तो मामला फंस जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्टिव लगता है, लेकिन सोर्स इसे भी ऑब्जेक्टिव बनाने का एक तरीका बताता है। वो क्या है? वो इसे इमोशनल टेम्परेचर मापना कहता है। इसके लिए एक सेंटिमेंट स्पेक्ट्रम दिया गया है। सेंटिमेंट स्पेक्ट्रम? हाँ, जैसे अगर टेक्स्ट में सिर्फ तथ्य, डेटा और बिना किसी भावना वाले शब्द हैं, तो टोन ऑब्जेक्टिव या एनालिटिकल है, जैसे कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट। ठीक है। और अगर लेखक किसी की तारीफ कर रहा हो तो टोन लॉडेटरी या अप्रिशिएटिव होगी, यानी प्रशंसक। वहीं अगर लेखक का लहजा तीखा, मजाक उड़ाने वाला या आलोचना भरा है, तो वो एसर्बिक या कॉस्टिक कहलाता है। अच्छा। सोर्स एक मजेदार टिप देता है, ऐसे टोन में अक्सर कटाक्ष दिखाने के लिए कोटेशन मार्क्स, वो इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल होता है। जैसे उनकी शानदार योजना बुरी तरह फेल हो गई। समझ गई, शानदार पर जोर देने के लिए। बिल्कुल। और अगर लेखक परहैप्स, माइट, कोड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, तो वो पक्का नहीं है, सिर्फ अनुमान लगा रहा है, यानी टोन स्पेक्युलेटिव है। इन शब्दों के अलावा क्या कोई और सुराग है टोन पकड़ने के? हाँ, बहुत जरूरी सुराग हैं जिन्हें सोर्स ट्रांजिशन वर्ड्स कहता है। ये सड़क पर लगे साइन पोस्ट की तरह है। साइन पोस्ट? हाँ, कुछ शब्द यू टर्न वाले होते हैं, जैसे हाउएवर, नॉनदलेस, बट। जब ये शब्द आए तो समझ जाएं कि लेखक अब अपनी बात से पलटने वाला है। मतलब हाउएवर एक यू टर्न का साइन है, और दूसरे वाले? दूसरे हैं एक्सेलरेटर वर्ड्स, जैसे फर्दरमोर, मोरओवर, एडिशनली। ये बताते हैं कि लेखक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपनी बात में कुछ और जोड़ रहा है, मतलब कीप गोइंग स्ट्रेट अहेड। ये शब्द आपको लेखक की सोच के भाव को समझने में मदद करते हैं। बेहतरीन। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, पैसेज का मुख्य विचार या सही टाइटल क्या है? हाँ, ये सबको परेशान करता है। इसके ऑप्शंस तो इतने मिलते जुलते होते हैं कि सब सही लगते हैं, और ज्यादातर लोग इसका जवाब पैसेज के बीच में ढूंढते हैं, जो कि गलत है। तो कहां ढूंढना चाहिए? मुख्य विचार ढूंढने के लिए सोर्स एक बहुत सीधा नियम बताता है, 1-1 रूल। 1-1 रूल, यानी सिर्फ पहला पैराग्राफ द हुक और आखिरी पैराग्राफ द क्लिंचर ध्यान से पढ़ें। 90% मामलों में लेखक अपनी सबसे बड़ी बात या तो शुरू में बताता है या फिर आखिरी में उसका सार देता है। ठीक है, पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी दो ऑप्शन बहुत करीब लगते हैं, एक थोड़ा छोटा, एक थोड़ा बड़ा। उनमें से कैसे चुने? इसके लिए अम्ब्रेला टेस्ट का इस्तेमाल करें। अम्ब्रेला टेस्ट? हाँ, सोचिए कि सही जवाब एक ऐसी छतरी की तरह होना चाहिए जो पैसेज के सभी मुख्य बिंदुओं को कवर करे। वो इतना चौड़ा या मतलब ब्रॉड इनफ हो कि सारे पैराग्राफ्स उसके नीचे आ जाएं, लेकिन इतना संकरा या नैरो इनफ भी हो कि उन विषयों को बाहर रखे जिनका जिक्र पैसेज में है ही नहीं। अच्छा। एक गलत ऑप्शन उस छोटी छतरी जैसा होगा जो सिर्फ एक पैराग्राफ को भीगने से बचाता है। दूसरा गलत ऑप्शन उस बहुत बड़ी छतरी जैसा होगा जो आसपास के लोगों को भी कवर कर ले, जिनकी बात हो ही नहीं रही। वाह, आपको बिल्कुल सही साइज की छतरी चुनी। क्या बढ़िया तरीका है सोचने का। आखिर में सोर्स में एक बहुत ही कारगर हैक दिया गया है, सिंपलटन ट्रांसलेशन। हाँ। कभी कभी तो वाक्य इतने मुश्किल होते हैं कि उन्हें 2-3 बार पढ़ना पड़ता है और फिर भी पल्ले नहीं पड़ता। हाँ, ये तकनीक मुश्किल भाषा को डिसार्म करने के लिए है। इसका सीधा सा मतलब है, जब भी कोई मुश्किल, लंबा या जटिल वाक्य पढ़े तो उसे पढ़ने के तुरंत बाद अपने दिमाग में बेहद आसान अपनी भाषा में बदल लें। कोई उदाहरण है? हाँ, सोर्स में एक उदाहरण है। असली टेक्स्ट है, द सोशियो इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल शिफ्ट वर मल्टीफैसेटेड। बाप रे, ये तो सुनने में डरावना है ना? लेकिन इसका सिंपलटन ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या होगा? रोजगार वाले लोगों के पैसे और दुकानों में क्या क्या घूम रहा है, इस बात का ख्याल रखने की भागदौड़ अर्जिल थी, बस इतना। बड़ी फैक्ट्री लगने से बहुत सारी दिक्कतें हुई। अरे वाह, जैसे आप ये कर लेते हैं, उस मुश्किल शब्दावली का डर खत्म हो जाता है और आपको उसका असली मतलब समझ आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये स्नाइपर मेथड सिर्फ जल्दी पढ़ने की ट्रिक नहीं है, ये पढ़ने का पूरा नजरिया बदलने जैसा है। बिल्कुल, एक शिकारी की तरह जो जंगल में हर पत्ते को नहीं देखता, बल्कि सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करता है और फिर सटीक निशाना लगाता है। हवा में गोलियां नहीं चलानी है। बिल्कुल सही कहा। इट्स अबाउट सर्जिकल प्रिसिजन। और आज की इस बातचीत से काफी विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर मुश्किल टेक्स्ट को सरल भाषा में बदलने की ये सिंपलटन ट्रांसलेशन टेक्निक पढ़ने में इतनी कारगर है, तो सोचिए जीवन में और कहां-कहां इसका इस्तेमाल हो सकता है। शायद किसी मुश्किल कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को समझने में, या किसी डॉक्टर की जटिल रिपोर्ट को समझने में, या फिर किसी उलझी हुई भावनात्मक बातचीत को सुलझाने में, जहां हम अक्सर मुश्किल शब्दों के पीछे छिप जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मुझे हमेशा से बहुत परेशान करता है। क्लोज टेस्ट। हाँ, ये कई लोगों के लिए सिरदर्द होता है। बिल्कुल, मतलब ये जो खाली जगह भरना होता है, ये हमेशा इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल, मतलब एक 5 स्टेप वाला तरीका सीखेंगे। 5 स्टेप तरीका सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, पर उसे शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी नियम है जिसे मैं द गोल्डन रूल कहती हूँ। अच्छा, वो क्या है? गोल्डन रूल ये है, किसी भी खाली जगह को अकेले में मत देखो। एक क्लोज टेस्ट का पैराग्राफ आप समझिए एक शरीर की तरह होता है। एक हिस्से को समझने के लिए पूरे को देखना जरूरी है। हर टुकड़ा दूसरे से जुड़ा होता है। ये बात तो सही है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। मैंने पैराग्राफ निकाला है पुराने पेपर्स में से। चलिए इन 5 स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके इसे साथ में हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, दिखाइए। पैराग्राफ कुछ इस तरह है।
The recent economic slowdown has had one impact on the startup ecosystem. Many promising ventures, which were once hailed as the next big thing, are now struggling to afloat. The situation is further by the reluctance of investors to commit fresh capital. However, the government's new policy aimed at providing tax incentives could offer a much-needed 4. While some critics remain skeptical, others believe this move will 5 a new era of innovation. बहुत बढ़िया, ये एक परफेक्ट उदाहरण है। तो चलिए हमारी पहली स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं। इसे हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। Bird's eye view मतलब पहली नजर में जायजा लेना। एग्जैक्टली जवाब ढूंढने की जल्दी करने के बजाय सिर्फ 15 सेकंड लगाकर पूरा पैराग्राफ तेजी से पढ़ लो। इसे हम मैक्रो स्कैन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ 15 सेकंड। पर सिर्फ पढ़ने से क्या होगा? इससे हमें 3 बहुत जरूरी चीजें पता चलती हैं। पहली, पैराग्राफ की थीम यानी विषय। दूसरा, उसका टेंस यानी काल। ओके। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसका टोन यानी लेखक का लहजा कैसा है। अच्छा, तो अगर मैं इस पैराग्राफ पर बर्ड्स आई व्यू डालूं तो इसका थीम तो साफ है, इकोनॉमिक्स और स्टार्टअप्स। बिल्कुल। और टेंस हैज हैड आर स्ट्रगलिंग मतलब ये प्रेजेंट टेंस में मौजूदा हालात के बारे में। एकदम सही। और अब सबसे जरूरी सवाल, टोन कैसा है। टोन तो शुरू में काफी नेगेटिव लग रहा है। स्लो डाउन, स्ट्रगलिंग, रिलक्टेंस जैसे शब्द हैं। एक निराशाजनक तस्वीर बन रही है। बिल्कुल सही पकड़ा। और देखिए इसी से हमें पहले खाली स्थान के लिए बहुत मजबूत हिंट मिल गया। कैसे? देखिए वाक्य है इम्पैक्ट। अब जब पूरे पैराग्राफ का टोन शुरू में नेगेटिव और गंभीर है तो यहाँ कोई हल्का या पॉजिटिव शब्द तो आ ही नहीं सकता है ना। हाँ, ये तो है। तो हैप्पी या माइनर जैसे विकल्प तो पहली नजर में ही बाहर हो गए। हमें किसी ऐसे शब्द की तलाश है जो इस गंभीरता को दिखाए। समझ गया। तो पहली स्ट्रेटजी ने हमें सही दिशा दिखा दी। अब आगे क्या? अब आती है हमारी दूसरी स्ट्रेटजी, द लॉजिक गेट यानी तर्क के दरवाजे। द लॉजिक गेट। हाँ, हर पैराग्राफ में कुछ शब्द ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करते हैं। वो हमें बताते हैं कि लेखक की सोच कहानी की दिशा किस तरफ जा रही है। इन्हें ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन वर्ड्स जैसे एंड, मोरओवर या फिर बट, हाउएवर, येट। ओके, अगर हम अपने उदाहरण को देखें तो मुझे तीसरे खाली स्थान के पास ऐसा एक सिग्नल दिख रहा है। The situation is further free by the reluctance of investors. यहाँ further शब्द एक प्लस कनेक्टर की तरह है ना? एकदम सही। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो बात पहले से चल रही है उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, पहले से ही हालात खराब है, वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और निवेशकों की आनाकानी भी एक नेगेटिव बात है। तो ये नेगेटिव बात उस खराब हालात को और ज्यादा खराबी करेगी। एग्जैक्टली। तो खाली जगह में कोई ऐसा शब्द आना चाहिए जिसका मतलब हो बदतर बनाना, जैसे वर्सेंड या एग्जैस्पेटेड। कमाल है। और फिर देखिए एक बहुत बड़ा सिग्नल आता है however। हाँ, ये सबसे बड़ा सिग्नल। पैराग्राफ की शुरुआत से सब कुछ नेगेटिव चल रहा था और फिर अचानक ये शब्द आता है। ये तो एक यू टर्न सिग्नल है। प्रिसाइसली, यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। नेगेटिव 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 और फिर बैम, हाउएवर। ये हमें बताता है कि अब जो भी कहा जाएगा वो पहले कही गई बात का ठीक उल्टा होगा। मतलब कोई समाधान या कोई अच्छी खबर। हाँ, तो सरकार की नई पॉलिसी एक मच नीडेड देगी। साफ है। तो चौथे खाली स्थान में प्रॉब्लम या हर्डल जैसे नेगेटिव शब्द तो आ ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। हाउएवर ने उनके दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ लाइफलाइन या बूस्ट जैसा कोई पॉजिटिव शब्द ही फिट बैठेगा। देखा आपने, सिर्फ एक शब्द ने पूरे वाक्य का मतलब और दिशा तय कर दी। यही लॉजिक गेट की ताकत है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब हम अपनी तीसरी स्ट्रेटजी पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। बताइए। द मैरिड वर्ड्स यानी शब्दों की पक्की जोड़ियां। मैरिड वर्ड्स। हाँ, ग्रामर की भाषा में इन्हें कोलोकेशंस कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ शब्दों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि वे हमेशा साथ ही आते हैं। जैसे हमारे यहाँ राजमा के साथ चावल। हाँ, मतलब शब्दों की अपनी बेस्ट फ्रेंड लिस्ट होती है। बिल्कुल। और ये मुझे हमेशा फंसाता है। मुझे याद है मैं हमेशा कहता था आई डिड अ मिस्टेक। अरे हाँ, क्योंकि मैं सीधे सीधे हिंदी से सोच रहा था मैंने गलती की। ये क्लासिक उदाहरण है। ये सबसे आम गलती है। हाँ, मुझे बहुत बाद में समझ आया कि सही कोलोकेशन कमिट मिस्टेक होता है। एग्जैक्टली। हम मिस्टेक करते नहीं है, हम मिस्टेक कमिट करते हैं। अब इसे हमारे पैराग्राफ पर लागू करते हैं। दूसरे खाली स्थान को देखिए, स्ट्रगलिंग टू अफ्लोट। हाँ, यहाँ स्टे अफ्लोट एक बहुत मजबूत लगभग मुहावरेदार कोलोकेशन है। अच्छा, स्टे अफ्लोट। इसका मतलब है मुश्किल से गुजारा करना या डूबने से बचना। कीप अफ्लोट या रिमेन अफ्लोट ग्रामर के हिसाब से गलत नहीं है, पर इस संदर्भ में स्टे अफ्लोट सबसे स्वाभाविक और सटीक जोड़ी है। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन पहले खाली स्थान का क्या? अ डैश इम्पैक्ट। हमने ये तो तय कर लिया था कि शब्द गंभीर होना चाहिए। अब प्रोफाउंड इम्पैक्ट और डीप इम्पैक्ट ये दोनों ही बहुत आम कोलोकेशंस हैं। दोनों का मतलब गहरा प्रभाव होता है। यहाँ कैसे फैसला करें? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें सीधे हमारी आखिरी और सबसे जरूरी स्ट्रेटजी की ओर ले जाता है। लेकिन उस पर आने से पहले एक और मजबूत ढाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पजल का अगला टुकड़ा क्या है? हमारी चौथी स्ट्रेटजी है द ग्रामर शील्ड यानी व्याकरण का सुरक्षा कवच। ग्रामर शील्ड। हाँ, कभी कभी सही जवाब का मतलब या टोन से ज्यादा लेना देना नहीं होता, वो सीधे सीधे ग्रामर के किसी नियम से तय होता है। अच्छा, जैसे कुछ शब्दों के बाद हमेशा एक खास प्रपोजिशन आता है। बिल्कुल, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ ही इज इंटरेस्टेड मूवीज। ही इज इंटरेस्टेड इन मूवीज। सही। शी एब्सटेन्ड वोटिंग। फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। परफेक्ट। इसे कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। और दूसरी चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान। मतलब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हाँ, ये पता लगाना कि खाली जगह में क्या आएगा, ये बहुत मदद करता है। हाँ, ये तो है। इसमें बहुत गलतियां होती हैं। तो हमारे पैराग्राफ में ग्रामर शील्ड कैसे काम करेगी? देखिए, दूसरे खाली स्थान को फिर से देखते हैं। टू अफ्लोट। यहाँ टू हमें साफ बता रहा है कि इसके बाद क्रिया का मूल रूप यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। अच्छा, हाँ, टू के बाद V1 तो स्टेइंग या केप्ट जैसे विकल्प व्याकरण के हिसाब से पहली फुर्सत में बाहर हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा फिल्टर है। इसी तरह तीसरे खाली स्थान में दिस सिचुएशन इज फर्दर थ्री बाय, ये जो इस बाय का स्ट्रक्चर है ये इशारा कर रहा है कि ये एक पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसलिए यहाँ क्रिया का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, जैसे एग्जैस्पेटेड। तो ग्रामर एक फिल्टर की तरह काम करता है जो मतलब पर विचार करने से पहले ही कुछ ऑप्शंस को हटा देता है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपनी उस दुविधा पर वापस आते हैं। प्रोफाउंड इम्पैक्ट बनाम डीप इम्पैक्ट। और पांचवा खाली स्थान विल 5 अ न्यू एरा ऑफ इनोवेशन। यहाँ स्टार्ट अ न्यू एरा भी हो सकता है, बिगिन अ न्यू एरा भी। सही जवाब कैसे चुनें? और अब हम आते हैं अपनी पांचवी और अंतिम स्ट्रेटजी पर, द एलिमिनेशन ड्रिल। जब दो शब्दों का मतलब बहुत करीब हो तब हमें उस शब्द का रजिस्टर देखना होता है। रजिस्टर। हाँ, इसका क्या मतलब है? रजिस्टर का मतलब है कि कोई शब्द किस तरह के माहौल में इस्तेमाल होता है। क्या वो औपचारिक है या अनौपचारिक? क्या वो अकादमिक भाषा का हिस्सा है या आम बोलचाल का? समझ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सुनहरा नियम है, जब संदेह हो तो ज्यादा फॉर्मल या अकादमिक शब्द को चुने। तो ये एक तरह की टिप है। हाँ, परीक्षक आपकी शब्दावली की गहराई को परखना चाहते हैं। ये तो एक तरह का जाल भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये नियम तब काम आता है जब दो शब्दों का मतलब और ग्रामर दोनों सही लग रहे हो। अब हमारे पैराग्राफ का टोन देखिए, ये इकोनॉमिक्स पर एक गंभीर विश्लेषणात्मक लेख जैसा है। ये फॉर्मल है। सही बात है। तो पांचवें खाली स्थान के लिए स्टार्ट या बिगिन के बजाय अशर इन जैसा एक ज्यादा परिष्कृत मतलब सोफिस्टिकेटेड फ्रेजल वर्ब बेहतर विकल्प है। अशर इन। इसका भी मतलब शुरुआत करना ही है, लेकिन इसमें एक नए दौर का औपचारिक स्वागत करने का भाव है। इसका अकादमिक वजन ज्यादा है। समझ गया।
और प्रोफाउंड इम्पैक्ट बनाम डीप इम्पैक्ट की गुत्थी। वही लॉजिक यहाँ भी लागू होता है। डीप इम्पैक्ट बिल्कुल सही है और आमतौर पर इस्तेमाल होता है, हाँ। लेकिन प्रोफाउंड इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा अकादमिक है और अक्सर ऐसे प्रभाव के लिए इस्तेमाल होता है जो सिर्फ गहराई ही नहीं बल्कि दूरगामी और व्यापक भी हो। अच्छा। एक आर्थिक मंदी का असर ठीक वैसा ही होता है, इसलिए इस औपचारिक संदर्भ में प्रोफाउंड एक ज्यादा सटीक और बेहतर विकल्प है। कमाल है। तो ये सिर्फ शब्द चुनने का खेल नहीं बल्कि सही संदर्भ में सही वजन वाला शब्द चुनने का खेल है। बिल्कुल। चलिए तो एक बार पूरे पैराग्राफ को इन जवाबों के साथ पढ़ के देखते हैं। हाँ जरूर, देखिए। हाँ, अब ये बिल्कुल सही और स्वाभाविक लग रहा है। हर शब्द अपनी जगह पर फिट बैठ रहा है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी जी। ये 5 स्टेप का तरीका सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये असल में एक्टिव रीडिंग का एक तरीका है। मतलब रोज की रीडिंग में भी काम आएगा। हाँ, अगली बार जब आप कोई भी अंग्रेजी लेख पढ़ें तो सिर्फ जानकारी मत लीजिए, लेखक के शब्दों के चुनाव पर ध्यान दीजिए। उसने हाउएवर का इस्तेमाल क्यों किया, उसने वर्सन की जगह एक्सैस्परेट क्यों चुना। ये तो पढ़ने के पूरे अनुभव को ही बदल देगा। हाँ, ये पढ़ने को एक निष्क्रिय क्रिया से एक सक्रिय पहेली सुलझाने जैसा बना देता है। इन ट्रैफिक सिग्नलों को, इन मैरिड वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करें। आप भाषा के छिपे हुए ढांचे को देखने लगेंगे और यही समझ आपको किसी भी क्लोज टेस्ट को हल करने का आत्मविश्वास देगी। ये बेहतरीन सलाह है। इन 5 स्ट्रैटेजीज ने क्लोज टेस्ट को देखने का मेरा नजरिया वाकई बदल दिया है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी अब इस किले को भेदने का रास्ता मिल गया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।